वन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरस्टेट्स रिवर डिस्प्यूट्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। ये समिति दक्षिण भारत के 3 राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का विवाद सुलझाएगी। ये 3 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। इन तीनों राज्यों के बीच तुंगभद्रा नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। अब हम तुंगभद्रा नदी से जुड़े इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं। कर्नाटक सरकार अपर भद्रा परियोजना पर काम कर रही है। ये परियोजना तुंगभद्रा बांध के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने इस परियोजना पर अपनी सख्त आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ऊपरी इलाके में पानी रोकने से निचले इलाकों को पानी कम मिलेगा। इससे निचले हिस्से में बनी नहरों में पानी की आपूर्ति बहुत प्रभावित होगी। इस क्षेत्र में तुंगभद्रा बोर्ड जल प्रबंधन का काम देखता है। ये बोर्ड कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुसार पानी का वितरण नियंत्रित करता है। इस विवाद से जुड़ा दूसरा बड़ा मुद्दा राजौली बंदा विपथन योजना है। तेलंगाना ने इस योजना के तहत अपने हिस्से का पूरा पानी न मिल पाने पर चिंता जताई है। नदी के तल में गाद यानी मिट्टी जमा होने से पानी का बहाव रुक जाता है। इसके अलावा कई ढांचागत रुकावटों के कारण भी तेलंगाना को सही मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। आरडीएस नहर कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए तेलंगाना ने नए रास्ते खोजे हैं। तेलंगाना ने तुम्मिल्ला लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की है। इसके साथ ही तेलंगाना मल्लम्मा कुंता जलाशय का विस्तार भी कर रहा है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आरडीएस से होने वाले पानी के नुकसान की भरपाई करना है। चलिए अब हम तुंगभद्रा नदी के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी को पंपा के नाम से जाना जाता था। ये नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में 2 छोटी नदियों के मिलने से बनती है। इन दोनों नदियों के नाम तुंगा और भद्रा हैं। तुंगा और भद्रा दोनों नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है। तुंगभद्रा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में बहती है। आगे जाकर ये नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अंत में ये नदी आंध्र प्रदेश के संगमलेश्वरम में कृष्णा नदी से मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी असल में कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी के किनारे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध स्थान हम्पी है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा होस्पेट, कुर्नूल और शिमोगा जैसे प्रमुख शहर भी इसी नदी के तट पर बसे हैं। हरिहर स्थित हरिहरेश्वर मंदिर भी इसी नदी के किनारे बना हुआ है। आलमपुर में स्थित नवब्रह्म और जोगुलंबा मंदिर भी तुंगभद्रा नदी के पास स्थित हैं। हर नदी की अपनी कुछ छोटी सहायक नदियां होती हैं। वर्धा नदी तुंगभद्रा नदी में बाएं तट से आकर मिलती है। वेदवती नदी इसमें दाएं तट से आकर मिलने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी पर इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बड़े बांध बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख तुंगभद्रा बांध है। इसके अलावा आरडीएस एनीकट, सुंकेसुला एनीकट और भद्रा बांध भी इसी नदी पर बने हैं। हमारे देश के संविधान और कानूनों में अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई है। संविधान की 7th अनुसूची में केंद्र और राज्यों के अधिकारों का बंटवारा किया गया है। जल आपूर्ति, सिंचाई, हरेंजल संचयन और जल निकासी जैसे विषय राज्य सूची का हिस्सा हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदियों के विकास और नियमन का अधिकार केंद्र सरकार का है। ये अधिकार संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को दिया गया है। इसलिए राज्यों का पानी पर अधिकार केंद्र सरकार के बनाए नियमों के अधीन काम करता है। संविधान का अनुच्छेद 262 इस मामले में संसद को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। यह अनुच्छेद संसद को अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद चाहे तो इन जल विवादों में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगा सकती है। संसद इस प्रकार के विवादों को अन्य सभी अदालतों के क्षेत्राधिकार से भी पूरी तरह बाहर रख सकती है। संविधान के अनुच्छेद 262 का प्रयोग करके संसद ने मुख्य रूप से 2 कानून बनाए हैं। पहला कानून अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 है। जब राज्यों के बीच आपसी बातचीत से पानी का झगड़ा नहीं सुलझता, तब ये कानून लागू होता है। इस कानून के तहत विवाद सुलझाने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। साल 2002 में इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार शिकायत मिलने पर 1 वर्ष के भीतर ट्रिब्यूनल का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही गठित ट्रिब्यूनल को 3 वर्ष के भीतर अपना अंतिम फैसला देना होता है। संसद द्वारा बनाया गया दूसरा कानून नदी बोर्ड अधिनियम 1956 है। ये कानून केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के एकीकृत विकास के लिए नदी बोर्ड बनाने की अनुमति देता है। हालांकि हकीकत यह है कि आज तक इस कानून के तहत एक भी नदी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। अब हम अंतर्राज्यीय जल विवादों में हमारी न्यायपालिका की बदलती भूमिका को भी समझ लेते हैं। जब भी प्रक्रियात्मक या संवैधानिक नियम टूटते हैं, तब उच्चतम न्यायालय मामले में हस्तक्षेप करता है। अदालत इसके लिए राज्यों के बीच सीधे विवाद सुलझाने वाले अनुच्छेद 131 का उपयोग करती है।
अदालत इसके लिए विशेष अनुमति याचिका यानी अनुच्छेद 136 का भी उपयोग करती है। कावेरी जल विवाद इसका एक बहुत बड़ा और स्पष्ट उदाहरण माना जाता है। ये विवाद केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर था। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 136 का उपयोग करके ट्रिब्यूनल के आदेश में बदलाव कर दिया था। जल विवादों के संबंध में अदालत के कुछ फैसले बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहे हैं। उड़ीसा राज्य बनाम भारत सरकार मामले को ध्यान से समझिए। अदालत ने कहा कि यदि केंद्र तय समय सीमा में ट्रिब्यूनल नहीं बनाती तो अदालती रोक हट जाती है। मुल्ला पेरियार बांध मामला भी एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है। मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में पेरियार नदी पर बना हुआ है। केरल राज्य को इस बांध के जल स्तर को बढ़ाने से सुरक्षा का खतरा महसूस होता था, लेकिन इस बांध का पूरा संचालन तमिलनाडु राज्य द्वारा किया जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बांध की सुरक्षा का मुद्दा तकनीकी रूप से जल विवाद नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम कर्नाटक मामले में अदालत ने एक और महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत दिया। यदि मुख्य जल विवाद ट्रिब्यूनल में चल रहा है तो अदालत उस पर सीधे सुनवाई नहीं करेगी, लेकिन अदालत के पास ट्रिब्यूनल के फैसलों का अर्थ समझाने और व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। तमिलनाडु राज्य बनाम कर्नाटक राज्य 2018 मामले में अंतिम निर्णय आया। उच्चतम न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को संशोधित करते हुए राज्यों के बीच पानी का नया आवंटन तय किया। इस फैसले ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी इन 4 राज्यों के बीच बरसों पुराने विवाद को समाप्त किया। अदालत ने आधिकारिक गजट में कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड के गठन का आदेश भी दिया। अब हम भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने की चुनौतियों और उनके समाधान पर बात करेंगे। सबसे पहली और बड़ी चुनौती सीमित संसाधन की है। भारत में दुनिया की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। हमारे देश के पास दुनिया के कुल जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा मौजूद है। दूसरी चुनौती विश्वसनीय आंकड़ों की कमी है। राज्यों के बीच पानी से जुड़े सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। राजनीतिक कारणों से राज्य अक्सर अपने जल विज्ञान संबंधी आंकड़े साझा करने में संकोच करते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती प्रक्रिया में होने वाली अत्यधिक देरी है। ट्रिब्यूनल के गठन में ही कई साल लग जाते हैं। गोदावरी जल विवाद में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा शामिल थे। इस विवाद में शुरुआती मांग 1962 में की गई थी। सरकार ने इस विवाद के लिए ट्रिब्यूनल का गठन 1969 में किया था। ट्रिब्यूनल के फैसलों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने में भी देरी होती है। कृष्णा जल विवाद के फैसले को अधिसूचित करने में 3 साल का समय लगा था। गोदावरी जल विवाद के फैसले को राजपत्र में छापने में 1 साल की देरी हुई थी। इस प्रकार की देरी से फैसलों को लागू करने में भारी अनिश्चितता पैदा होती है। चौथी चुनौती अप्रभावी प्रवर्तन की समस्या है। ट्रिब्यूनल के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल के पास अवमानना या अपने फैसलों को लागू कराने की शक्ति नहीं होती है। अब फैसलों की समीक्षा करने के लिए भी कोई उचित तंत्र मौजूद नहीं है। इस वजह से राज्यों को बार बार न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। महादायी जल विवाद में गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य आमने सामने थे। गोवा ने अनुच्छेद 136 के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी। गोवा को कर्नाटक के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी थी। गोवा का आरोप था कि मामला लंबित होने के बावजूद कर्नाटक कलसा और बंडूरी नालों का काम जारी रख रहा था। पांचवी चुनौती गैर समावेशी दृष्टिकोण है। फैसले लेते समय अक्सर सभी हितधारकों को शामिल नहीं किया जाता है। नर्मदा जल विवाद में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल थे। ट्रिब्यूनल ने पानी का बंटवारा किया और सरदार सरोवर बांध का खाका तैयार किया। इस प्रक्रिया में स्थानीय हितधारकों से कोई परामर्श नहीं लिया गया था। परामर्श न होने के कारण वहां भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब हम इन समस्याओं के समाधान यानी आगे की राह पर चर्चा करते हैं। हमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 को लागू करना चाहिए। ये विधेयक अलग अलग तदर्थ ट्रिब्यूनल की जगह एक एकल स्थायी ट्रिब्यूनल बनाएगा। इस स्थायी ट्रिब्यूनल में कई पीठें होंगी जो मामलों का तेजी से निपटारा करेंगी। ये कानून एक विवाद समाधान समिति बनाने का सुझाव भी देता है। ये समिति अदालत जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समयबद्ध समझौते कराएगी। हमें सहकारी संघवाद को मजबूत करना होगा। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का उपयोग किया जा सकता है। ये परिषद तनाव कम करने और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। एक राष्ट्रीय डेटा भंडार की स्थापना बहुत जरूरी है। प्रत्येक नदी बेसिन के लिए एक पारदर्शी राष्ट्रीय डेटा बैंक और सूचना प्रणाली बनाई जानी चाहिए। इससे सभी निर्णय सटीक वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लिए जा सकेंगे। हमें एकीकृत बेसिन व्यापी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये दृष्टिकोण पारिस्थितिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए पानी की बढ़ती मांग को संतुलित करेगा। ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग बेसिन अथॉरिटी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
भविष्य के तंत्र में नागरिक समाज और स्थानीय लोगों के साथ संवाद शामिल होना चाहिए। नदियों पर सीधे निर्भर लोगों की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। कानूनी स्पष्टता लाना भी समय की मांग है। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। इससे संस्थागत अस्पष्टता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि जल विवाद भारत के सहकारी संघवाद की परीक्षा लेते हैं। ये विवाद राज्य के हितों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाते हैं। समय पर विवादों का निपटारा करना बहुत आवश्यक है। पारदर्शी तरीके से आंकड़े साझा करना बेहद जरूरी है। संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना होगा। नदी बेसिन के एकीकृत प्रबंधन का दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। ये दृष्टिकोण साझा जल संसाधनों का न्याय संगत, टिकाऊ और विवाद रहित उपयोग सुनिश्चित करेगा। यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम कंपैरिजन विद इंडिया। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे पिछले 10 सालों में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री थे। इस घटना से ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के मुख्य बिंदु चर्चा में आ गए हैं। इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र की तुलना भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। सबसे पहले हम भारत और ब्रिटेन की व्यवस्थाओं के बीच की समानताओं को समझते हैं। सरकार का रूप दोनों देशों में एक जैसा है। दोनों देश संसदीय लोकतंत्र का वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाते हैं। इस मॉडल में कार्यपालिका का चुनाव विधायिका के भीतर से ही होता है। दोनों देशों में कार्यपालिका की संरचना समान है। दोनों देशों में एक नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। ब्रिटेन में नाम मात्र प्रमुख राजा या रानी होते हैं। भारत में नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। दोनों देशों में वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। दोनों देशों में द्विसदनीय विधायिका है। इसका अर्थ है कि दोनों देशों की संसद में 2 सदन होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम दोनों जगह लागू होता है। मंत्रिपरिषद निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। सरकार में बने रहने के लिए निचले सदन में विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। अब हम भारत और ब्रिटेन की व्यवस्थाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं। संवैधानिक सिद्धांत के मामले में दोनों देश अलग हैं। ब्रिटेन की व्यवस्था संसदीय संप्रभुता पर आधारित है। ब्रिटेन में संसद ही कानून बनाने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था होती है। भारत की व्यवस्था संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। भारत में संसद को संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर ही काम करना पड़ता है। संविधान की प्रकृति में भी दोनों देशों में बड़ा अंतर है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं और अदालती फैसलों पर आधारित है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। प्रधानमंत्री के पद को लेकर भी अलग नियम है। ब्रिटेन में परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। भारत में कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना भी 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है। दल बदल विरोधी कानून के मामले में भी दोनों में अंतर है। ब्रिटेन में दल बदल को रोकने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। भारत में दल बदल विरोधी कानून राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करता है। न्यायिक समीक्षा के अधिकार भी दोनों देशों में अलग हैं। ब्रिटेन में अदालतें संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती हैं। भारत में न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के जरिए असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकती है। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एक महत्वपूर्ण पोर्टल शुरू किया है। इस नए डिजिटल मंच का नाम निस्डा 2025 पोर्टल है। निस्डा का पूरा नाम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन है। अब हम निस्डा 2025 की संरचना को गहराई से समझते हैं। ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित एक द्विवार्षिक आकलन ढांचा है। द्विवार्षिक का सरल अर्थ हर 2 साल में एक बार किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। ये ढांचा संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नमेंट सर्वे के ऑनलाइन सेवा सूचकांक पर आधारित है। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नागरिक के दृष्टिकोण से ई गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता को मापना है। सरल शब्दों में कहें तो ये जांचता है कि सरकारी ऑनलाइन सुविधाएं जनता तक कितनी कुशलता से पहुंच रही हैं। नेस्डा के तहत मूल्यांकित सभी सरकारी पोर्टलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में राज्य केंद्र शासित प्रदेश शहर और केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल आते हैं। दूसरी श्रेणी में राज्य केंद्र शासित प्रदेश शहर और केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल आते हैं। ये ढांचा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता का आकलन करता है। ये ढांचा सरकारी वेबसाइटों तक आम नागरिकों की पहुंच की जांच करता है। ये ढांचा डिजिटल सेवाओं की परिपक्वता के विभिन्न पैमानों को भी मापता है। इसके अंतर्गत मुख्य क्षेत्रों में सरकार से नागरिक सेवाएं शामिल की गई हैं। इसके अंतर्गत सरकार से व्यवसाय सेवाओं को भी व्यापक रूप से शामिल किया गया है। दिशा 2.0। दिशा 2.0 का पूरा नाम डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस है। इस नाम का सरल अर्थ न्याय तक हर नागरिक की आसान पहुंच बनाना है। दिशा 2.0 का मुख्य उद्देश्य देश के हर व्यक्ति को न्याय दिलाना है। ये योजना कानूनी सहायता को आधुनिक और सुलभ बनाती है। ये योजना लोगों में कानूनी जागरूकता का प्रसार करती है।
ये योजना वकीलों द्वारा मुफ्त कानूनी सेवा देने को बढ़ावा देती है। ये योजना इन सभी सेवाओं को डिजिटल प्रणाली से जोड़ती है। ये योजना न्याय प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है। दिशा 2.0 योजना पुरानी दिशा योजना का ही अगला और बेहतर रूप है। पुराना दिशा कार्यक्रम 2021 से 2026 के बीच सफलतापूर्वक लागू किया गया था। पुराने दिशा कार्यक्रम ने देश में बहुत व्यापक स्तर पर काम किया था। मई 2026 तक पुरानी योजना से 2.37 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला था। अब हम दिशा 2.0 योजना की मुख्य विशेषताओं को विस्तार से समझते हैं। ये योजना एक केंद्र क्षेत्र योजना है। केंद्र क्षेत्र योजना का अर्थ है कि इसका पूरा वित्तीय खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस योजना को कानून और न्याय मंत्रालय लागू कर रहा है। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला न्याय विभाग इसे संचालित कर रहा है। इस योजना की कुल समय अवधि 5 साल तय की गई है। ये योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी गई है। ये योजना 31 मार्च 2031 तक चलेगी। दिशा 2.0 योजना को मुख्य रूप से 4 प्रमुख घटकों में बांटा गया है। इसका पहला घटक टेलीलॉ है। टेलीलॉ का अर्थ दूरभाष या डिजिटल माध्यम से कानूनी सलाह लेना है। ये व्यवस्था कोर्ट जाने से पहले की कानूनी सलाह प्रदान करती है। ये कानूनी सलाह आम नागरिकों को पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। देश भर के 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए ये सलाह दी जाती है। इसका दूसरा घटक न्याय बंधु है। न्याय बंधु समाज में स्वेच्छा से मुफ्त सेवा की भावना को बढ़ाता है। ये कार्यक्रम गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सीधे वकीलों से जोड़ता है। ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत पात्र लोगों को कानूनी सहायता देता है। इसका तीसरा घटक कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और नियमों की जानकारी देता है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर काम किया जाता है। इसके लिए सरकारी विभागों का सहयोग लिया जाता है। इसके लिए नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी की जाती है। इसका चौथा घटक विधि संजीवनी है। विधि का अर्थ विजन फॉर इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ हार्मोनाइज्ड लीगल इनिशिएटिव्स है। विधि संजीवनी एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म योजना के हर चरण की पूरी निगरानी करता है। ये प्लेटफॉर्म सटीक आंकड़ों के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। हाल ही में सरकार ने इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस न्याय सेतु चैटबॉट भी पेश किया है। ये नई व्यवस्था आम आदमी तक न्याय पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। राइट टू ट्रॉमा केयर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेव लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में एक बड़ा निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आघात देखभाल का अधिकार हमारे जीवन के अधिकार का एक अटूट हिस्सा है। ये अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है। आघात देखभाल का सीधा सा मतलब दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत मिलने वाले इलाज से होता है। संविधान का अनुच्छेद 21 देश के हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। समय के साथ हमारी अदालतों ने इस अनुच्छेद के दायरे को बहुत व्यापक और बड़ा बना दिया है। अदालत की नई व्याख्याओं के कारण अब इसमें निजता का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में दुर्घटना के इलाज की स्थिति सुधारने के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि सभी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों को मिलाकर 112 नंबर से जोड़ा जाए। इसके साथ ही अदालत ने पीएम राहत नकद रहित उपचार योजना को तेजी से लागू करने को कहा है। इस योजना के तहत दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को बिना पैसे जमा किए तुरंत इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा अदालत ने अच्छे मददगार शिकायत निवारण प्रणाली को स्थापित करने का निर्देश दिया है। अच्छा मददगार या गुड सैमरिटन वो व्यक्ति होता है जो दुर्घटना के पीड़ित को बिना किसी स्वार्थ के अस्पताल पहुंचाता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में आपातकालीन इलाज की सुविधा इतनी जरूरी क्यों है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल लगभग 4.67 लाख दुर्घटना में मौतें दर्ज होती हैं। विधि आयोग की 201 रिपोर्ट बताती है कि सही समय पर इलाज मिलने से सड़क हादसों में होने वाली आधी मौतों को रोका जा सकता है। नीति आयोग और एम्स की रिपोर्ट के अनुसार आपातकालीन देखभाल में देरी के कारण कम से कम 30% घायल लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इन सभी आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सही समय पर मिलने वाला इलाज किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट टू बी फॉरगॉटन। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में इस पर एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इस मामले का नाम लक्ष्यवीर सिंह यादव बनाम भारत संघ है। इस फैसले में अदालत ने कहा कि भूल जाने का अधिकार हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजता के मौलिक अधिकार में शामिल है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भूल जाने का अधिकार आखिर होता क्या है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट या सार्वजनिक रिकॉर्ड से अपनी व्यक्तिगत जानकारी को हटाने की शक्ति देता है। यदि किसी जानकारी का अब कोई जायज उद्देश्य नहीं बचा है तो व्यक्ति उसे सार्वजनिक रूप से हटाने की मांग कर सकता है।
व्यक्ति चाहे तो अपनी उस पुरानी जानकारी तक लोगों की पहुंच को सीमित करने का अनुरोध भी कर सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए हैं। अदालत ने बताया है कि अदालत के रिकॉर्ड से किसी व्यक्ति का नाम कब और कैसे छुपाया जा सकता है। इसके लिए अदालत ने 2 मुख्य तरीकों की चर्चा की है, जिनमें पहला तरीका डी इंडेक्सिंग है। डी इंडेक्सिंग का अर्थ किसी व्यक्ति के नाम को खोज शब्द यानी कीवर्ड से हटाना होता है। इस प्रक्रिया में अदालत या इंटरनेट से मुख्य रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिलीट नहीं किया जाता है। इसके तहत बस नाम के जरिए खोज करने पर वो रिकॉर्ड किसी को दिखाई नहीं देता है। अदालत ने कहा है कि यह डी इंडेक्सिंग की व्यवस्था वैश्विक स्तर पर लागू होनी चाहिए। ये व्यवस्था उन मामलों में लागू की जाती है जहां व्यक्ति को अदालत से दोषमुक्त कर दिया गया हो। ये व्यवस्था उन मामलों में भी लागू होती है जहां व्यक्ति को आरोपों से बरी कर दिया गया हो। हालांकि अदालत ने इस नियम के कुछ अपवाद भी तय किए हैं। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों से जुड़े मामलों में डी इंडेक्सिंग का लाभ नहीं मिलेगा। बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों और सार्वजनिक विश्वास को तोड़ने वाले मामलों में भी ये नियम लागू नहीं होगा। अदालत द्वारा बताया गया दूसरा तरीका मास्किंग है। मास्किंग की प्रक्रिया में न्यायिक रिकॉर्ड से व्यक्ति का असली नाम और पहचान पूरी तरह हटा दी जाती है। असली नाम की जगह किसी तटस्थ नाम जैसे XYZ का उपयोग किया जाता है। इससे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बची रहती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने का नया मौका मिलता है। राइट टू वॉक। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ये फैसला मणियार इलियास और शेख रियाज बनाम P अय्यप्पन और अन्य के मामले में आया है। इस फैसले में अदालत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कही है। अदालत ने कहा है कि सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथों पर पैदल चलना हर नागरिक का अधिकार है। अदालत ने इसे भारत के संविधान के भाग 3 के तहत एक मौलिक अधिकार माना है। मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार होते हैं जो देश के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि ये निर्णय किस प्रकार हमारे संविधान से जुड़ता है। अदालत के अनुसार चलने का अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड घ से निकलता है। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड घ देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार देता है। जब तक सड़कें और फुटपाथ सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई व्यक्ति आजादी से नहीं घूम सकता है। अदालत के अनुसार ये अधिकार अनुच्छेद 21 से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 21 देश के हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने की गारंटी देता है। सुरक्षित फुटपाथ पर चलना नागरिक के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इसके अलावा यह अधिकार संविधान के कुछ अन्य प्रावधानों से भी गहरा संबंध रखता है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड क से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड क नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड बी से भी जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड बी बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता देता है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड सी से भी संबंध रखता है। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड सी नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने पैदल चलने वालों की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा संवैधानिक दर्जा दिया है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। पासपोर्ट को भारत की नागरिकता का अंतिम या पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20 में इससे जुड़ा एक विशेष प्रावधान मौजूद है। इस धारा के तहत केंद्र सरकार जनहित में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है। इसी वजह से पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं माना जा सकता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में नागरिकता का प्रमाण देने के लिए कौन से नियम हैं। हमारे देश भारत में ऐसा कोई भी एक अकेला दस्तावेज नहीं है जो नागरिकता का अंतिम सबूत हो। बहुत से लोग आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण मानते हैं, लेकिन ये पूरी तरह गलत धारणा है। आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र है और ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब बात करते हैं मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट में नाम होना नागरिकता का एक अनुमान जरूर पैदा करता है, लेकिन कानून की नजर में मतदाता सूची भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचन पंजीयन अधिकारी 1995 मामले में यही फैसला दिया था। अब सवाल उठता है कि फिर नागरिकता का सबसे पक्का प्रमाण क्या होता है। इसके लिए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये प्रमाण पत्र मुख्य रूप से उन लोगों को दिया जाता है जो पंजीकरण या देशीकरण के जरिए भारत की नागरिकता हासिल करते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010। हाल ही में गृह मंत्रालय ने FCRA के नियमों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा है। आइए अब हम इन नए नियमों में किए जा रहे प्रमुख बदलावों को एक एक करके आसानी से समझते हैं। पहला बदलाव गतिविधि आधारित नियमन से जुड़ा हुआ है।
अब विदेशी धन का उपयोग केवल तय की गई विशेष श्रेणियों और स्वीकृत कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। दूसरा बदलाव भूगोल आधारित अनुपालन से संबंधित है। इसके तहत गैर सरकारी संगठन केवल उन्हीं राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर पाएंगे जिनकी घोषणा उन्होंने पहले की होगी। तीसरा बड़ा बदलाव बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। अब गैर सरकारी संगठनों के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट प्रकाशनों और मुख्य पदाधिकारियों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। चौथा नियम धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। विदेश से मिले पैसे से धार्मिक गतिविधियों को करने की अनुमति तो होगी, लेकिन मतांतरण यानी धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा मुख्य पदाधिकारी की परिभाषा को भी अब और अधिक व्यापक बना दिया गया है। इस नई परिभाषा में ट्रस्टी, साझेदार, गवर्निंग बॉडी के सदस्य और निदेशक जैसे सभी प्रमुख लोगों को शामिल किया गया है। साथ ही विदेशी नागरिक आमतौर पर किसी संगठन में मुख्य पदाधिकारी के रूप में FCRA पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। हालांकि सरकार विशेष परिस्थिति में छूट दे सकती है। चलिए अब हम विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 के बारे में बुनियादी बातें समझ लेते हैं। ये कानून किसी व्यक्ति, संस्था या गैर सरकारी संगठन द्वारा विदेशों से मिले पैसे और आतिथ्य के इस्तेमाल को नियंत्रित करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी पैसा भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर कोई बुरा असर न डाले। ये कानून ये भी देखता है कि विदेशी धन हमारे जनहित और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान न पहुंचाए। साल 2020 में इस कानून में एक बड़ा संशोधन किया गया था। इस संशोधन के जरिए विदेशी धन को किसी अन्य संगठन को आगे बांटने यानी सब ग्रांटिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा प्रशासनिक खर्चों की सीमा को 50% से घटाकर 20% कर दिया गया था। इसके साथ ही विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए SBI की एक विशेष शाखा में ही खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया था। COSP 19 UNCRPD हाल ही में न्यूयॉर्क में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 19वां सत्र आयोजित किया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक को संक्षेप में COSP 19 कहा जाता है। ये बैठक दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर बने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई है। इस साल की बैठक का मुख्य विषय दिव्यांग अधिकारों के 20 सालों की उपलब्धियों का जश्न मनाना और भविष्य की दिशा तय करना था। ये COSP संस्था हर साल बैठक करके ये समीक्षा करती है कि दुनिया भर में इस समझौते को कैसे लागू किया जा रहा है। ये बैठक सामाजिक विकास के लिए आयोजित दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आधारित थी। सामाजिक विकास का ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दोहा में आयोजित किया गया था। दोहा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 1995 के कोपेनहेगन सम्मेलन के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा करना था। इस सम्मेलन में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र को अपनाया गया था। अब हम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बारे में विस्तार से समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2006 में इस ऐतिहासिक समझौते को स्वीकार किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता वर्ष 2008 में पूरी तरह से लागू और प्रभावी हुआ था। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। कानूनी रूप से बाध्यकारी होने का मतलब है कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को इसके नियमों का पालन करना ही पड़ता है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये समझौता दिव्यांग जनों को समाज में पूरी समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। अब तक दुनिया के 193 पक्षकारों ने इसे मंजूरी दी है, जिनमें 192 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत ने अक्टूबर 2007 में इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनी मंजूरी दी थी। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के नियमों को लागू करने के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बनाया। इस कानून के जरिए भारत में पहचान की गई दिव्यांगताओं की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाया है। यह समझौता दिव्यांगता को केवल एक बीमारी नहीं मानता, बल्कि इसे अधिकारों और सामाजिक दृष्टिकोण से देखता है। इसके मुख्य सिद्धांतों में गरिमा, स्वतंत्रता, भेदभाव न करना, सुगमता और समानता शामिल है। यह समझौता दिव्यांगजनों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की पूरी सुरक्षा करता है। इस समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति बनाई गई है। इसके साथ ही एक ऐच्छिक प्रोटोकॉल भी मौजूद है जो व्यक्तिगत शिकायतों की सुनवाई की अनुमति देता है। 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हाल ही में नई दिल्ली में 11वीं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। क्वाड 4 मित्र देशों का एक विशेष समूह है। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी पहलों की घोषणा की गई है। पहली पहल हिंद प्रशांत कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के बारे में है। समुद्र के नीचे बिछने वाले तारों को अंडरसी केबल कहा जाता है। इन केबलों की मदद से इंटरनेट और डिजिटल संचार बहुत तेज गति से चलता है।
क्वाड के देशों ने 2026 तक फिजी सहित सभी पैसिफिक आइलैंड फोरम देशों को समुद्र के नीचे बिछाए जाने वाले केबलों से जोड़ने का वादा किया है। इसके साथ ही फिजी में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का फैसला लिया गया है। ये काम क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा। दूसरी बड़ी पहल हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग है। समुद्री निगरानी का मतलब समुद्र में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखना होता है। ये पहल शुरुआत में मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये पहल चारों देशों की क्षमताओं को आपस में जोड़कर वास्तविक समय में जानकारी साझा करेगी। इससे समुद्र में होने वाली हर गतिविधि की सटीक जानकारी सभी सदस्य देशों को मिलती रहेगी। तीसरी बड़ी पहल हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है। ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ होता है कि देश को बिना किसी बाधा के बिजली और ईंधन लगातार मिलता रहे। इस पहल के तहत क्वाड के साथी देश प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में सहयोग करेंगे। वे नीति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। वे आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास भी करेंगे। इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा बाजारों को खुला और स्थिर बनाना है। इससे आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा। इसके अलावा क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है। क्रिटिकल मिनरल्स वे खास खनिज होते हैं जो मोबाइल और बैटरी जैसे आधुनिक सामान बनाने में काम आते हैं। ये $20 बिलियन का एक बड़ा खनिज कार्यक्रम है। इसके तहत खनन और प्रसंस्करण में निवेश को बेहतर बनाया जाएगा। इसमें खनिजों के पुनर्चक्रण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में इन जरूरी खनिजों की आपूर्ति को मजबूत बनाना है। बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। विल्मिंगटन घोषणा पत्र के तहत तटरक्षक बल के नेतृत्व में एक विशेष मिशन शुरू किया गया है। इसे क्वाड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन नाम दिया गया है। इससे पहले पलाव से गुआम तक का पहला मिशन पूरी तरह सफल रहा था। अब इसके अगले चरण की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य समुद्र में होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाना है। अगली पीढ़ी के संचार मानकों पर भी सहयोग की घोषणा की गई है। विशेष रूप से 6G तकनीक के विकास पर मिलकर काम किया जाएगा। अब आइए हम सरल शब्दों में समझें कि क्वाड वास्तव में क्या है। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये 4 देशों का एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है। इन 4 देशों में भारत और अमेरिका शामिल हैं। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। इस समूह की शुरुआत 2004 में आई हिंद महासागर की सुनामी के बाद हुई थी। उस समय आपदा के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ये देश साथ आए थे। वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक रूप दिया था। कुछ समय बाद यह समूह शांत पड़ गया था। इसके बाद वर्ष 2017 में इस समूह को फिर से पुनर्जीवित किया गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को चुनौतियां मिल रही थीं। इसी वजह से इन 4 देशों ने दोबारा साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। क्वाड का मुख्य उद्देश्य एक खुला और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाना है। ये समूह एक समावेशी और समृद्ध क्षेत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर बल देता है। इसमें समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून भी शामिल हैं, जिन्हें अनक्लॉज कहा जाता है। क्वाड के काम करने का एक विशेष ढांचा है। इसमें नेताओं के स्तर पर 6 कार्य समूह बनाए गए हैं। ये समूह जलवायु और महत्वपूर्ण तकनीकों पर काम करते हैं। ये साइबर और स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं। इनमें बुनियादी ढांचे और अंतरिक्ष से जुड़े समूह भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास भी होता है। इस नौसैनिक अभ्यास को मालाबार अभ्यास कहा जाता है। इसमें क्वाड के चारों देशों की नौसेनाएं भाग लेती हैं। हालांकि ये औपचारिक रूप से क्वाड का सैन्य अभ्यास नहीं है। अब हम समझेंगे कि क्वाड भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला प्रमुख कारण क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षा से जुड़ा है। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे आवश्यक खनिज होते हैं जो आधुनिक तकनीक के लिए बहुत जरूरी हैं। क्वाड के साथ सहयोग भारत को किसी एक देश पर निर्भर रहने से बचाता है। यह सहयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरियों की आपूर्ति को मजबूत बनाता है। ये सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के निर्माण में भी मदद करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन जैसी पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी को बढ़ावा देती है। ये पहल भारत को हिंद महासागर क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा करने में मदद करती है। इससे समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने जैसी समस्याओं पर रोक लगती है। उदाहरण के लिए समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है। तीसरा कारण बुनियादी ढांचे का विकास है। क्वाड बंदरगाहों और समुद्री बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान देता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं से द्वीप राष्ट्रों के साथ भारत का संपर्क बढ़ता है। ये विकास भारत के महासागर दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है। चौथा कारण डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ा है। क्वाड सुरक्षित सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करता है। समुद्र के नीचे बिछने वाले इन केबलों से भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होता है। ये हमारे डिजिटल व्यापार को अधिक मजबूत बनाता है। ये साइबर खतरों को कम करने में भी मदद करता है।
पांचवा कारण ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित है। क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी क्षेत्रीय ऊर्जा को मजबूती देता है। यह स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में आपसी सहयोग को बढ़ाता है। छठा कारण मानवीय सहायता और आपदा राहत से जुड़ा है। क्वाड ने जनस्वास्थ्य और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए $50 मिलियन से अधिक दिए हैं। ये सहायता आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए 2025 होनोलुलु टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई है। ये अभ्यास और स्ट्रेटेजिक वर्किंग ग्रुप स्वास्थ्य आपातकाल और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सुधार लाते हैं। अब हम क्वाड के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बड़ी चुनौती भिन्न रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं। क्वाड के चारों सदस्य देशों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर अलग सोच है। कूटनीतिक प्राथमिकताओं में अंतर के कारण संवेदनशील मुद्दों पर सहमति बनना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए भारत रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देता है, वहीं अमेरिका का मुख्य ध्यान चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर रहता है। दूसरी चुनौती हिंद प्रशांत क्षेत्र पर कम होता ध्यान है। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्रशासन ने यूएस पैसिफिक कमांड नाम को दोबारा बहाल करने का निर्णय लिया है। ये नाम वर्ष 2018 में बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड किया गया था। तीसरी चुनौती ऑक्स बनाम क्वाड की स्थिति है। ऑक्स ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तथा अमेरिका के बीच एक रक्षा गठबंधन है। इससे क्वाड और भारत में रुचि कम होने की चिंता जताई जा रही है। चीन से निपटने के अलग तरीकों के कारण अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। चौथी चुनौती संस्थागत ढांचे का अभाव है। क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह बना हुआ है। इसके पास कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके पास कोई संधि दायित्व भी नहीं है। इसके पास समर्पित फंडिंग तंत्र की कमी है। इन कमियों के कारण निर्णयों को लागू करने में बाधा आती है। पांचवी चुनौती धरातल पर सीमित प्रभाव होना है। कई पहलों के बावजूद क्वाड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में योगदान काफी कम है। इसकी तुलना में चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत आगे है। वर्ष 2023 तक चीन ने 20,000 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया था। उदाहरण के लिए क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस के परिणाम बहुत कम रहे हैं। इसके तहत केवल पलाऊ में समुद्र के नीचे एक केबल बिछाई जा सकी है। छठी चुनौती वित्तीय बाधाएं हैं। विशेष रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास संसाधनों की सीमाएं हैं। एक समन्वित वित्त पोषण ढांचे की भी कमी है। ये कमी क्वाड को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने से रोकती है। सातवीं चुनौती कार्यान्वयन की कमी है। क्वाड ने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप जैसी कई पहल शुरू की हैं। क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप भी बनाई है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार काफी धीमी रही है। वित्तीय प्रतिबद्धताएं अक्सर धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। अब हम आगे की राह के बारे में बात करेंगे। पहला कदम 2+1 विकास सहयोग मॉडल को अपनाना है। इस 2+1 मॉडल में क्वाड के 2 सदस्य और 1 लाभार्थी देश शामिल होंगे। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो सकेगा। दूसरा कदम रणनीतिक कनेक्टिविटी गलियारों को मजबूत करना है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को दोबारा सक्रिय किया जाना चाहिए। क्वाड देश अब अफ्रीका के रणनीतिक मूल्य को समझ रहे हैं। इस कॉरिडोर को लोबेटो कॉरिडोर से जोड़ा जा सकता है। इसे यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तीसरा कदम क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है। क्वाड को आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। इसे पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में समावेशिता आएगी। चौथा कदम फंडिंग व्यवस्था में सुधार करना है। क्वाड के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशंस को फंडिंग की प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा। नीतिगत बैंकों को निवेश के जोखिमों को कम करना होगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर पूंजी जुटानी होगी। पांचवा कदम मापने योग्य परिणाम देना है। क्वाड की पहलों के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की जानी चाहिए। काम के प्रदर्शन को मापने के लिए संकेतक बनाए जाने चाहिए। नियमित समीक्षा से जवाबदेही तय होगी। निष्कर्ष के रूप में क्वाड को केवल बातचीत का मंच नहीं रहना चाहिए। इसे एक कार्रवाई उन्मुख साझेदारी में बदलना होगा। क्वाड को सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में ठोस परिणाम देने होंगे। क्वाड को एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्रीय आदेश बनाए रखना होगा। ब्रिक्स। हाल ही में भारत के इंदौर शहर में 16th ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। ये पहली ऐसी बैठक थी जिसमें सदस्य देशों के साथ पार्टनर देशों ने भी भाग लिया। इस बैठक का मुख्य विषय रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रखा गया था। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से ब्रिक्स इंदौर घोषणा पत्र को अपनाया गया है। ये घोषणा पत्र खाद्य सुरक्षा को एक नई दिशा प्रदान करता है। ये घोषणा पत्र किसानों के कल्याण पर विशेष बल देता है। ये घोषणा पत्र जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देता है। ये घोषणा पत्र कृषि व्यापार में सुधार लाने के लिए बनाया गया है। अब हम इसके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में विस्तार से समझेंगे। पहला प्राथमिकता क्षेत्र खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका है। इस क्षेत्र में किसानों को पारंपरिक ज्ञान का संरक्षक माना गया है। किसानों को जैव विविधता का रक्षक स्वीकार किया गया है। किसानों को बीज विरासत का वास्तविक संरक्षक माना गया है।
बीज अधिकारों और स्वदेशी ज्ञान की रक्षा के लिए एक नया मंच शुरू किया गया है। इस मंच का नाम ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट्स इन सीड सिस्टम्स रखा गया है। ये मंच मुख्य रूप से वर्चुअल माध्यम से कार्य करेगा। इस मंच का समन्वय पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। ये प्राधिकरण PPV एंड FR एक्ट 2001 के तहत गठित किया गया है। दूसरा प्राथमिकता क्षेत्र कृषि व्यापार और सहयोग है। इस क्षेत्र के तहत प्रस्तावित ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज का समर्थन किया गया है। एक नया नेटवर्क ब्रिक्स एग्रीन नाम से लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम एग्रो इनपुट्स जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। यह नेटवर्क बीजों और आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। यह नेटवर्क कृषि आदानों में आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स बेसिक एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम का उपयोग सहयोग मंच के रूप में किया जाएगा। ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म को भी अधिक मजबूत बनाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को नॉलेज टू एक्शन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरा प्राथमिकता क्षेत्र पुनर्योजी खेती जलवायु अनुकूल और सतत कृषि है। जलवायु सहनशीलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक्सीलेंस केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसे ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर कहा गया है। शुरुआत में इसका समन्वय आयकर भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम करेगा। पारंपरिक कृषि की मजबूती बढ़ाने के लिए GS पहल का सतत उपयोग किया जाएगा। ये पहल किसानों की आजीविका की रक्षा करने में मदद करती है। GS संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2002 में दिया गया एक विशेष दर्जा है। ये दर्जा जीवंत कृषि प्रणालियों को दिया जाता है। भारत में इस समय 3 GS स्थल मौजूद हैं। पहला स्थल केरल का कुटनाड समुद्र तल से नीचे की खेती प्रणाली है। दूसरा स्थल ओडिशा की कोरापुट पारंपरिक कृषि प्रणाली है। तीसरा स्थल जम्मू और कश्मीर का पंपोर केसर विरासत क्षेत्र है। चौथा प्राथमिकता क्षेत्र भविष्य के लिए तैयार कृषि और खाद्य प्रणाली है। इसके तहत कृषि के क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क स्थापित होगा। इसे ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर का नाम दिया गया है। प्रारंभ में इस डिजिटल नेटवर्क का समन्वय IIT दिल्ली द्वारा किया जाएगा। अब हम ब्रिक्स के बारे में विस्तार से समझेंगे। वर्ष 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्रिक्स शब्द दिया था। ये नाम ब्राजील और रूस तथा भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाता था। पहला ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शासन में सुधार करना है। ये पश्चिमी देशों के दबदबे वाले संस्थानों का एक विकल्प प्रदान करता है। इन पश्चिमी संस्थानों में IMF और विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शामिल है। ब्रिक्स के सहयोग के मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग है। दूसरा स्तंभ आर्थिक और वित्तीय सहयोग है। तीसरा स्तंभ सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी सहयोग है। ये संगठन दुनिया की लगभग 49.5% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ये संगठन PPP के आधार पर वैश्विक GDP का लगभग 40% हिस्सा रखता है। ये संगठन वैश्विक व्यापार के लगभग 26% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये संगठन दुनिया की लगभग 42% कृषि भूमि को संभालता है। यह संगठन दुनिया के लगभग 42% खाद्यान्न उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2014 के फोर्टालेजा घोषणा पत्र ने 2 महत्वपूर्ण वित्तीय साधन बनाए। पहला साधन न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में स्थित है। इस बैंक की अधिकृत पूंजी $100 अरब है। इस बैंक के भारत सहित कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दूसरा साधन आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था है। ये आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था $100 अरब की एक मुद्रा विनिमय सुरक्षा प्रणाली है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्राजील के फोर्टालेजा में 6th ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान 2014 में हुई थी। इसकी शुरुआत $100 अरब की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। इसके मूल 5 सदस्य ब्राजील और रूस तथा भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इसके नए सदस्यों में मिस्र और इथियोपिया तथा ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इंडोनेशिया भी इसके नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य देश बना है। सऊदी अरब ने अभी तक सदस्यता पर औपचारिक निर्णय नहीं लिया है। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में बेलारूस और बोलीविया शामिल हैं। इनमें कजाकिस्तान और क्यूबा तथा मलेशिया भी शामिल हैं। इनमें नाइजीरिया और थाईलैंड तथा युगांडा शामिल है। इनमें उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी शामिल हैं। ब्रिक्स का कोई स्थायी सचिवालय या कार्यालय नहीं है। अब हम भारत के लिए ब्रिक्स के महत्व को समझेंगे। ब्रिक्स भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को आगे बढ़ाता है। यह भारत को बहुध्रुवीय विदेश नीति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये क्वाड जैसे पश्चिमी समूहों के साथ जुड़ते हुए ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व को मजबूत करता है। यह भारत की बहुसंरेखण रणनीति को मजबूत बनाता है। ये एक वैश्विक पुल के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ाता है। ये रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए प्रमुख शक्तियों के बीच संबंधों को संतुलित करता है।
ब्रिक्स भारत और चीन के संबंधों में सुधार का अवसर देता है। यह भारत को चीन के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ने का एक मंच प्रदान करता है। यह सीमा और व्यापार विवादों को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। यह आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग की संभावना तलाशता है। उदाहरण के लिए 5 साल के अंतराल के बाद 2024 कजान शिखर सम्मेलन में मोदी और शी की बैठक हुई थी। ब्रिक्स के नए सदस्यों के साथ रणनीतिक साझेदारी कनेक्टिविटी को बढ़ाती है। ईरान के साथ साझेदारी से चाबहार और INSTC जैसे रास्ते जुड़ते हैं। वर्ष 2025 में चाबहार के लिए अमेरिकी प्रतिबंध छूट की वापसी एक चुनौती दर्शाती है। ये दर्शाती है कि तीसरे पक्ष के प्रतिबंध ब्रिक्स आधारित कनेक्टिविटी को सीमित करते हैं। ब्रिक्स वैश्विक आर्थिक शासन में भारत की मदद करता है। ये एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करके एक निष्पक्ष वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की वकालत करता है। ये यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे भेदभावपूर्ण व्यापार उपायों का विरोध करता है। ये अत्यधिक आर्थिक संकेंद्रण का विरोध करता है। ब्रिक्स प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देता है। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और AI में सहयोग को बढ़ावा देता है। यह फिनटेक और अंतरिक्ष तकनीकों में सहयोग को बढ़ाता है। ये भारत को ग्लोबल साउथ में अपने डिजिटल गवर्नेंस मॉडल दिखाने का अवसर देता है। ब्रिक्स भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है। ब्रिक्स का विस्तारित दायरा भारत की तेल और गैस तक पहुंच बढ़ाता है। ये महत्वपूर्ण खनिजों तक भारत की पहुंच को बेहतर बनाता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देता है। ये भारत के ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता के लक्ष्यों का समर्थन करता है। अब हम ब्रिक्स में भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। पहली बड़ी चुनौती ब्रिक्स की पश्चिमी विरोधी छवि से जुड़ी हुई है। भारत हमेशा ये प्रयास करता है कि ब्रिक्स एक गैर पश्चिमी मंच बना रहे और पश्चिमी विरोधी न बने। भारत ऐसा इसलिए चाहता है ताकि अमेरिका और यूरोपीय संघ तथा क्वाड के साथ उसके रिश्ते खराब न हों। उदाहरण के लिए रूस और चीन ब्रिक्स को पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक संतुलन के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चुनौती अलग अलग रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं। भू राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर सदस्यों के बीच मतभेद के कारण किसी भी विषय पर आम सहमति बनाना कठिन हो जाता है। ये स्थिति ब्रिक्स की एक एकजुट समूह के रूप में काम करने की क्षमता को काफी सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत का तटस्थ रुख अन्य ब्रिक्स सदस्यों के रुख से अलग है। यह अंतर विभिन्न सदस्य देशों की बदलती भू राजनीतिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तीसरी चुनौती चीन का बढ़ता वर्चस्व है। चीन का बढ़ता प्रभाव और एजेंडा तय करने की क्षमता ब्रिक्स को चीन केंद्रित बना सकती है। इससे भारत की रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के किनारे होने का जोखिम बना रहता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने का चीन का प्रयास इस मंच को चीन के पक्ष में और झुका सकता है। चौथी चुनौती भारत और चीन की प्रतिद्वंद्विता है। सीमा विवाद और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भारत के हितों और सहयोग को लगातार बाधित करती हैं। व्यापार और बुनियादी ढांचे तथा ग्लोबल साउथ में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए मुश्किलें पैदा करता है। पांचवी चुनौती संरचनात्मक विरोधाभास है। ब्रिक्स के विस्तार ने समूह के भीतर के आंतरिक मतभेदों को और अधिक बढ़ा दिया है। विरोधी भू राजनीतिक हितों वाले क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी जैसे ईरान और संयुक्त अरब अमीरात अब एक साथ हैं। ऐसे देशों की मौजूदगी के कारण किसी भी मुद्दे पर आम सहमति बनाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण के लिए अप्रैल 2026 में हुई उप विदेश मंत्रियों की बैठक आम सहमति बनाने में पूरी तरह विफल रही। इसके बाद मई 2026 में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक भी किसी आम सहमति तक नहीं पहुंच सकी। अब हम ब्रिक्स के बेहतर भविष्य के लिए आगे की राह पर चर्चा करेंगे। पहला सुधार कार्यप्रणाली में सुधार करना है। कार्रवाई योग्य मुद्दों को प्राथमिकता देकर ब्रिक्स के एजेंडे को अधिक व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। संस्थागत तंत्र को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए और समय समय पर काम की समीक्षा की जानी चाहिए। दूसरा सुधार सदस्यता ढांचे को मजबूत करना है। नए सदस्यों और साझेदार देशों के प्रवेश के लिए पारदर्शी नियम और तरीके विकसित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नए देश ब्रिक्स के साझा दृष्टिकोण और सिद्धांतों के साथ ठीक से जुड़ सकें। तीसरा कदम प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना है। इनोवेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स AI सेंटर स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही इनोवेशन ब्रिज स्ट्रैटेजी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए जा सकते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मंच और साइबर सुरक्षा कार्य योजना भी बनाई जानी चाहिए। चौथा कदम वित्तीय एकीकरण को बढ़ाना है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के भुगतान का विस्तार किया जाना चाहिए। केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित सीमा पार भुगतान प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन आधारित लेन देन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र के वित्त पोषण को आसान बनाने के लिए गिफ्ट सिटी में NDB की उपस्थिति स्थापित होनी चाहिए। पांचवा कदम संस्थागत साझेदारियों को मजबूत करना है। G7 और विश्व बैंक जैसे संस्थानों के साथ संरचित साझेदारी करके वैश्विक जुड़ाव बढ़ाना चाहिए।
व्यापक ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ब्रिक्स आउटरीच को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर ब्रिक्स बहुध्रुवीयता और दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। ये मंच वैश्विक शासन में सुधार लाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है। भारत के लिए ये अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने का एक मूल्यवान मंच है। ये भारत को आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। ये मंच भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया के सामने बुलंद करने में मदद करता है। हालांकि ब्रिक्स को अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाए रखने के लिए आंतरिक मतभेदों को सुलझाना आवश्यक है। एक संतुलित नेतृत्व सुनिश्चित करना और इस समूह को अधिक कार्रवाई उन्मुख बनाना बहुत जरूरी है। तभी ब्रिक्स नई उभरती वैश्विक व्यवस्था को दिशा देने में पूरी तरह सफल हो पाएगा। इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030। हाल ही में 14 जून 2026 को इस रोड मैप को औपचारिक रूप से अपनाया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की फ्रांस के नीस शहर की आधिकारिक यात्रा के दौरान ये घोषणा हुई। इनोवेशन का सरल अर्थ नई सोच और नई तकनीक का विकास करना होता है। यह रोड मैप 2030 विज्ञान तकनीक और नए उद्योगों में दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक ढांचा तैयार करता है। इस सहयोग का मुख्य लक्ष्य आर्थिक मजबूती, सतत विकास और तकनीकी संप्रभुता हासिल करना है। ये समझौता 2026 इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। ये साझेदारी होराइजन 2047 रोड मैप के लक्ष्यों को भी पूरा करती है। ये भारत के विकसित भारत 2047 के सपने से मेल खाता है। ये फ्रांस की अपनी फ्रांस 2030 रणनीति के साथ भी तालमेल बिठाता है। आज दुनिया में तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका और चीन का वर्चस्व दिखाई देता है। इस वर्चस्व को टेक्नोलॉजी डुओपोली कहा जाता है। भारत के पास बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर प्रतिभा मौजूद है। फ्रांस के पास उन्नत औद्योगिक हार्डवेयर की ताकत है। ये रोडमैप दोनों देशों की इन ताकतों को एक साथ मिलाता है। इससे दोनों देश अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रख पाएंगे। अब दोनों देश केवल सामान खरीदने और बेचने वाले भागीदार नहीं रहेंगे। दोनों देश अब साथ मिलकर तकनीक को डिजाइन, विकसित और निर्मित करेंगे। इस रोडमैप के अंतर्गत 4 मुख्य स्तंभ बनाए गए हैं। पहला स्तंभ ट्रस्टेड एआई के लिए साझेदारी है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई प्रणाली को बढ़ावा देना है। ये प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह अनुकूल होगा। ये पहल फरवरी 2025 में हुए एआई पर भारत फ्रांस घोषणा पत्र पर आधारित है। इसके तहत बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये बच्चों को डिजिटल जोखिमों और एआई से होने वाले खतरों से बचाएगा। इसके लिए प्राइवेसी बनाए रखने वाली उम्र सत्यापन तकनीक का उपयोग होगा। इसी स्तंभ में सुरक्षित डेटा शेयरिंग को भी शामिल किया गया है। भारत के डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर को फ्रांस के डेटा स्पेस के साथ जोड़ा जाएगा। इससे सहमति पर आधारित डेटा का आदान प्रदान पूरी तरह सुरक्षित तरीके से हो सकेगा। दूसरा स्तंभ संवर्धित अकादमिक गतिशीलता है। फ्रांस ने 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों का अपने देश में स्वागत करने का लक्ष्य रखा है। ये रोडमैप 2018 के पारस्परिक योग्यता मान्यता यानी MRQ ढांचे का विस्तार करेगा। इस विस्तार से नई तकनीकों के क्षेत्र में दोनों देशों की डिग्रियों को मान्यता मिलेगी। इससे भारतीय छात्रों के लिए दोहरी डिग्री पाना आसान हो जाएगा। दोनों देश मिलकर PhD स्तर पर संयुक्त मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। तीसरा स्तंभ तकनीकी संप्रभुता और उद्योग अकादमिया जुड़ाव है। इसके लिए इनो एक्सचेंज ब्रिज नाम का एक स्टार्टअप गलियारा बनाया जा रहा है। ये गलियारा दोनों देशों के स्टार्टअप्स को अनुसंधान प्रयोगशालाओं और निवेशकों तक पहुंच देगा। IFIN नाम का डिजिटल टूल दोनों देशों के स्टार्टअप और इंक्यूबेटर नेटवर्क को जोड़ेगा। IFIN का पूरा नाम इंडिया फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क है। भारत के कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर कानपुर में एक वैमानिकी प्रशिक्षण परिसर स्थापित होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों देश अपने संबंधों को और गहरा बना रहे हैं। इसके लिए बेंगलुरु स्पेस एक्सपो और इंटरनेशनल स्पेस समिट जैसे बड़े कार्यक्रमों का समन्वय किया जाएगा। चौथा स्तंभ वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए एआई और शोध आधारित समाधान है। इसके तहत स्वास्थ्य डेटा साझाकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और फ्रांस का हेल्थ डेटा हब इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। ये सहयोग मरीजों की सहमति और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए डेटा साझा करेगा। निष्कर्ष के रूप में भारत और फ्रांस के बीच ये रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। ये साझेदारी रक्षा, तकनीक और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नए अवसर खोल रही है। ये रोडमैप दोनों देशों की रणनीतिक स्वायत्तता का पूरी तरह सम्मान करता है। हालांकि दोनों देशों के सामने कुछ रणनीतिक चुनौतियां भी मौजूद हैं। फ्रांस नाटो सैन्य गठबंधन का हिस्सा है। भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता है। रूस और चीन के प्रति दोनों देशों का नजरिया अलग है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के कड़े नियम भी दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को सीमित करते हैं। दोनों देशों का आर्थिक व्यापार अभी भी उनके रक्षा सहयोग की तुलना में पीछे है। इन चुनौतियों को सुलझाकर दोनों देश इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। G7 लीडर्स समिट। हाल ही में फ्रांस के ईवियान शहर में 2026 G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
भारत के प्रधानमंत्री ने इस 2026 G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत को इस बैठक में एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया आज संसाधनों की कमी का सामना नहीं कर रही है। उनके अनुसार दुनिया आज मुख्य रूप से विश्वास की कमी का सामना कर रही है। व्यापार और तकनीक के गलत इस्तेमाल ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने दाता और प्राप्तकर्ता के पुराने दृष्टिकोण को बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दुनिया को अब एकजुटता और समानता पर आधारित साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की सोच हमारी प्राचीन दर्शन परंपरा पर आधारित है। भारत की यह सोच वसुधैव कुटुंबकम के विचार से प्रेरित है। इसके साथ ही भारत मानव प्रथम के दृष्टिकोण का पालन करता है। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए कई मुख्य घोषणा पत्र अपनाए गए। पहला घोषणा पत्र विकास वित्त और ऋण प्रबंधन से संबंधित है। इसमें वैश्विक स्तर पर धन की व्यवस्था और कर्ज के प्रबंधन में सुधार की मांग की गई। इसके तहत IMF और विश्व बैंक के 3 पिलर दृष्टिकोण को मजबूत करने की बात कही गई। निजी पूंजी को जुटाने पर भी विशेष जोर दिया गया। यह IMF वर्ल्ड बैंक 3 पिलर दृष्टिकोण कमजोर देशों की नकदी संकट की समस्या को हल करता है। यह संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से संकटग्रस्त देशों की मदद करता है। ये बाहरी वित्तीय सहायता प्रदान करके सहारा देता है। ये कमजोर देशों पर कर्ज चुकाने के बोझ को कम करता है। दूसरा प्रमुख कदम इबोला प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में बुंडी बुग्यो इबोला का प्रकोप फैला है। इस महामारी को रोकने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय कैंसर कार्रवाई के क्षेत्र में लिया गया है। सदस्य देशों ने कैंसर से संबंधित अनुसंधान को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। वे फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को कम करने पर सहमत हुए। बाल कैंसर डेटा तक वैश्विक पहुंच को बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया। चौथा क्षेत्र भू राजनीति से संबंधित है। G7 देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए परमाणु समझौते का स्वागत किया। उन्होंने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी चिंता व्यक्त की। पांचवां निर्णय प्रवासी तस्करी के खिलाफ उठाया गया है। मानव तस्करी और अवैध प्रवासी तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया गया। इन अपराधों को रोकने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही गई। छठा और अंतिम निर्णय नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लिया गया है। समुद्री रास्ते से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष नेटवर्क का ऐलान किया गया। इस नेटवर्क का नाम G7+ स्पोर्ट्स नेटवर्क रखा गया है। ये नेटवर्क अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने में भी मदद करेगा। इंडिया US साइन फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ्स मिनरल्स। हाल ही में भारत और अमेरिका ने एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्रिटिकल और रेयर अर्थ खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित बनाना है। इस समझौते का आधिकारिक नाम सिक्योरिंग ऑफ सप्लाई इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स रखा गया है। ये नया समझौता दोनों देशों के बीच पहले से चल रही पैक्ट सिलिका और फोर्ज जैसी पहलों पर आधारित है। इस समझौते का लक्ष्य खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना है। इसके तहत खनन और प्रसंस्करण तथा रिसाइकलिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। ये समझौता वित्त पोषण और आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने में भी मदद करेगा। अब आइए हम सरल शब्दों में समझें कि क्रिटिकल खनिज क्या होते हैं। क्रिटिकल खनिज वे आवश्यक खनिज होते हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। इनकी सूची हर देश के लिए अलग हो सकती है। ये सूची खनिजों की उपलब्धता और उपयोग तथा राष्ट्रीय जोखिम पर निर्भर करती है। ज्यादातर देशों की सूची में तांबा और लिथियम शामिल होते हैं। इनमें निकल और कोबाल्ट तथा ग्रेफाइट भी शामिल किए जाते हैं। इनमें रेयर अर्थ तत्व भी शामिल होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सभी रेयर अर्थ खनिज वास्तव में क्रिटिकल खनिज होते हैं, लेकिन सभी क्रिटिकल खनिज रेयर अर्थ खनिज नहीं होते हैं। अब हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान संघ के अनुसार ये कुल 17 रासायनिक तत्वों का एक विशेष समूह होता है। इस समूह में स्कैंडियम और यट्रियम शामिल हैं। इसके अलावा इसमें लैंथेनाइट श्रेणी के 15 अन्य तत्व भी शामिल होते हैं। इन खनिजों का उपयोग रक्षा क्षेत्र के रडार और अन्य उपकरणों में किया जाता है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में होता है। इन खनिजों का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में भी किया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण के आधुनिक उपकरणों में भी इनका भारी उपयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार दुनिया के 49% रेयर अर्थ भंडार अकेले चीन के पास मौजूद हैं। चीन दुनिया के 69% रेयर अर्थ खनिजों का उत्पादन स्वयं करता है। चीन इन खनिजों के 90% प्रसंस्करण और शोधन पर अपना नियंत्रण रखता है। अन्य क्रिटिकल खनिजों के मामले में चीन 99% गैलियम के शोधन पर नियंत्रण रखता है।
चीन 90% से अधिक ग्रेफाइट और मैंगनीज के प्रसंस्करण को भी संभालता है। विश्व के 58% लिथियम शोधन पर भी चीन का ही अधिकार है। अब हम समझेंगे कि इस नए समझौते से भारत को क्या क्या लाभ मिलेंगे। पहला बड़ा लाभ आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा से जुड़ा है। ये समझौता भारत को प्रसंस्करण के लिए चीन पर अपनी निर्भरता घटाने में मदद करेगा। दूसरा लाभ स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलना है। यह समझौता भारत के इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उद्योगों को मजबूती देगा। यह भारत के सेमीकंडक्टर और अक्षय ऊर्जा के सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। तीसरा लाभ प्रौद्योगिकी और निवेश में सहयोग मिलना है। यह समझौता भारत में आधुनिक प्रसंस्करण तकनीक और बड़ा निवेश ला सकता है। इससे खनन और रिसाइकलिंग तथा शोधन के क्षेत्रों में भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। हाल ही में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को औपचारिक रूप से शुरू किया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल का संक्षिप्त नाम GSCO रखा गया है। इस साझेदारी की पहली घोषणा वर्ष 2025 में भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुई थी। इसके बाद मार्च 2026 में एक शोध सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करके इसे आधिकारिक रूप दिया गया। यह संस्थान भारत के IIT ISM धनबाद का एक संयुक्त प्रयास है। इस पहल में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की संस्था टेक्समन शामिल है। इसके साथ ही ब्रिटेन की प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी इसमें भागीदार है। इस संयुक्त पहल का मुख्य उद्देश्य एक डेटा संचालित प्लेटफॉर्म तैयार करना है। डेटा संचालित प्लेटफॉर्म का मतलब एक ऐसी आधुनिक प्रणाली से है जो आंकड़ों का सटीक विश्लेषण करती है। ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर में फैले क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करेगा। क्रिटिकल खनिज वे खास खनिज होते हैं जो मोबाइल और सौर पैनल जैसे आधुनिक सामान बनाने के काम आते हैं। ये ऑब्जर्वेटरी इन खनिजों की आपूर्ति में आने वाले जोखिमों और रुकावटों की पहले से पहचान करेगी। ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़े जुटाने का काम करेगी। इससे हमारी सरकार और उद्योगों को भविष्य के लिए सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। ये पहल भारत के राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में बहुत उपयोगी साबित होगी। इंडिया म्यांमार। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और म्यांमार के राष्ट्रपति ने आपसी हित के द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की है। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और अंतरिक्ष जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर भी विशेष चर्चा हुई। दोनों देशों ने रुपयाख्यात भुगतान तंत्र की निरंतर प्रगति का दिल से स्वागत किया है। इस विशेष भुगतान प्रणाली को वर्ष 2024 में औपचारिक रूप से लागू किया गया था। ये भुगतान प्रणाली दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेन देन को बहुत आसान और सुलभ बनाती है। अब हम समझेंगे कि भारत और म्यांमार के रिश्ते हमारे देश के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सबसे पहला कारण म्यांमार का विशेष भू रणनीतिक स्थान है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक मुख्य आधार माना जाता है। ये देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति का भी एक प्रमुख हिस्सा है। ये भारत के महासागर दृष्टिकोण के संगम पर भी स्थित है। दूसरा मुख्य कारण दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही कलादान मल्टीनोडल प्रोजेक्ट भी व्यापारिक रास्तों को अधिक मजबूत बनाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कारण हमारी सीमा सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दोनों देश 1643 किलोमीटर लंबी विशाल सीमा आपस में साझा करते हैं। ये सीमा सुरक्षा पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाली नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी को रोकने में मदद करती है। ये सुरक्षा व्यवस्था प्रसिद्ध गोल्डन ट्रायंगल से होने वाले अपराधों पर भी लगाम लगाती है। चौथा कारण हमारी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर और ऐतिहासिक रिश्तों से संबंधित है। दोनों देशों के बीच थेरावड़ा बौद्ध विरासत के कारण बहुत पुराने और गहरे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब हम भारत और ओमान के बीच हुए एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बारे में बात करेंगे। इस खास समझौते को भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सेपा कहा जाता है। भारत और ओमान का ये सेपा समझौता हाल ही में 1 जून 2026 से लागू हो चुका है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ओमान ने भारत को इस समझौते में क्या बड़ी छूट दी है। ओमान ने भारत के कुल निर्यात मूल्य के 99.38% हिस्से पर सीमा शुल्क को तुरंत शून्य कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि भारत से ओमान जाने वाले 99.38% सामान पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे भारतीय सामान ओमान के बाजार में बहुत सस्ते हो जाएंगे। ओमान ने अपने प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। अब भारतीय कंपनियां ओमान में अपनी पूरी हिस्सेदारी के साथ काम कर सकती हैं। भारत ने अपनी टैरिफ लाइनों के 77.79% हिस्से पर शुल्क में ढील दी है। ये ढील ओमान से भारत आने वाले कुल आयात के 94.81% हिस्से को कवर करती है। इसका मतलब है कि ओमान से आने वाले अधिकतर सामान पर भारत टैक्स कम करेगा।
भारत ने अपने देश के संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा ध्यान रखा है। भारत ने डेयरी उत्पाद क्षेत्र को इस टैक्स छूट से बाहर रखकर पूरी तरह सुरक्षित रखा है। भारत ने तिलहन क्षेत्र को भी टैक्स राहत से बाहर रखकर सुरक्षित रखा है। भारत ने अनाज क्षेत्र को भी हमारे किसानों के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा है। अब हम भारत और ओमान के बीच के व्यापारिक संबंधों के बारे में बात करते हैं। खाड़ी क्षेत्र में ओमान भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच आपस में लगभग $11 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। ओमान के पास सोहार जैसा आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब मौजूद है। ओमान के पास दुक्म जैसा बहुत महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब भी मौजूद है। ओमान के पास सलाला जैसा रणनीतिक लॉजिस्टिक्स हब भी मौजूद है। ओमान के ये लॉजिस्टिक्स हब भारत को पूरे खाड़ी सहयोग परिषद के बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं। ओमान के ये लॉजिस्टिक्स हब भारत को पूर्वी अफ्रीका के बाजारों तक भी सीधी पहुंच प्रदान करते हैं। ये ऐतिहासिक समझौता भारत और ओमान दोनों के आर्थिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इंडिया वेनेजुएला। हाल ही में नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के सभी पहलुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा की। उन्होंने ग्लोबल साउथ के भीतर आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया। अब हम भारत और वेनेजुएला के बीच होने वाले व्यापार के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $678.94 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स का दर्ज किया गया है। इस कुल व्यापार में भारत की तरफ से होने वाला निर्यात 210 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स का रहा है। भारत अपनी तरफ से वेनेजुएला को खनिज, ईंधन और तेल का निर्यात करता है। भारत वहां दवाइयों और कपास जैसी जरूरी चीजें भी भेजता है। इसके अलावा भारत की तरफ से परमाणु रिएक्टर और मशीनरी भी वेनेजुएला भेजी जाती है। भारत वहां से मुख्य रूप से कच्चा तेल मंगाता है। भारत वहां से खनिज, मोम और लोहा तथा इस्पात भी आयात करता है। इसके साथ ही एल्यूमीनियम और सब्जियां भी वेनेजुएला से मंगाई जाती हैं। भारत वहां से तांबा और सीसा तथा जस्ता जैसी धातुएं भी बड़ी मात्रा में मंगाता है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। इसी का परिणाम है कि मई 2026 में वेनेजुएला भारत को कच्चा तेल देने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत और वेनेजुएला के नागरिकों के बीच आपसी संबंध भी बहुत गहरे और मधुर हैं। वेनेजुएला में कई भारतीय आध्यात्मिक संगठनों ने अपने केंद्र स्थापित किए हुए हैं। प्रसिद्ध सत्य साई संगठन ने वहां अपना केंद्र बनाया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी वेनेजुएला में अपने केंद्र खोले हैं। राधा स्वामी सत्संग ने भी वहां अपने केंद्र स्थापित किए हैं। फ्यूचर ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अमिड द मिडिल ईस्टर्न वॉर। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक परियोजना पर चर्चा करेंगे। इस परियोजना का नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच इस कॉरिडोर का भविष्य चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरान का संघर्ष इस परियोजना के महत्व को और अधिक मजबूत करता है। साथ ही ये संघर्ष इस परियोजना को पूरा करने में कई तरह की जटिलताएं भी पैदा करता है। अब हम ये समझते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC असल में क्या है। IMEC एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी बहुआयामी संपर्क परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों और रेलवे का विकास करना है। इसमें सड़कों और समुद्री मार्गों तथा पाइपलाइनों का विकास करना भी शामिल है। इसका लक्ष्य भारत और अरब प्रायद्वीप के बीच व्यापार को बढ़ाना है। यह परियोजना भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच भी व्यापार को बढ़ावा देगी। इस ऐतिहासिक परियोजना की घोषणा वर्ष 2023 में की गई थी। ये घोषणा भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इस महत्वपूर्ण समझौते पर कुल 8 पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं। इन हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। इस समूह में फ्रांस और जर्मनी तथा इटली भी शामिल हैं। इसके साथ ही यूरोपीय संघ भी इस परियोजना का हिस्सा है। इस पूरे गलियारे को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा ईस्ट कॉरिडोर कहलाता है। ये पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है। ये दक्षिण एशिया को मध्य पूर्व के साथ जोड़ने का काम करता है। दूसरा हिस्सा नॉर्थ कॉरिडोर कहलाता है। ये उत्तरी गलियारा खाड़ी क्षेत्र से शुरू होकर यूरोपीय बाजारों तक जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि इससे परिवहन का समय 40% तक कम हो जाएगा। इससे माल ढोने की लॉजिस्टिक लागत में 30% की कमी आएगी। ये परियोजना स्वेज नहर जैसे भीड़-भाड़ वाले मार्गों का एक बेहतरीन विकल्प प्रदान करती है। लेकिन वर्तमान समय में इस परियोजना के सामने कई गंभीर कमजोरियां और खतरे आ गए हैं। पहला बड़ा खतरा ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का बढ़ना है। यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। ये युद्ध इस परियोजना के प्रस्तावित परिवहन मार्गों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। दूसरा बड़ा संकट व्यापार मार्ग का बाधित होना है।
हॉर्मुज जलड मरु मध्य जैसे रणनीतिक चौक पॉइंट गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। इससे जहाजों के आवागमन का जोखिम बढ़ गया है। इन हालात के कारण इस परियोजना की आर्थिक व्यावहारिकता कमजोर हो रही है। तीसरी बड़ी समस्या क्षेत्रीय सहयोग का टूटना है। इजराइल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इस तनाव के कारण बुनियादी ढांचे का समन्वित विकास रुक गया है। चौथी बड़ी बाधा इस परियोजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियां हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के हितों में भिन्नता पाई जाती है। ये भिन्नता इस परियोजना के लिए फंडिंग जुटाने के काम को जटिल बनाती है। इससे इस परियोजना को समय पर पूरा करने में रुकावट आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए। पहला आवश्यक कदम पश्चिम एशिया में कूटनीति को मजबूत करना है। परियोजना को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए स्थिरता बहुत जरूरी है। इसके लिए क्षेत्रीय बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम चरणों में विकास करना है। शुरुआत में बुनियादी ढांचे के मुख्य हिस्सों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे काम में तेजी आएगी और शुरुआती परिणाम सामने दिखाई देंगे। तीसरा और अंतिम कदम साझेदारियों को और गहरा करना है। यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा। इन देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना बेहद आवश्यक है। CPEC। हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने एक बड़े समझौते पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के उन्नत चरण के विकास को तेज करने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने का भी निर्णय लिया है। अब हम ये समझेंगे कि ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC असल में क्या है। ये चीन की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इस बड़ी परियोजना के हिस्से के रूप में ग्वादर बंदरगाह का आधिकारिक उद्घाटन वर्ष 2016 में किया गया था। यह गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के काशगर शहर से जोड़ता है। भारत इस परियोजना का इसलिए विरोध करता है क्योंकि ये गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के हिस्सों से होकर गुजरता है। ये क्षेत्र भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन करता है। ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय यानी OHCHR ने ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स की शुरुआत की है। इसे हिंदी में मानवाधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन कहा जाता है। ये एक लंबी अवधि का प्रयास है जो वर्ष 2028 तक चलेगा। वर्ष 2028 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की 80वीं वर्षगांठ यानी 80th एनिवर्सरी मनाई जाएगी। UDHR संयुक्त राष्ट्र का एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। इसे वर्ष 1948 में अपनाया गया था। यह घोषणा पत्र हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को तय करता है। ये अधिकार हर इंसान को उसकी राष्ट्रीयता और जाति के बिना मिलते हैं। यह लिंग और धर्म या किसी भी अन्य स्थिति के भेदभाव के बिना हर इंसान के लिए समान रूप से लागू होते हैं। अब हम ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स यानी GHRA के बारे में विस्तार से समझेंगे। इस गठबंधन का मुख्य लक्ष्य एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां सरकारें जवाबदेह हों। इस भविष्य में समाज समावेशी होने चाहिए और अर्थव्यवस्थाएं निष्पक्ष होनी चाहिए। इस व्यवस्था में तकनीक और नवाचार को इंसानों को सबसे पहले रखना चाहिए। इसमें आपसी रिश्तों और पर्यावरण के साथ सम्मानजनक तालमेल होना चाहिए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकार के मुद्दों को हर फैसले के केंद्र में रखना है। अब हम इस गठबंधन के मूल सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। इसका पहला सिद्धांत उद्देश्य संचालित होना है। ये एक निरंतर चलने वाला वैश्विक प्रयास है। इसका 3 साल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव वर्ष 2028 में आएगा। ये खास दिन 10 दिसंबर 2028 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की 80th एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाएगा। इसका दूसरा सिद्धांत समावेशी होना है। इसमें सभी क्षेत्रों और क्षेत्रों की सरकारों को शामिल किया जाता है। इसमें गैर राज्य अभिनेताओं को भी जोड़ा जाता है। इसमें लैंगिक समानता पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इसमें सभी उम्र और पृष्ठभूमियों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इसका तीसरा सिद्धांत कार्रवाई उन्मुख होना है। इसका उद्देश्य मिलजुल कर किए गए रचनात्मक कार्यों से मापने योग्य बदलाव लाना है। इसका चौथा सिद्धांत इकोसिस्टम बिल्डिंग यानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। ये मानवाधिकार तंत्रों और संस्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसका पांचवा सिद्धांत कथा बदलाव है। इसमें बहुत आसान भाषा का उपयोग किया जाता है। ये नए दर्शकों तक पहुंचने के लिए नए तरीकों और साझेदारियों को अपनाता है। इस पूरी पहल को चलाने के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए गए हैं। पहला मार्गदर्शक सिद्धांत कल्पना करना यानी इमेजिन है। इसका मतलब एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना है। दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत संवाद है। इसका अर्थ समावेशी चर्चाओं को बढ़ावा देना है। तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत कार्य करना यानी एक्ट है। इसका मतलब किए गए वादों को असल जिंदगी में लागू करना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स
इस सूचकांक में भारत को 163 देशों में से 127वां स्थान मिला है। अब हम ये समझते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है। इस रिपोर्ट को एक स्वतंत्र और गैर पक्षपाती संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस संस्था का नाम इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शांति की स्थिति को मापना होता है। यह संस्था यह भी देखती है कि अशांति का अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ता है। इस सूची में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों को शीर्ष स्थान मिलते हैं। इस सूची में आइसलैंड लगातार 19वें साल पहले स्थान पर बना हुआ है। इस सूचकांक में रूस सबसे आखिरी स्थान पर है। रूस के बाद इस सूची में सूडान का नाम आता है। इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने में कुल 23 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इन सभी संकेतकों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा कहलाती है। दूसरी श्रेणी चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है। तीसरी श्रेणी का नाम सैनिकीकरण है, एरियाज इन न्यूज। अब हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम पद्मा बैराज का आता है। बांग्लादेश ने पद्मा बैराज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी भारत के साथ 1996 की गंगा जल साझाकरण संधि के दिसंबर 2026 में समाप्त होने से पहले दी गई है। ये प्रस्तावित बैराज पद्मा नदी पर बनाया जाना है। पद्मा नदी असल में गंगा नदी का ही वो हिस्सा है जो बांग्लादेश के भीतर बहता है। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यानी लिपुलेख दर्रा के बारे में। उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 6 साल बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। ये एक बहुत ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये दर्रा भारत और नेपाल तथा चीन की सीमाओं के मिलन बिंदु यानी ट्राइजंक्शन के बेहद करीब है। ये स्थान भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। ये क्षेत्र व्यापार और तीर्थ यात्रा मार्ग का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। इसी रास्ते से प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा भी की जाती है। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए कुछ अन्य दर्रे भी मौजूद हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश का शिप्की ला दर्रा भी शामिल है। इसके अलावा सिक्किम में नाथुला दर्रा भी व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। फ्री इकोनॉमी, फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी टू सेट बाइंडिंग लेबर स्टैंडर्ड्स फॉर गिग वर्क। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय समझौता अपनाया है। इस समझौते का नाम ILO कन्वेंशन नंबर 193 है। ये समझौता जेनेवा में आयोजित ILO के 114वें सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। ये दुनिया की पहली ऐसी वैश्विक संधि है जो प्लेटफॉर्म आधारित काम करने वाले मजदूरों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम तय करती है। जब कम से कम 2 सदस्य देश इस संधि को अपने देश में लागू करने की मंजूरी दे देंगे तब ठीक 12 महीने बाद ये नियम लागू हो जाएगा। ये संधि लागू होने के बाद सभी सरकारों को विवाद सुलझाने और नियमों को सही तरीके से लागू करने के लिए मजबूत तंत्र बनाना पड़ेगा। ये नया कानून उन सभी गिग वर्कर्स पर लागू होगा जो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए काम पाते हैं। चाहे आप घर बैठे इंटरनेट पर काम करते हो या फिर सड़क पर बाइक चलाकर खाना या सवारी पहुंचाते हो, यह कानून सभी की सुरक्षा करेगा। अब सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियों द्वारा काम की सही प्रकृति के आधार पर ही मजदूरों का वर्गीकरण किया जाए। अक्सर कंपनियां इन मजदूरों को कर्मचारी मानने से मना कर देती हैं जिससे वे अपने कानूनी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इस नए नियम के आने के बाद कंपनियों की इस तरह की गलत वर्गीकरण की चालाकी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। मजदूरों को समय पर उनका पूरा भुगतान मिलेगा और यदि उन्हें कर्मचारी माना जाता है तो न्यूनतम वेतन भी जरूर मिलेगा। यह संधि मजदूरों को यूनियन बनाने, संगठन से जुड़ने और भेदभाव से मुक्त रहने का मौलिक अधिकार प्रदान करती है। इसके साथ ही सभी मजदूरों को पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी जरूर मिलेगा। काम करने की जगह पूरी तरह सुरक्षित होगी और अगर कोई काम खतरनाक है तो मजदूर बिना किसी डर के उस काम को मना कर सकते हैं। कंपनियों को अब अपने उन कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी जो मजदूरों पर नजर रखते हैं। अगर कोई स्वचालित सिस्टम किसी वर्कर का अकाउंट बंद करता है या पैसे रोकता है तो वर्कर इंसान द्वारा समीक्षा की मांग कर सकता है। मजदूरों की व्यक्तिगत जानकारी और उनके डेटा की सुरक्षा के लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं। प्रवासी और शरणार्थी मजदूरों को काम पर रखते समय होने वाले किसी भी तरह के शोषण से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब आइए हम इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में भी थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि के तहत की गई थी। वर्ष 1946 में ये संस्था संयुक्त राष्ट्र यानी UN की पहली विशेष एजेंसी बनी थी। वर्तमान समय में दुनिया के 187 देश इस संस्था के सदस्य हैं। हमारा देश भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है और वर्ष 1922 से ही इसकी गवर्निंग बॉडी का स्थायी सदस्य है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना है।
इस संगठन का मानना है कि दुनिया में स्थायी शांति केवल तभी आ सकती है जब समाज में हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले। मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए किए गए शानदार कार्यों के लिए वर्ष 1969 में इसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ये संस्था समय समय पर वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जैसी कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है। ILO के मुख्य 8 मौलिक समझौतों में से भारत ने 6 प्रमुख समझौतों को अपने देश में स्वीकार और लागू किया हुआ है। भारत ने अभी तक केवल 2 समझौतों नंबर 87 और नंबर 98 को मंजूरी नहीं दी है, जो मुख्य रूप से ट्रेड यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी से जुड़े हैं। कैग रिलीज स्टेट फाइनेंसेस 2024-25 रिपोर्ट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने राज्यों के वित्त पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 जारी की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हमारे देश का एक संवैधानिक निकाय है जो सरकार के सभी खर्चों और खातों की निष्पक्ष जांच करता है। ये नवीनतम रिपोर्ट देश के सभी 28 राज्यों की वित्तीय स्थिति का एक एकीकृत और संपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक के 10 वर्षों के आंकड़ों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। रिपोर्ट का पहला प्रमुख बिंदु राज्यों के ऊपर बकाया सार्वजनिक ऋण और उनकी कुल देनदारियों से जुड़ा हुआ है। सभी राज्यों का कुल बकाया सार्वजनिक ऋण 75.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो उनके कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.27% है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी राज्य की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। यदि हम इसमें अन्य सभी वित्तीय देनदारियों को जोड़ दें तो राज्यों की कुल देनदारियां उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 27.89% हो चुकी हैं। राज्यों को मिलने वाली कुल पूंजीगत प्राप्तियों में से 99% से अधिक हिस्सा केवल सार्वजनिक ऋण यानी उधारी से आता है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य सरकारें अपने विकास कार्यों और खर्चों के लिए पूरी तरह से कर्ज पर निर्भर हैं। सार्वजनिक ऋण में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से लिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। रिपोर्ट का दूसरा बड़ा पहलू राजकोषीय घाटे से संबंधित है, जो सरकार की कुल आय और कुल खर्च के बीच के अंतर को बताता है। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों का राजकोषीय घाटा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% की सीमा के भीतर रहना चाहिए। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे और वित्तीय अनुशासन के नियम तय करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 18 राज्यों ने तय मानक का उल्लंघन करते हुए 3% की सीमा से अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। वर्ष 2015-16 से 2024-25 के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सभी राज्य लगातार राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में बने हुए हैं। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की दैनिक कमाई उसके नियमित प्रशासनिक खर्चों की तुलना में कम पड़ जाती है। रिपोर्ट का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु राज्यों द्वारा किए जाने वाले कम पूंजीगत व्यय को उजागर करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों के कुल खर्च का 83.41% हिस्सा केवल राजस्व व्यय में चला गया। राजस्व व्यय का अर्थ उन खर्चों से है जिनसे कोई नई संपत्ति नहीं बनती, जैसे वेतन, पेंशन और प्रशासनिक कामकाज का खर्च। दूसरी ओर सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण जैसे पूंजीगत व्यय पर कुल बजट का केवल 16.59% हिस्सा ही खर्च हो पाया। ये स्थिति दिखाती है कि राज्यों के पास दीर्घकालिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बहुत कम पैसा बच पाता है। चौथा बिंदु केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी से संबंधित है। राज्यों की कुल राजस्व प्राप्ति में केंद्रीय करों के हस्तांतरण का हिस्सा 2015-16 के 27.73% से बढ़कर 2024-25 में 31.76% हो गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्यों की अपनी कमाई के मुकाबले केंद्र सरकार से मिलने वाले करों के हिस्से पर उनकी निर्भरता बढ़ी है। पांचवा बिंदु सब्सिडी यानी सरकारी छूट और आर्थिक सहायता पर होने वाले खर्च से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान राज्यों का सब्सिडी खर्च उनके कुल राजस्व व्यय के 8% से 10% के दायरे में बना रहा। राज्यों द्वारा दी जाने वाली इस सब्सिडी का अधिकांश हिस्सा बिजली कंपनियों और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में जाता है। निष्कर्ष के रूप में कैग की ये रिपोर्ट चेतावनी देती है कि राज्यों को अपने कर्ज का समझदारी से प्रबंधन करना चाहिए। राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सख्त राजकोषीय अनुशासन अपनाना अत्यंत आवश्यक है। बेस ईयर रिविजन ऑफ द ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मोस्पी ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष बदल दिया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि देश के कारखानों और उद्योगों में उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। सरकार ने IIP के पुराने आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर अब नया आधार वर्ष 2022-23 कर दिया है। आधार वर्ष वो साल होता है जिससे हम आज के औद्योगिक उत्पादन की तुलना करके ये पता लगाते हैं कि हमने कितनी प्रगति की है।
समय के साथ लोगों की पसंद और देश की तकनीक बदल जाती है, इसलिए औद्योगिक ढांचे की सही तस्वीर देखने के लिए आधार वर्ष बदलना जरूरी होता है। भारत में अखिल भारतीय आईआईपी के आधार वर्ष में किया गया ये कुल 10th संशोधन है। हमारे देश में सबसे पहला आईआईपी वर्ष 1937 को आधार वर्ष बनाकर तैयार किया गया था। आईआईपी की इस नई श्रृंखला में सबसे मुख्य बदलाव इसका नया आधार वर्ष 2022-23 तय करना है। ये नया आधार वर्ष आईआईपी की तकनीकी सलाहकार समिति की देखरेख में तय किया गया है। इस नई श्रृंखला में उद्योगों के दायरे को पहले से ज्यादा बड़ा और व्यापक बना दिया गया है। पुराने क्षेत्रों को बनाए रखने के साथ साथ अब इसमें गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। खनन क्षेत्र की बेहतर और सटीक तस्वीर पेश करने के लिए इसमें मामूली खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों को भी जोड़ दिया गया है। दुर्लभ पृथ्वी खनिज वे खास खनिज होते हैं जिनका उपयोग मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में होता है। इस नए बदलाव के तहत आईआईपी की वस्तुओं की टोकरी को पूरी तरह से आधुनिक बना दिया गया है। वस्तुओं की टोकरी का मतलब उन सभी सामानों की सूची से है जिनके उत्पादन पर सरकार नजर रखती है। अब इस टोकरी में कुल वस्तुओं की संख्या 839 से बढ़ाकर 1042 उत्पाद कर दी गई है, जिन्हें 463 वस्तु समूहों में बांटा गया है। इस नई सूची में मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड, सीसीटीवी कैमरा और नॉन वोवन फैब्रिक से बने सामान जैसी आधुनिक चीजें जोड़ी गई हैं। इसके अलावा हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान के पुर्जे, मेडिकल स्टेंट और इंसानों के लिए बनने वाली वैक्सीन को भी इसमें नया स्थान मिला है। वहीं दूसरी तरफ पुराने जमाने के मिट्टी के तेल, फ्लोरोसेंट ट्यूब और सीएफएल बल्ब को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। साइकिल, रिक्शा और हल्के मोटर वाहनों के टायर ट्यूब के साथ साथ पुरानी छपाई मशीनों और सिलाई मशीनों को भी टोकरी से हटा दिया गया है। ये बदलाव दिखाता है कि अब हमारे देश में इन पुरानी वस्तुओं का उत्पादन और इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। नई श्रृंखला में औद्योगिक गतिविधियों का अधिक बारीक और विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। खनन के क्षेत्र को अब 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें ईंधन खनिज, धातु खनिज और गैर धातु खनिज शामिल है। इसी तरह बिजली सूचकांक अब अक्षय ऊर्जा और गैर अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बनने वाली बिजली का अलग अलग हिसाब रखेगा। अक्षय ऊर्जा का मतलब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बिजली बनाती हैं। आधार वर्ष को बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि देश में उभरते हुए नए उद्योगों और बदलती उत्पादन प्रणालियों को शामिल किया जा सके। लोगों के खर्च करने और सामान खरीदने के बदलते तरीकों को सही तरीके से दर्ज करने के लिए भी ये बदलाव बहुत जरूरी था। इसके अलावा भारत के आईआईपी आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र के बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। होलसेल प्राइस इंडेक्स। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की है। इस नई श्रृंखला में गणना के लिए आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। मंत्रालय ने इसके साथ ही आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक का पहला संस्करण भी जारी किया है। एक प्रायोगिक इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक भी पहली बार पेश किया गया है। इसके अलावा 7 प्रमुख सेवाओं के लिए सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। इन 7 सेवाओं में बैंकिंग सेवा शामिल है। प्रतिभूति लेन देन को भी इसमें जगह दी गई है। बीमा क्षेत्र की दरों को इसमें शामिल किया गया है। पेंशन फंड का प्रबंधन भी इस सूचकांक का हिस्सा है। रेलवे सेवा के दामों का हिसाब भी अब इसमें रखा जाएगा। यात्री हवाई सफर की लागत को भी इसमें जोड़ा गया है। दूरसंचार सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना भी इसमें होगी। अगले 5 वर्षों में उत्पादक मूल्य सूचकांक पूरी तरह से थोक मूल्य सूचकांक की जगह ले लेगा। अब समझते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक आखिर होता क्या है। ये घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले बिंदु पर वस्तुओं के औसत मूल्य में होने वाले बदलाव को मापता है। ये बदलाव एक निश्चित समय अवधि के भीतर तय की गई वस्तुओं के एक निश्चित समूह पर देखा जाता है। नई श्रृंखला के तहत बिजली वाले हिस्से में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल कर लिया गया है। इस सूचकांक की टोकरी की बनावट पर एक नजर डालते हैं। इस टोकरी में कुल 957 वस्तुएं रखी गई हैं। इन 957 वस्तुओं को 3 बड़े समूहों में बांटा गया है। पहला समूह प्राथमिक वस्तुएं कहलाता है। दूसरा समूह ईंधन और बिजली का है। तीसरा समूह निर्मित उत्पाद का है। इस पूरे सूचकांक में निर्मित उत्पाद का हिस्सा या भार सबसे अधिक है। डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जिला घरेलू उत्पाद के अनुमानों के संकलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नए दिशा निर्देशों की गणना के लिए आधार वर्ष को 2022-23 तय किया गया है। अब हम ये समझते हैं कि जिला घरेलू उत्पाद वास्तव में क्या होता है। जिला घरेलू उत्पाद किसी एक निश्चित समय अवधि के भीतर एक जिले की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। आप इसे एक जिले के आर्थिक प्रदर्शन को नापने वाले एक बड़े तराजू की तरह समझ सकते हैं। ये राज्य स्तर पर मापे जाने वाले सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जिला स्तर का रूप है। ठीक इसी तरह ये राष्ट्रीय स्तर पर मापे जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद का भी स्थानीय रूप है। जिला घरेलू उत्पाद की अपनी एक बहुत ही खास उपयोगिता और महत्व है।
ये अलग अलग जिलों के बीच आर्थिक प्रदर्शन और उनके विकास की तुलना करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसकी मदद से किसी राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों की पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर विकास की नई योजनाएं तैयार करने में भी ये आंकड़े बहुत काम आते हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए क्षेत्रीय मानव विकास का आकलन करने में भी ये डेटा अहम भूमिका निभाता है। जिला घरेलू उत्पाद के मुख्य रूप से 3 बड़े घटक शामिल हैं। इसमें सकल जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद की गणना भी की जाती है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय का हिसाब भी इसमें रखा जाता है। जिला घरेलू उत्पाद का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका आय उत्पत्ति दृष्टिकोण कहलाता है। दूसरा तरीका आय अर्जन दृष्टिकोण कहलाता है। डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग। विश्व बैंक ने भारत के लिए $1.5 बिलियन के एक बड़े वित्तीय पैकेज को अपनी मंजूरी दी है। ये विशाल धनराशि भारत को विकास नीति वित्त पोषण अभियान के अंतर्गत दी जा रही है। इस विशेष वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक विकास को तेज करना और नए रोजगार पैदा करना है। आइए अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि विकास नीति वित्त पोषण वास्तव में क्या होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए विश्व बैंक किसी देश को उसकी तात्कालिक विकास जरूरतों के लिए बहुत तेजी से पैसा उपलब्ध कराता है। ये व्यवस्था किसी भी देश को उसकी पैसों की कमी को तुरंत पूरा करने में मदद करती है। इस योजना का बड़ा लक्ष्य देश में गरीबी को तेजी से कम करना है। ये कार्यक्रम पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने में सहायता करता है। इसके माध्यम से समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ने की कोशिश की जाती है। ये सारा काम देश की नीतियों और सरकारी संस्थाओं में जरूरी सुधार करके पूरा किया जाता है। विकास नीति वित्त पोषण के तहत पैसा कई अलग रूपों में दिया जा सकता है। इसे साधारण कर्ज के रूप में दिया जा सकता है जिसे बाद में लौटाना होता है। इसे सस्ती उधारी या सीधी आर्थिक मदद के रूप में भी दिया जा सकता है। विश्व बैंक इसके लिए अपनी गारंटी भी दे सकता है। ये पैसा किसी भी देश को सीधे ऐसे ही नहीं मिल जाता है। इसके लिए पहली शर्त यह है कि देश की समग्र अर्थव्यवस्था और नीतियां एकदम मजबूत और संतुलित होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि देश में चल रहे आर्थिक सुधारों का काम पूरी तरह से संतोषजनक होना चाहिए। तीसरी शर्त के तहत देश को कुछ बेहद जरूरी नीतिगत बदलावों और संस्थागत सुधारों को समय पर पूरा करना होता है। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ये पूरा काम जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुकूल होना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स 2026 विश्व बैंक की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट का नाम वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 2026 है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण 2026 में दुनिया की आर्थिक विकास दर में गिरावट आ सकती है। वैश्विक विकास दर 2025 के 2.9% से घटकर 2026 में 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2020 में आई कोविड-19 महामारी के बाद से यह दुनिया की सबसे धीमी विकास दर होगी। इस आर्थिक सुस्ती के पीछे मुख्य रूप से अमेरिका, इजरायल और ईरान का संघर्ष जिम्मेदार है। ईरान से सटे होर्मुज जलमरुमध्य में जहाजों की आवाजाही में रुकावट आ रही है। व्यापारिक रास्ते बंद होने से ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई पर काबू पाने के लिए वैश्विक कर्ज दरें ऊंची बनी हुई हैं। दक्षिण एशिया का क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना हुआ है। इस तनावपूर्ण माहौल के कारण दक्षिण एशिया की विकास दर भी 7.0% से घटकर 2026 में 6.3% पर आ सकती है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 जारी कर दिया गया है। इस नए इंडेक्स में भारत 61 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया है। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसी नई निजी कंपनियों या स्टार्टअप से होता है जिनका मूल्यांकन $1 अरब से अधिक होता है। अब हम समझते हैं कि इस हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 की मुख्य बातें क्या हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में नए व्यवसायों को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा जरिया बन गया है। इस नई तकनीक की वजह से पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न की कुल संख्या बढ़कर 1603 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इन सभी कंपनियों का कुल संयुक्त मूल्यांकन $8 ट्रिलियन के स्तर को छू चुका है। एआई से जुड़ी यूनिकॉर्न कंपनियां अब दुनिया की सभी यूनिकॉर्न के कुल मूल्य का 36% हिस्सा रखती हैं। भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न में ज़ेरोधा, ज़ेप्टो और रेज़रपे प्रमुख नाम हैं। 25 यूनिकॉर्न के साथ बेंगलुरु भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है। इसके बाद मुंबई का नंबर आता है जहां 13 यूनिकॉर्न मौजूद हैं। भारतीय मूल के उद्यमियों के वैश्विक दबदबे की बात करें तो उन्होंने भारत से बाहर 156 यूनिकॉर्न की सह स्थापना की है। सार्थक पीडीएस भारत सरकार ने गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सार्थक पीडीएस नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का पूरा नाम स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस है।
ये नई पहल सरकार की दो पुरानी और महत्वपूर्ण योजनाओं को आपस में जोड़कर बनाई गई है। इसमें पहली योजना राज्यों के भीतर अनाज को परिवहन करने और राशन दुकानदारों के लाभांश से जुड़ी हुई है। दूसरी योजना स्मार्ट पीडीएस है, जो राशन प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम करती है। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंदर राशन के परिवहन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता देना है। इसके साथ ही ये योजना पूरी राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर आखिरी व्यक्ति तक राशन की सही डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। तकनीक के सही इस्तेमाल से राशन में होने वाली चोरी और गड़बड़ियों को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2031 तक चलाने का फैसला किया है। ये समय सीमा देश के 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल से जुड़ी हुई है। अगले 5 सालों में इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए सरकार 25,530 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस व्यवस्था का सीधा फायदा देश के लगभग 81.35 करोड़ नागरिकों को मिलेगा। योजना को मजबूत बनाने के लिए पूरे देश में एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अनाज के वितरण पर लगातार नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस डैशबोर्ड बनाए जाएंगे। अगर किसी नागरिक को राशन मिलने में कोई समस्या आती है तो उसकी शिकायत का समाधान अपने आप स्वचालित प्रणाली से होगा। पूरी प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ISO प्रमाणित डिजिटल तरीकों से संचालित किया जाएगा। हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया जाता है। इस कानून के तहत अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले अति गरीब परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिलता है। प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है। इस पूरी राशन प्रणाली को संभालने की जिम्मेदारी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की होती है। ये व्यवस्था केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बीच आपसी सहयोग से चलाई जाती है। केंद्र सरकार की भारतीय खाद्य निगम किसानों से फसल खरीदने, भंडारण करने और राज्यों को अनाज का आवंटन करने का काम करती है। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में राशन कार्ड बनाने, गरीब परिवारों की पहचान करने और राशन दुकानों की देखरेख का काम संभालती हैं। सार्वजनिक जीवन में तकनीक का ऐसा उपयोग देश के हर नागरिक तक उसके हिस्से का भोजन समय पर और सम्मान के साथ पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम। हमारे देश के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। सार्वजनिक क्षेत्र में अनाज के गोदामों की देखभाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम का सीधा मतलब एक ऐसे डिजिटल गोदाम से है जहां इंसानी गलतियों और अनाज की बर्बादी को पूरी तरह रोकने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस नए सिस्टम में गोदाम के मुख्य दरवाजे पर गाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए फास्टैग तकनीक लगाई गई है। वाहनों के नंबर प्लेट की तुरंत पहचान करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। गोदाम के दरवाजों और तालों की सुरक्षा के लिए GPS से जुड़े हुए जियो टैग्ड स्मार्ट लॉक्स का उपयोग किया जा रहा है, जो बिना इजाजत नहीं खुलते हैं। अनाज की बोरियों को गिनने का काम अब इंसान नहीं बल्कि कैमरे से जुड़ा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम खुद करता है। सुरक्षा कर्मचारियों और मजदूरों की पहचान के लिए चेहरा पहचानने वाली फेस रिकॉग्निशन प्रणाली का प्रयोग हो रहा है। गोदाम के अंदर रखी गई वस्तुओं और अनाज की सही स्थिति का पता लगाने के लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। गोदाम के भीतर तापमान और नमी जैसे पर्यावरणीय मानकों को मापने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले सेंसर लगाए गए हैं। आग, धुएं या चूहों के खतरे को समय रहते पहचानने के लिए AI आधारित सर्विलेंस कैमरे 24 घंटे निगरानी करते हैं। इस अत्याधुनिक योजना को लागू करने के लिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के 215 अनाज गोदामों को चुना गया है। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपने 150 अतिरिक्त गोदामों में इस स्मार्ट व्यवस्था को स्थापित कर रहा है। इस नई तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गोदाम में गाड़ियों के आने जाने और सामान उतारने के टर्नअराउंड टाइम में बहुत कमी आएगी। अनाज के रखरखाव और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। काम करने वाले कर्मचारियों की उत्पादकता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आग लगने या अनाज खराब होने जैसी दुर्घटनाओं का शुरुआती चरण में ही पता लगाया जा सकेगा। अधिकारी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गोदाम के अंदर चल रहे काम को रियल टाइम में तुरंत देख पाएंगे। भारत में अनाज के भंडारण की बात करें तो हमारे यहाँ केंद्रीकृत भंडारण की मुख्य जिम्मेदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की होती है। ये संस्था किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर बड़े गोदामों में सुरक्षित रखती है। इसके अलावा हमारे देश में विकेंद्रीकृत भंडारण की व्यवस्था भी ग्रामीण गोदामों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से चलती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में पैदा होने वाले कुल अनाज का लगभग 60-70% हिस्सा आज भी किसान अपने घरों में पारंपरिक देसी ढांचों के भीतर ही जमा करके रखते हैं। मिशन सिन्हेजोरी, असम मुगा सिल्क USP।
पूर्वोत्तर भारत के विकास मंत्रालय ने असम की विश्व प्रसिद्ध मूंगा सिल्क के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम मिशन स्नेहजोरी रखा गया है। ये मिशन मूंगा सिल्क के उत्पादन से लेकर बाजार तक के पूरे तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस परियोजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, असम सरकार और केंद्रीय रेशम बोर्ड मिलकर काम कर रहे हैं। ये पूरी योजना अलग अलग क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित कवरेज के आधार पर संचालित की जाएगी। मिशन स्नेहजोरी का मुख्य उद्देश्य असम के मूंगा सिल्क उद्योग को एक उच्च मूल्य वाले लग्जरी कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र में बदलना है। लग्जरी कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ एक ऐसा बेहतरीन बाजार तैयार करना है जहां प्रीमियम और महंगे कपड़ों का उत्पादन और व्यापार आसानी से हो सके। यह अभियान मूंगा के कीड़ों के लिए आवश्यक पौधों की खेती से शुरू होकर रेशम के बीज उत्पादन तक हर चरण में मदद प्रदान करेगा। इसके तहत धागा निकालने और कपड़ा बुनने की पारंपरिक तकनीकों को भी आधुनिक और बेहतर बनाया जाएगा। मूंगा सिल्क के कपड़ों की ब्रांडिंग करने और उन्हें विदेशों में बेचने के लिए निर्यात प्रोत्साहन पर विशेष जोर दिया जाएगा। डिजिटल ट्रेसेबिलिटी की मदद से ग्राहक किसी भी कपड़े का पूरा इतिहास और उसकी असली पहचान अपने फोन पर जांच सकेंगे। इस अनोखी रेशम परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थानीय पर्यटन से भी जोड़ा जाएगा। वर्ष 2028 तक इस मिशन के तहत 5 आधुनिक मूंगा रीलिंग यूनिट और 1 मूंगा स्पन मिल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। रीलिंग यूनिट वो स्थान होता है जहां रेशम के कोकून से धागा बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा 30 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे ताकि छोटे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सके। मूंगा सिल्क दुनिया में पाए जाने वाले 5 प्रमुख प्राकृतिक रेशम प्रकारों में से एक है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्राकृतिक रेशम की सभी 5 प्रमुख प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। रेशम वास्तव में एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होता है जो रेशम कीटों की लार से बनता है। सामान्य रूप से रेशम कीट ज्यादातर बॉम्बिक्स मोरी प्रजाति के होते हैं। मूंगा सिल्क की सबसे बड़ी पहचान इसका प्राकृतिक सुनहरा रंग है जो दुनिया में केवल इसी रेशम में पाया जाता है। मूंगा सिल्क को वर्ष 2007 में भारत के पहले भौगोलिक संकेत या जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। जीआई टैग एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट भौगोलिक स्थान और गुणवत्ता के लिए पहचान देता है। पूरी दुनिया में होने वाले कुल मूंगा सिल्क उत्पादन का 90% हिस्सा अकेले भारत के असम राज्य में पैदा होता है। ये कीमती रेशम एक अर्ध घरेलू मल्टीवोल्टाइन रेशम कीट से प्राप्त होता है। मल्टीवोल्टाइन शब्द का अर्थ ऐसे कीटों से है जो एक वर्ष के भीतर कई बार संतान उत्पन्न करते हैं। इस खास रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम एंथेरिया अस्मेंसिस है। ये कीट मुख्य रूप से सोम और सोआलू नामक सुगंधित पौधों की पत्तियों को खाकर जीवित रहता है। तसार रेशम की तरह ही मूंगा के इन कीड़ों का पालन पोषण भी खुले में बड़े बड़े पेड़ों पर ही किया जाता है। क्वीन पाइनएप्पल मिशन एंड पाइनएप्पल। भारत सरकार ने त्रिपुरा के प्रसिद्ध अनानास को बढ़ावा देने के लिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल की शुरुआत की है। ये मिशन मुख्य रूप से भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त क्वीन पाइनएप्पल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने इस विशेष किस्म के अनानास यानी क्वीन पाइनएप्पल को अपना राज्य फल घोषित किया है। इस मिशन को शुरू करने में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और त्रिपुरा सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। इस पूरी परियोजना के लिए 3 साल का समय तय किया गया है। ये समय सीमा वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही से शुरू होकर वित्त वर्ष 2028 की चौथी तिमाही तक चलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनानास उगाने वाले किसानों को उत्पादन से लेकर निर्यात तक की पूरी श्रृंखला में सीधे तौर पर जोड़ना है। सप्लाई चेन या मूल्य श्रृंखला का अर्थ उस पूरी प्रक्रिया से है जिसमें फसल के खेत से निकलने से लेकर उपभोक्ता की प्लेट तक पहुंचने के सारे चरण शामिल होते हैं। वैज्ञानिक रूप से अनानास का नाम अनानास कोमोसस होता है। इस फल की उत्पत्ति मूल रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अमेरिका महाद्वीप में हुई थी। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों ने इस फल को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम किया। आज के समय में दुनिया में कोस्टा रिका, ब्राजील, चीन, भारत और थाईलैंड इसके सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। वनस्पति विज्ञान के अनुसार इस फल को मल्टीपल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट की श्रेणी में रखा जाता है। नेशनल सीड रिजर्व। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश में राष्ट्रीय बीज रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत 1,74,000 क्विंटल बीजों का एक विशेष सुरक्षित भंडार तैयार किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय बीज रिजर्व असल में सरकार का एक सुरक्षा तंत्र है। जब कभी मौसम की मार या प्राकृतिक आपदाओं से फसलें बर्बाद होती हैं, तब ये रिजर्व काम आता है। ये पहल कृषोन्नति योजना के तहत चल रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन का हिस्सा है। इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के किसानों को हर परिस्थिति में उत्तम गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है। ये रिजर्व सुनिश्चित करेगा कि संकट या प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को प्रमाणित और आधारभूत बीजों की कमी न हो। प्रमाणित और आधारभूत बीज वे उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध बीज होते हैं जो फसलों की बेहतर पैदावार की गारंटी देते हैं।
इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी 3 प्रमुख संस्थाओं को दी गई है। इनमें राष्ट्रीय बीज निगम सबसे पहली संस्था है। इसके साथ ही राज्यों के अपने राज्य बीज निगम भी इसमें शामिल हैं। जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अपने बीज निगम नहीं है, वहां कृषि विभाग इसे संभालेगा। इस पूरे रिजर्व के लिए जो भी बीज तैयार किए जाएंगे, उनके लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इन बीजों का उत्पादन साथी पोर्टल के माध्यम से होगा। साथी पोर्टल एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बीजों की शुद्धता और उनकी गुणवत्ता की पूरी जांच पर नजर रखता है। इस आधुनिक व्यवस्था से नकली बीजों की समस्या खत्म होगी और सही समय पर किसान तक असली बीज पहुंच सकेगा। कम्युनिटी सीड बैंक्स। भारतीय मानक ब्यूरो ने IS 2020122026 नाम से एक नया स्वैच्छिक मानक जारी किया है। ये नया मानक सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश की राष्ट्रीय मानक संस्था है जो गुणवत्ता के नियम तय करती है। ये संस्था उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने और प्रयोगशालाओं को मान्यता देने का काम करती है। इसके साथ ही ये देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बढ़ावा देती है। अब समझते हैं कि आखिर ये सामुदायिक बीज बैंक क्या होते हैं। सामुदायिक बीज बैंक वास्तव में स्थानीय समुदायों द्वारा संचालित किए जाने वाले बीजों के विशेष भंडार होते हैं। इन बैंकों का मुख्य काम स्थानीय और पारंपरिक फसलों के बीजों को सुरक्षित रखना और उनका पुनरुत्पादन करना होता है। इसके साथ ही ये बैंक स्थानीय किसानों को जरूरत के समय बोने के लिए सही बीज उपलब्ध कराते हैं। ये व्यवस्था कृषि जैव विविधता को उनके अपने प्राकृतिक माहौल में बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। कृषि जैव विविधता का मतलब हमारे आसपास मौजूद खेती और फसलों की अलग अलग किस्मों से होता है। यह व्यवस्था बदलती जलवायु के दौर में फसलों को सुरक्षित रखकर टिकाऊ खेती को मजबूत बनाती है। अब हम ये समझेंगे कि इन सामुदायिक बीज बैंकों का हमारे समाज और किसानों के लिए क्या महत्व है। ये बैंक हमारे देश की सदियों पुरानी पारंपरिक और देसी फसलों के बीजों को विलुप्त होने से बचाते हैं। आजकल जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा पड़ने या अचानक बहुत तेज धूप होने की समस्या बढ़ गई है। मौसम में बिना किसी पूर्व सूचना के भारी बदलाव होने से किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे कठिन समय में देसी बीजों में मौसम की मार को झेलने की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है। यह सामुदायिक बीज बैंक इन संकटों के खिलाफ किसानों को मजबूत बनाते हैं और उनकी आजीविका की रक्षा करते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 है। इस रिपोर्ट को संक्षेप में सोफिया रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस बार की रिपोर्ट का मुख्य विषय ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन टर्निंग विजन इनटू इम्पैक्ट रखा गया है। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जल से मिलने वाले भोजन और अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2021 में इस ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन विजन की नींव रखी थी। इस विजन का मुख्य लक्ष्य दुनिया भर की जलीय खाद्य प्रणालियों को बेहतर बनाना है। इसके लिए सबसे पहले सतत तरीके से मछली पालन का विस्तार करना जरूरी है। इसके साथ ही समुद्री और नदी तंत्रों का कुशल प्रबंधन करना भी आवश्यक है। मछली उत्पादन से जुड़े व्यापार और बाजार को सभी के लिए टिकाऊ बनाना इसका तीसरा बड़ा लक्ष्य है। अब हम इस रिपोर्ट के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों को आसान भाषा में समझते हैं। वर्ष 2024 में पूरी दुनिया में कुल 235 मिलियन टन जलीय जीवों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इस कुल उत्पादन में सबसे अधिक योगदान एक्वाकल्चर यानी नियंत्रित तरीके से किए जाने वाले जल कृषि का रहा है। कुल जलीय जीव उत्पादन में एक्वाकल्चर का योगदान 53% दर्ज किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में दुनिया भर के लिए एक चिंताजनक बात भी सामने आई है। समुद्र में टिकाऊ तरीके से बची हुई मछलियों का स्टॉक घट गया है। वर्ष 2021 में ये आंकड़ा 64.5% था, जो वर्ष 2023 में घटकर 62.4% पर आ गया है। टिकाऊ मछली स्टॉक का मतलब समुद्र में मछलियों की ऐसी संख्या से है जो बिना खत्म हुए प्राकृतिक रूप से बढ़ती रहे। अब हम इस वैश्विक रिपोर्ट में भारत की स्थिति और उसकी उपलब्धियों की बात करते हैं। वर्ष 2024 में पूरी दुनिया के कुल जलीय जीव उत्पादन में भारत का योगदान 9% रहा है। इस शानदार उत्पादन के साथ भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर मौजूद है। भारत नदियों और तालाबों से मिलने वाली मछलियों के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। समुद्र से पकड़ी जाने वाली मछलियों के मामले में भारत की हिस्सेदारी 5% है। कृत्रिम रूप से मछली पालन यानी एक्वाकल्चर में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया भर के कुल एक्वाकल्चर उत्पादन में भारत अकेले 12% का योगदान देता है। दुनिया का लगभग 82% एक्वाकल्चर उत्पादन केवल 5 बड़े देशों में होता है। इन शीर्ष 5 देशों में चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और बांग्लादेश के साथ भारत भी शामिल है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रमुख योजना है। मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास कोष के जरिए सस्ता कर्ज दिया जाता है।
बाजार की सही कीमत जानने के लिए फिश मार्केट प्राइस इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया गया है। तकनीक के क्षेत्र में रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। बायोफ्लॉक तकनीक में पानी को साफ रखकर कम जगह में ज्यादा मछलियां पाली जाती हैं। इसके अलावा ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम और राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2017 भी लागू की गई है। मछुआरों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। देश में एकीकृत एक्वा पार्क बनाए जा रहे हैं और समुद्री मात्स्यिकी गणना 2025 भी आयोजित की जा रही है। FCNR डिपॉजिट। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को FCNRB डिपॉजिट के बदले कर्ज देने की अनुमति दी है। इस डिपॉजिट का पूरा नाम फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट है। ये एक प्रकार का फिक्स टर्म डिपॉजिट खाता होता है। इस खाते में अनिवासी भारतीय अपनी कमाई को चुनिंदा विदेशी मुद्रा के रूप में जमा रख सकते हैं। ये जमा राशि भारतीय बैंकों के पास रखी जाती है। ये खाता विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा देता है। भारत का रिजर्व बैंक हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए विशेष उपाय कर रहा है। ये खाता अनिवासी भारतीयों द्वारा खोला जा सकता है। भारत के प्रवासी नागरिक भी इस खाते को खोल सकते हैं। इस खाते को अधिकृत भारतीय बैंकों में ही खोला जा सकता है। इस खाते में पैसों को निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। ये परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक हो सकती है। इस डिपॉजिट की सबसे बड़ी खासियत इसकी रिपेट्रिएबिलिटी है। इस खाते में जमा किया गया मूलधन पूरी तरह से विदेश वापस भेजा जा सकता है। इस खाते पर मिलने वाला ब्याज भी पूरी तरह से विदेश वापस भेजा जा सकता है। इस पूरी व्यवस्था का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ही इसके सभी नियम और दिशा निर्देश तय करता है। राशन इनविट्स। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रीट्स और इनविट्स को सीधे कर्ज देने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से देश के बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट क्षेत्र में पैसों का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब आइए बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आखिर क्या होते हैं। रीट्स ऐसी कंपनियां होती हैं जो कमाई कराने वाली बड़ी इमारतों या जमीनों को खरीदती हैं, चलाती हैं या उनके लिए पैसों का इंतजाम करती हैं। ये कंपनियां आम निवेशकों से शेयर बेचकर पैसा जुटाती हैं और फिर उस पैसे को रियल एस्टेट के बड़े प्रोजेक्ट में लगाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को बिना खुद कोई संपत्ति खरीदे या संभाले रियल एस्टेट से कमाई करने का मौका देना है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में सीधे हिस्सा नहीं खरीद सकते हैं तो आप रीट्स के जरिए उसमें छोटा सा निवेश कर सकते हैं। रीट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें समझना बहुत आसान है। पहला प्रकार इक्विटी रीट्स का है जो अपनी संपत्तियों को किराए पर देकर होने वाली आय से कमाई करते हैं। दूसरा प्रकार मॉर्गेज रीट्स का है जो संपत्तियों के लिए दिए गए कर्ज और उस पर मिलने वाले ब्याज से पैसा कमाते हैं। तीसरा प्रकार हाइब्रिड रीट्स का है जो किराए की कमाई और कर्ज के ब्याज दोनों के मेल से काम करते हैं। अब बात करते हैं इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। इनविट्स एक प्रकार के सामूहिक निवेश माध्यम होते हैं जो देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा संपत्तियों में पैसा लगाते हैं। यह ट्रस्ट भी आम और बड़े निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके उसे बड़ी विकास परियोजनाओं में लगाते हैं और संपत्तियों का संचालन करते हैं। इसका मुख्य मकसद निवेशकों को सीधे तौर पर सड़कों या पुलों का मालिक बने बिना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से नियमित आय दिलाना है। इनविट्स के तहत जिन प्रमुख क्षेत्रों में पैसा लगाया जाता है उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, टेलीकॉम टावर और हवाई अड्डे शामिल हैं। रिजर्व बैंक के इस नए कदम से अब बैंकों के पास इन बड़े ट्रस्टों को सीधा कर्ज देने का रास्ता साफ हो गया है। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने भारत की कंपनियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मंत्रालय ने कंपनियों को जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल नाम के एक विशेष साधन के माध्यम से अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमति दे दी है। कंपनियों के लिए ये अनुमति देने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 के दायरे को बड़ा कर दिया गया है। भारत में बनी हर बड़ी कंपनी को कानूनी रूप से अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा समाज की भलाई पर खर्च करना अनिवार्य होता है, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि ये जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल साधन वास्तव में क्या होता है। ये एक ऐसा विशेष वित्तीय साधन है जिसके माध्यम से गैर सरकारी और धर्मार्थ संस्थाएं समाज कल्याण के काम के लिए पैसा जुटाती हैं। इस साधन को भारत की मुख्य बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सामाजिक भलाई के काम करने वाली संस्थाएं इस साधन को जारी करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर खुद को सूचीबद्ध कराती हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा अनोखा शेयर बाजार है जहां पैसा मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज सुधार की परियोजनाओं के लिए लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी सामान्य शेयर या बॉन्ड खरीदती है तो उसे बदले में ब्याज या मुनाफा मिलता है। लेकिन जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल साधन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेशक को न तो कोई ब्याज मिलता है और न ही मूल रकम वापस मिलती है। यहाँ जीरो कूपन शब्द का सरल अर्थ है कि इस पर 0% ब्याज मिलेगा।
इसी प्रकार जीरो प्रिंसिपल शब्द का सीधा अर्थ है कि निवेश की गई मूल धनराशि भी वापस नहीं लौटाई जाएगी। इस साधन में पैसा लगाने वाले निवेशक वित्तीय लाभ या कमाई की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखते हैं। लोग और कंपनियां इसमें पैसा सिर्फ इसलिए लगाती हैं ताकि समाज में एक सकारात्मक और नापने योग्य बदलाव लाया जा सके। सरकार ने इस साधन में कंपनियों के पैसा लगाने की एक ऊपरी सीमा भी तय कर दी है। कोई भी कंपनी किसी एक वित्तीय वर्ष में अपने कुल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट का अधिकतम 10% हिस्सा ही इस साधन को खरीदने में खर्च कर सकती है। इस सीमा को लगाने का मुख्य कारण यह है कि कंपनियां अपना पूरा पैसा केवल इसी एक साधन में न लगा दें और समाज के अन्य क्षेत्रों में भी सीधा विकास कार्य होता रहे। इस आधुनिक वित्तीय व्यवस्था के आने से देश में पारदर्शिता बढ़ेगी और जरूरतमंद लोगों तक मदद बहुत ही पारदर्शी तरीके से पहुंचेगी। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे और मध्यम उद्योगों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आसानी से जोड़ने की प्रक्रिया में कुछ बड़े सुधार किए हैं। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का पूरा नाम ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है। ये वास्तव में एक इंटरनेट आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बिलों का भुगतान जल्दी कराने के लिए बनाया गया है। हमारे देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को संक्षेप में एमएसएमई कहा जाता है। जब कोई छोटा व्यापारी किसी बड़ी कंपनी या सरकारी विभाग को सामान बेचता है तो उसे एक बिल या इनवॉइस मिलता है। अक्सर बड़ी कंपनियां या विभाग इस बिल का भुगतान करने में 2 से 3 महीने का लंबा समय लगा देते हैं। इतने लंबे समय तक पैसा फंस जाने के कारण छोटे व्यापारियों के पास अपना रोजमर्रा का कारोबार चलाने के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं। व्यापार में किसी ग्राहक से मिलने वाली इसी बकाया राशि को वित्तीय भाषा में ट्रेड रिसीवेबल्स कहा जाता है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इसी समस्या को दूर करने के लिए छोटे व्यापारियों को उनके बकाया बिलों के बदले तुरंत पैसा दिलाने में मदद करता है। CGSMFI 2.0। सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0 की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। संक्षेप में इस कल्याणकारी योजना को CGSMFI 2.0 कहा जाता है। ये योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रायोजित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के सबसे छोटे उधारकर्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है। ये योजना योग्य सदस्य ऋण संस्थानों को एक विशेष प्रकार की गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। सदस्य ऋण संस्थान वे बैंक या वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो आगे दूसरे संस्थानों को पैसा उधार देती हैं। ये बड़े बैंक NBFC, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों और छोटे वित्त संस्थानों को पैसा उधार देते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिन्हें NBFC MFI कहा जाता है, ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो बिना पूर्ण बैंक बने छोटे कर्ज बांटती हैं। ये छोटे संस्थान बड़े बैंकों से मिले पैसों को आगे गांव और शहरों के छोटे कर्जदारों को बांटने का काम करते हैं। इस योजना के तहत वे सभी छोटे उधारकर्ता पात्र हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के माइक्रो फाइनेंस नियमों के दायरे में आते हैं। चाहे कोई पुराना छोटा व्यापारी हो या नया कर्जदार हो, दोनों ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह योग्य हैं। जब छोटे कर्जदार किसी कारणवश पैसा वापस नहीं कर पाते हैं तो बैंकों को नुकसान होने का डर रहता है। इसी वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए सरकार बैंकों को नुकसान की भरपाई की गारंटी देती है। यदि कोई छोटा NBFC संस्थान डिफॉल्ट करता है तो सरकार उसके 80% डिफॉल्ट रकम की गारंटी देती है। मध्यम आकार के संस्थानों के लिए सरकार 75% डिफॉल्ट राशि की गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं बड़े आकार के NBFC संस्थानों के लिए 70% डिफॉल्ट राशि का कवरेज सरकार द्वारा दिया जाता है। गारंटी की ये व्यवस्था बैंकों को बिना किसी डर के छोटे संस्थानों को पैसा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। ड्रूनिक्स। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने तकनीक की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाया है। NPCI ने ब्लॉकचेन और टोकेनाइजेशन के क्षेत्र में ड्रूनिक्स नाम का अपना दूसरा बड़ा ओपन सोर्स योगदान दिया है। इससे पहले NPCI ने फॉल्कन नाम का एक सिस्टम पेश किया था जो ब्लॉकचेन नेटवर्क के प्रबंधन और संचालन पर केंद्रित था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म एक ऐसा डिजिटल कोड होता है जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल कर सकता है। लोग इस कोड को आसानी से देख सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ड्रूनिक्स वास्तव में क्या काम करता है। ड्रूनिक्स एक बड़े स्तर की एंटरप्राइज ग्रेड तकनीक है जो विभिन्न संस्थाओं को डिजिटल एसेट नेटवर्क बनाने में मदद करती है। यह प्रणाली संगठनों को सुरक्षित तरीके से टोकेनाइजेशन प्लेटफॉर्म बनाने और उन्हें बड़े पैमाने पर फैलाने में सक्षम बनाती है। ड्रूनिक्स को हाइपरलेजर फैब्रिक में जरूरी बदलाव करके एक प्राइवेट ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया गया है। हाइपरलेजर फैब्रिक भी एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है जिसे लिनक्स फाउंडेशन के तहत बनाया गया था। आइए अब हम बहुत ही आसान उदाहरण से ब्लॉकचेन तकनीक को समझते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी आधुनिक डेटाबेस व्यवस्था है जो किसी व्यापारिक नेटवर्क में पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी साझा करती है। इस तकनीक में सारा डेटा अलग अलग डिजिटल ब्लॉक में जमा होता है जो एक लाइन में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
इन डेटा ब्लॉक की एक खास बात यह है कि पूरे नेटवर्क की सहमति के बिना इनमें से कोई भी जानकारी हटाई या बदली नहीं जा सकती है। ब्लॉकचेन तकनीक व्यापार में एक ऐसा पक्का रिकॉर्ड या लेजर बनाती है जिसमें कभी कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। ये व्यवस्था गलत या बिना अनुमति वाले वित्तीय लेन देन को पूरी तरह से रोक देती है। अब हम टोकनाइजेशन शब्द का सरल अर्थ समझते हैं। टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जमीन, सोना, पेंटिंग या सरकारी कागजात जैसे असली संपत्तियों को डिजिटल टोकन में बदल देती है। ये डिजिटल टोकन ब्लॉकचेन के सुरक्षित नेटवर्क पर जमा रहते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आम लोग भी महंगी संपत्तियों के छोटे छोटे हिस्से खरीदकर निवेश कर सकते हैं। इससे किसी संपत्ति को खरीदना और बेचना बहुत आसान हो जाता है और लेन देन का समय भी बहुत कम हो जाता है। आइए अब हम एनपीसीआई संस्था के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली को चलाने वाली सबसे प्रमुख संस्था है। इस संस्था की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर की थी। इसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था। ये संस्था कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में काम करती है। हम अपने दैनिक जीवन में जिस यूपीआई और रुपे कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वे इसी एनपीसीआई द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा तत्काल भुगतान सेवा यानी आईएमपीएस और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली भी एनपीसीआई की ही देन है। ब्लू बॉन्ड्स। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस चालू वित्त वर्ष में भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने जा रहा है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन हमारे देश की पहली ऐसी सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो पूरी तरह से समुद्री क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। ब्लू बॉन्ड एक विशेष प्रकार का वित्तीय साधन होता है जिसका इस्तेमाल बाजार से पैसा जुटाने के लिए किया जाता है। इन बॉन्ड के जरिए इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल केवल समुद्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले प्रोजेक्ट्स में ही किया जा सकता है। इसके साथ ही इस पैसे का प्रयोग पीने के साफ पानी के संसाधनों की सुरक्षा करने वाले कामों में ही किया जाता है। जब आप इस बॉन्ड में अपना पैसा लगाते हैं तो उस पैसे का एक एक रुपया केवल नीले समुद्र और जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड वर्ष 2018 में जारी किया गया था। दुनिया का ये पहला ब्लू बॉन्ड सेशल्स गणराज्य नाम के एक छोटे से समुद्री देश ने लॉन्च किया था। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित भारतीय एयरलाइनों के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को अपनी मंजूरी दे दी है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का सीधा अर्थ मूल्य स्थिरीकरण कोष होता है। मूल्य स्थिरीकरण कोष का मुख्य काम बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकना और उसके दामों को स्थिर बनाए रखना होता है। सरकार की तरफ से मंजूर किया गया ये विशेष कोष मुख्य रूप से एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल वो विशेष ईंधन होता है जिसका इस्तेमाल हवाई जहाजों को उड़ाने में किया जाता है। सरकार ने इस नए मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक की विशाल राशि तय की है। इस कोष को बनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आने वाली अस्थिरता से हमारी एयरलाइन कंपनियों को बचाना है। जब दुनिया के बाजारों में कच्चे तेल के दाम अचानक बहुत बढ़ जाते हैं तो हवाई जहाज के ईंधन की कीमतें भी आसमान छूने लगती हैं। ईंधन के दाम बढ़ने से विमानन कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है और हवाई यात्रा का किराया भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत ही मजबूत सहायता तंत्र तैयार किया है। इस व्यवस्था के तहत सरकार तेल विपणन कंपनियों को बिना किसी ब्याज के अग्रिम राशि प्रदान करेगी। तेल विपणन कंपनियां वे संस्थाएं होती हैं जो कच्चे तेल को साफ करके बाजार में पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन बेचने का काम करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बहुत अधिक बढ़ने पर इन तेल कंपनियों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई इसी सरकारी मदद से की जाएगी। इस पूरी योजना के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हवाई ईंधन की एक निश्चित कीमत तय करने की व्यवस्था बनाई गई है। निश्चित कीमत की इस व्यवस्था से एयरलाइन कंपनियों को ईंधन के अचानक महंगे होने का डर नहीं रहेगा। इसके बदले में तेल विपणन कंपनियों को एयरलाइनों को हवाई ईंधन की आपूर्ति करने के विशेष अधिकार दिए जाएंगे। सरकार ने इस पूरी योजना की अवधि 36 महीने तय की है। इस योजना के प्रदर्शन का हर साल समीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन भी किया जाएगा। हमारे देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल बहुत अधिक मायने रखता है। किसी भी एयरलाइन कंपनी को चलाने में आने वाले कुल खर्च का लगभग 40% हिस्सा केवल इसी ईंधन को खरीदने में चला जाता है। फॉर सिक्योरिटी, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज। हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका सफल परीक्षण किया है। इसे संक्षेप में डीआरडीओ भी कहा जाता है। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव की क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही समुद्र में मध्यम दूरी की एंटी शिप क्षमता का भी सफल प्रदर्शन किया है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है। इसे संक्षेप में बीएमडी सिस्टम कहा जाता है।
BMD सिस्टम रडार और कमांड सेंटर का एक आधुनिक नेटवर्क होता है। इसमें दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल भी शामिल होती हैं। ये पूरा सिस्टम दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइल का तुरंत पता लगाता है। फिर ये सिस्टम उस मिसाइल की दिशा और रास्ते को ट्रैक करता है। अंत में ये अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल चलाकर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। अब आइए समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है। बैलिस्टिक मिसाइल शुरुआती चरण में रॉकेट की ताकत से ऊपर उड़ती है। इसके बाद ये बिना किसी इंजन की ताकत के स्वतंत्र रूप से गिरते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। हर बैलिस्टिक मिसाइल में मुख्य रूप से 3 जरूरी भाग होते हैं। इसका पहला भाग प्रोपल्शन सिस्टम यानी इंजन होता है। इसका दूसरा भाग सटीक गाइडेंस सिस्टम यानी दिशा बताने वाली प्रणाली होता है। इसका तीसरा भाग पेलोड यानी मुख्य विस्फोटक सामग्री होता है। इस पेलोड में सामान्य विस्फोटक सामग्री भरी जा सकती है। इसमें जैविक या रासायनिक हथियार भी रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें परमाणु वॉरहेड भी लगाए जा सकते हैं। दुनिया में इस प्रकार के रक्षा तंत्र के कुछ प्रमुख उदाहरण मौजूद हैं। इजराइल का आयरन डोम इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। अमेरिका का थाड भी ऐसा ही एक रक्षा सिस्टम है। रूस का S-400 भी इसी तरह का एक जाना माना सिस्टम है। अब बात करते हैं भारत के अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम की। भारत ने इस स्वदेशी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1999 में की थी। DRDO ने इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यक्रम को शुरू किया था। भारत ने अपने फेज I को सफलतापूर्वक तैनात कर लिया है। ये फेज 1 भारत को 2000 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें एक्सो एटमॉस्फेरिक पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का उपयोग होता है। एक्सो एटमॉस्फेरिक का आसान अर्थ पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर का अंतरिक्ष क्षेत्र होता है। इसके साथ ही एंडो एटमॉस्फेरिक एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का उपयोग होता है। एंडो एटमॉस्फेरिक का आसान अर्थ पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर का क्षेत्र होता है। इसके बाद भारत ने अपने फेज 2 कार्यक्रम में एक बड़ी ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। जून 2026 में भारत ने फेज 2 का परीक्षण सफलता के साथ पूरा किया। इस परीक्षण में भारत ने अपनी AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग किया। इस सफलता से भारत ने 5000 किलोमीटर श्रेणी की घातक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता हासिल कर ली है। अब भारत इंटरमीडिएट रेंज की हमलावर मिसाइलों को आसानी से रोक सकता है। भारत अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी हवा में ही नष्ट कर सकता है। अब DRDO अपने फेज 3 इंटरसेप्टर मिसाइलों के विकास पर तेजी से काम कर रहा है। इन नए फेज 3 इंटरसेप्टर का नाम AD-AH और AD-AM रखा गया है। AD-AH का मतलब एंटी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर प्रणाली है। AD-AM का मतलब एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर प्रणाली है। इनका मुख्य उद्देश्य भविष्य के बेहद आधुनिक हवाई खतरों को पूरी तरह नाकाम करना है। ये प्रणाली उन मिसाइलों को रोकेगी जो मौजूदा BMD सिस्टम की पहुंच से बाहर है। इनका मुख्य निशाना हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होंगे। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की उड़ान का रास्ता बदलना बहुत आसान और अप्रत्याशित होता है। इनका दूसरा मुख्य निशाना मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल होंगे। इन्हें संक्षेप में MIRV भी कहा जाता है। MIRV तकनीक में एक ही मिसाइल से एक साथ कई अलग अलग निशानों पर हमला किया जा सकता है। रणनीतिक रूप से यह तकनीक भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली को अत्यधिक मजबूत और अभेद्य बनाती है। ये प्रणाली विशेष रूप से चीन जैसे पड़ोसियों के अत्यधिक आधुनिक मिसाइल हथियारों का मुकाबला करेगी। ये नई क्षमता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा दीवार की हर पुरानी कमी को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। अब हम सबसे पहले भारत की बैलिस्टिक मिसाइल के वर्गीकरण को उनकी मारक क्षमता यानी रेंज के आधार पर समझेंगे। पहला प्रकार कम दूरी की मिसाइल यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इस प्रकार की मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से कम होती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण पृथ्वी 2 मिसाइल है। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है। दूसरा प्रकार मध्यम दूरी की मिसाइल यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इस प्रकार की मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर के बीच होती है। इसका एक प्रमुख उदाहरण अग्नि 2 मिसाइल है। अग्नि 2 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। तीसरा प्रकार मध्यम लंबी दूरी की मिसाइल यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इस प्रकार की मिसाइल की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर के बीच होती है। इसका एक शानदार उदाहरण अग्नि 4 मिसाइल है। अग्नि IV मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है। चौथा प्रकार अंतर महाद्वीपीय मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इन्हें संक्षेप में ICBM भी कहा जाता है। ये मिसाइलें 5500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक यात्रा करने में पूरी तरह सक्षम होती हैं। इसका सबसे बड़ा और शक्तिशाली उदाहरण अग्नि 5 मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5500 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है। अब हम नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज के बारे में बात करेंगे। इसे संक्षेप में NASMMR भी कहा जाता है। इस मिसाइल को DRDO ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। ये एक स्वदेशी और हर मौसम में काम करने वाली ओवर द होराइजन क्रूज मिसाइल है।
ओवर द होराइजन का अर्थ होता है कि ये मिसाइल आंखों से दिखाई न देने वाले बहुत दूर के लक्ष्य को भी आसानी से भेज सकती है। उड़ान के दौरान इस मिसाइल ने समुद्र की सतह के ठीक ऊपर उड़ने की क्षमता यानी सी स्किमिंग का प्रदर्शन किया है। सी स्किमिंग तकनीक से मिसाइल पानी के बहुत करीब उड़ती है, जिससे दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता है। यह मिसाइल अत्यंत सटीक नेविगेशन सिस्टम से पूरी तरह लैस है। ये समुद्री लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाने की उच्च क्षमता रखती है। अब आइए समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी सिस्टम का हमारे देश के लिए क्या महत्व है। बीएमडी सिस्टम रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश को बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा प्रदान करता है। ये सुरक्षा ढांचा दुश्मन के हमले की योजना को पूरी तरह से उलझा देता है। ये सिस्टम देश के महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों और रणनीतिक कमांड सेंटरों की सुरक्षा करता है। ये आम नागरिकों की भी दुश्मन की मिसाइल हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये रक्षा प्रणाली दुश्मन के पहले हमले के बाद भी देश की जवाबी हमला करने की क्षमता यानी सेकेंड स्ट्राइक को सुरक्षित रखती है। ये प्रणाली तनाव के समय देश के राजनीतिक नेतृत्व को सोच समझकर सही फैसला लेने का बहुमूल्य समय देती है। ये सुरक्षा प्रणाली चीन की DF-21 और DF-41 जैसी खतरनाक मिसाइलों के खिलाफ भारत की रक्षा को मजबूत करती है। ये पाकिस्तान की नस्र और शाहीन जैसी मिसाइलों के खतरे को भी बेअसर करती है। निष्कर्ष के रूप में भारत का ये बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा ढांचा देश को एकीकृत युद्ध क्षमता प्रदान करता है। ये स्वदेशी तकनीक भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बहुत मजबूत बनाती है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि तकनीक पर आधारित युद्ध प्रणाली अब राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा 4 बड़ी तकनीकों के मेल पर निर्भर करेगी। ये 4 तकनीकें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताएं हैं। सैन्य क्षेत्र में अलग अलग तकनीकों की भूमिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी की क्षमता बढ़ती है। ये दुश्मन के निशानों की पहचान करने में मदद करता है। ये अधिकारियों को सही फैसले लेने में मदद देता है। ये खुद से चलने वाले सिस्टम को संचालित करता है। ये सैन्य मशीनों में खराबी का पहले ही अनुमान लगा लेता है। ये रसद और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी से बहुत ही सुरक्षित संचार संभव होता है। ये बहुत ही तेज और आधुनिक गणनाएं करने में सक्षम है। ये जीपीएस के बिना भी एकदम सटीक रास्ता दिखाती है। ये छिपाकर रखी गई चीजों का पता लगा सकती है। साइबर टेक्नोलॉजी हमारी सेना के नेटवर्क की रक्षा करती है। ये दुश्मन के सिस्टम पर आक्रामक साइबर हमले करने में मदद करती है। ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम को सुरक्षित रखती है। स्पेस टेक्नोलॉजी से उपग्रह आधारित संचार की सुविधा मिलती है। ये निगरानी और जासूसी करने में मदद करती है। ये रास्तों की सटीक पहचान कराती है। ये दुश्मन के मिसाइल हमले की चेतावनी तुरंत देती है। ये अंतरिक्ष क्षेत्र की स्थिति की पूरी जानकारी देती है। मानव रहित प्रणालियां बिना इंसान के निगरानी करने का काम करती हैं। ये दुश्मन पर बिल्कुल सटीक हमला करती हैं। ये एक साथ मिलकर झुंड में हमले कर सकती हैं। ये सैनिकों के जीवन के जोखिम को कम करके रसद पहुंचाती हैं। रोबोटिक्स और स्वायत्त प्रणाली बम निरोधक काम में सहायता करते हैं। ये खतरनाक इलाकों में युद्ध अभियानों में मदद करते हैं। ये अपने आप गश्त लगाने का काम करते हैं। ये सामान पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी वजह से खतरनाक जगहों पर सैनिकों का खतरा कम हो जाता है। बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग कई स्रोतों से आने वाले डेटा को आपस में जोड़ते हैं। ये तुरंत डेटा का विश्लेषण करते हैं। इनकी मदद से कमांडर बहुत तेजी से निर्णय ले पाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सभी सेंसर और सैन्य प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़ता है। ये स्मार्ट अभियानों को अंजाम देने में मदद करता है। ये सैनिकों के स्वास्थ्य की निगरानी करता है। ये मशीनों की खराबी का पहले ही अनुमान लगा लेता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दुश्मन के संचार और रडार सिस्टम को जाम कर देता है। ये दुश्मन के संकेतों को बीच में ही पकड़ लेता है। यह खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। ये युद्ध के दौरान स्पेक्ट्रम पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बहुत तेज गति से सटीक हमले करती है। ये दुश्मन को संभलने का समय बहुत कम देती है। ये देश की रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत बनाती है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे सैनिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। ये बीमारियों की तुरंत पहचान करती है। ये जैविक हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये जैविक खतरों पर निगरानी रखती है। एडवांस मटेरियल्स और नैनो टेक्नोलॉजी से हल्के वजन के कवच बनते हैं। इनसे दुश्मन की नजरों से छिपाने वाले पदार्थ तैयार होते हैं। इनसे अधिक मजबूत सैन्य वाहन बनते हैं। इनसे बहुत ही आधुनिक सेंसर तैयार किए जाते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग से स्पेयर पार्ट्स का तेजी से उत्पादन होता है। ये युद्ध के मैदान में ही सामान बनाने की सुविधा देती है। ये उपकरणों की मरम्मत बहुत तेजी से करती है। ये सामान ढोने के बोझ को बहुत कम कर देती है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करते हैं। ये बहुत कम लागत में सटीक निशाना लगाते हैं। ये देश की महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा करते हैं। 5G और उन्नत संचार बहुत तेज और सुरक्षित संपर्क देता है।
यह तुरंत डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। ये नेटवर्क आधारित सैन्य अभियानों को मजबूती देता है। भारत ने अपनी सेना में तकनीक को शामिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कदम डिफेंस एक्सीलेंस के लिए नवाचार यानी आईडैक्स है। आईडैक्स स्टार्टअप्स, एमएसएमई और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश में ही रक्षा नवाचार को बढ़ावा देता है। ये पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, साइबर और स्वायत्त तकनीकों के क्षेत्र में काम करती है। इसी के तहत अदिति योजना शुरू की गई है। अदिति योजना का कुल बजट 2023-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए है। यह योजना महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान करती है। ये अनुदान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम सेमीकंडक्टर और स्वायत्त प्रणालियों के लिए दिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है। ये मिशन सुरक्षित सैन्य संचार और भविष्य के रक्षा अनुप्रयोगों के लिए काम करता है। ये क्वांटम संचार, कंप्यूटिंग और सेंसिंग तकनीकों का विकास करता है। तीसरा कदम सैन्य क्वांटम मिशन नीति ढांचा 2026 है। ये नीति ढांचा तीनों सेनाओं में क्वांटम तकनीकों को शामिल करने का एक मार्गदर्शक रोड मैप प्रदान करता है। चौथा कदम मानव रहित हवाई प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी रोड मैप है। यह रोड मैप देश में ही ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म्स के विकास का मार्गदर्शन करता है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में मंडराते हैं और लक्ष्य मिलते ही उस पर हमला कर देते हैं। पांचवा कदम रक्षा एआई परिषद और रक्षा एआई परियोजना एजेंसी की स्थापना है। ये दोनों संस्थाएं सशस्त्र बलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान, विकास और तैनाती का नेतृत्व करती हैं। छठा कदम रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी है। ये एजेंसी सैन्य, अंतरिक्ष अभियानों, उपग्रह संचार और निगरानी गतिविधियों का समन्वय करती है। सातवां कदम रक्षा साइबर एजेंसी है। ये एजेंसी सैन्य नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए साइबर रक्षा और साइबर अभियानों का नेतृत्व करती है। रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने में भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती सेना में कुशल विशेषज्ञों की कमी है। हमारी सेना के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर युद्ध के विशेषज्ञों की कमी है। दूसरी चुनौती प्रशिक्षण की कमी है। उन्नत एआई और साइबर सिस्टम को चलाने तथा तैनात करने के लिए सीमित अनुभव मौजूद है। तीसरी चुनौती साइबर कानूनों की सीमाएं हैं। हमारे मौजूदा कानून साइबर युद्ध और राज्य प्रायोजित साइबर हमलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथी चुनौती बौद्धिक संपदा अधिकार की बाधाएं हैं। एआई आधारित तकनीकों के लिए उपयुक्त बौद्धिक संपदा कानूनों की कमी रक्षा अनुसंधान में रुकावट डालती है। पांचवी चुनौती डिजाइन संप्रभुता की कमी है। विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हम अपनी स्वदेशी तकनीकों को पूरी तरह जोड़ नहीं पाते हैं। छठी चुनौती मालवेयर का खतरा है। विदेशों से खरीदे गए रक्षा उपकरणों में छिपा हुआ मालवेयर या साइबर सुरक्षा से जुड़ी कमियां हो सकती हैं। सातवीं चुनौती परियोजनाओं का बंद होना है। अत्यधिक लागत के कारण बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम जैसी कई महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजनाएं रद्द कर दी गई हैं। आठवीं चुनौती लंबी विकास अवधि है। नागरिक और सैन्य संस्थानों के बीच कमजोर सहयोग के कारण रक्षा अनुसंधान में बहुत अधिक समय लगता है। नौवीं चुनौती एआई की ब्लैक बॉक्स समस्या है। एआई का निर्णय लेने का तरीका पारदर्शी नहीं होता है। इस वजह से एआई के फैसलों पर पूरा भरोसा करना कठिन हो जाता है। आज युद्ध प्रणाली हथियारों और प्लेटफॉर्म से बदलकर पूरी तरह तकनीक पर केंद्रित हो रही है। भारत की सुरक्षा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक और साइबर क्षमताओं के एकीकरण पर निर्भर करेगी। इसके साथ ही अंतरिक्ष संपत्तियों और स्वायत्त प्रणालियों को एक साथ जोड़ना बहुत जरूरी होगा। स्वदेशी नवाचार को मजबूत करना भविष्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। नागरिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उभरती तकनीकों का सुरक्षित और नैतिक उपयोग भारत को रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। ये कदम भारत को भविष्य के युद्ध क्षेत्र में एक मजबूत रक्षात्मक शक्ति बनाए रखेगा। इलीगल इमिग्रेशन। हाल ही में भारत सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। ये उच्चस्तरीय समिति देश में अवैध अप्रवासन और अन्य कारणों से हो रहे अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करेगी। जनसांख्यिकी बदलाव का आसान अर्थ किसी क्षेत्र की आबादी की संरचना में होने वाला परिवर्तन होता है। इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति पीपी नवलेकर कर रहे हैं। इस समिति में जनगणना आयुक्त और 3 अन्य सदस्य भी शामिल हैं। इस समिति को काम करने के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश यानी कार्य शर्तें दिए गए हैं। ये समिति जनसंख्या में आ रहे धार्मिक और सामाजिक बदलावों के कारणों और चुनौतियों का अध्ययन करेगी। यह समिति अवैध प्रवासियों की पहचान करने की प्रक्रिया का सुझाव देगी। ये समिति अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने और उन्हें वापस भेजने के समयबद्ध तंत्र की सिफारिश करेगी। ये समिति सीमा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के तरीके बताएगी। ये समिति जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान प्रणालियों को बेहतर बनाने के उपाय सुझाएगी। ये समिति जनसंख्या के रुझानों की लगातार निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र का सुझाव भी देगी। ये समिति केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करेगी।
अब हम जानेंगे कि पड़ोसी देशों के लोग अपना देश छोड़कर भारत क्यों आते हैं। विशेषज्ञ इन कारणों को दो मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला भाग पुश फैक्टर्स कहलाता है। पुश फैक्टर्स का आसान अर्थ वे मजबूरी वाले कारण हैं जो इंसान को अपना देश छोड़ने पर मजबूर करते हैं। दूसरा भाग पुल फैक्टर्स कहलाता है। पुल फैक्टर्स का आसान अर्थ वे आकर्षक कारण हैं जो लोगों को भारत की ओर खींचकर लाते हैं। चलिए सबसे पहले हम पुश फैक्टर्स यानी मजबूरी वाले कारणों को समझते हैं। पहला बड़ा कारण आर्थिक असमानता है। पड़ोसी देशों में कमाई बहुत कम होती है। इसके विपरीत भारत में रोजगार और कमाई के बेहतर अवसर मिलते हैं। आजीविका की इसी तलाश में लोग अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण राजनीतिक अस्थिरता है। जब किसी देश में सरकार या कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है तब वहां रहना खतरनाक हो जाता है। उदाहरण के लिए 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद सागाइंग क्षेत्र से चिन समुदाय के लोग भारत आए थे। ऐसा ही बड़ा संकट 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भी देखा गया था। तीसरा बड़ा कारण धार्मिक उत्पीड़न है। जब किसी देश में अल्पसंख्यकों पर उनके धर्म की वजह से अत्याचार किया जाता है तो वे भागने पर मजबूर होते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण म्यांमार के रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय पर हुआ उत्पीड़न है। चौथा बड़ा कारण पर्यावरणीय क्षरण है। प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में बार बार आने वाली बाढ़ और समुद्री तूफान लोगों के आशियाने तबाह कर देते हैं। अब आइए हम पुल फैक्टर्स यानी भारत के आकर्षक कारणों को समझते हैं। पहला बड़ा आकर्षक कारण भारत का लोकतांत्रिक माहौल और स्थिरता है। अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में मजबूत राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है। यहाँ शांति और सुरक्षा का माहौल लोगों को बहुत आकर्षित करता है। दूसरा बड़ा कारण बड़े शहरों में गुमनामी की सुविधा है। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े महानगरों में भीड़ बहुत अधिक होती है। इन बड़े शहरों में कोई भी नया व्यक्ति आसानी से पहचान छिपाकर रह सकता है। साथ ही इन शहरों में अनौपचारिक नौकरियां यानी दिहाड़ी काम आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा बड़ा कारण सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही भारत सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाएं भी लोगों को आकर्षित करती हैं। इन सभी सुविधाओं की उम्मीद में लोग भारत आना पसंद करते हैं। अब आइए समझते हैं कि भारतीय कानून में अवैध प्रवासी किसे कहा जाता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी विदेशी जो बिना वैध पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करता है वो अवैध प्रवासी है। यदि कोई व्यक्ति अनुमति दी गई सीमा से अधिक समय तक भारत में रुकता है तो उसे भी अवैध प्रवासी माना जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने इसमें कुछ विशेष छूट दी है। ये छूट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को दी गई है। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। भारत में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम अवैध अप्रवासन के प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र हैं। अवैध प्रवासन को रोकने में भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। भारत की सीमाओं पर कई जगह बाड़ लगाना बहुत कठिन है, जिन्हें हम सरहद सीमाएं कहते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 25% सीमा नदियों और कठिन इलाकों से गुजरती है। इस कठिन सीमा पर पूरी तरह से बाड़ लगाना असंभव है और इसका गलत फायदा उठाया जाता है। अप्रवासन नीति केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की कमी से काम में अक्सर देरी होती है। मानव तस्करी भी अवैध प्रवासन का एक बहुत बड़ा और लाभदायक व्यापार बन चुका है। सीमा के दोनों तरफ एक जैसी संस्कृति होने के कारण प्रवासियों की पहचान करना बहुत कठिन होता है। फर्जी दस्तावेज आसानी से बन जाने के कारण असली और नकली नागरिक में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। देश में अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कोई केंद्रीय प्राधिकरण मौजूद नहीं है। पुलिस, गुप्तचर सेवाओं और सीमा सुरक्षा बलों के बीच आपसी समन्वय की कमी पाई जाती है। तकनीक और डेटा विश्लेषण का उपयोग भी इस क्षेत्र में अभी बहुत कम होता है। आंतरिक सुरक्षा के कार्यों में व्यस्त होने के कारण हमारी सुरक्षा एजेंसियां अत्यधिक दबाव में रहती हैं। भारत ने शरणार्थियों से जुड़े 1951 के शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने 1967 के प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिससे कानूनी ढांचा जटिल हो जाता है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 में भी शरणार्थी और अवैध प्रवासी के बीच स्पष्ट अंतर नहीं किया गया है। ये अस्पष्टता कानूनी प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देती है। अवैध प्रवासन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। अवैध रूप से आए लोग अक्सर बिना किसी सरकारी पंजीकरण के अनियंत्रित क्षेत्रों में रहने लगते हैं। ऐसे अनियंत्रित क्षेत्रों का फायदा उठाकर कट्टरपंथी तत्व देश में अपनी घुसपैठ बना लेते हैं। इसके अलावा प्रवासियों का इस्तेमाल नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी के लिए भी किया जाता है। बिना पहचान और आर्थिक मजबूरी के कारण अपराधी लोग इन प्रवासियों को गैरकानूनी कामों के लिए आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं।
अवैध प्रवासन के कारण हमारे समाज में एक बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव देखने को मिलता है। असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने से वहां की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा है। जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने से कई बार सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक अशांति और स्थानीय जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान को खतरा पैदा होता है। अवैध प्रवासन से देश की अर्थव्यवस्था पर भी अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ता है। प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण रियायती भोजन जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर अत्यधिक बोझ बढ़ता है। इसके साथ ही जमीनों पर अवैध कब्जे होते हैं और स्थानीय मजदूरों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। भारत सरकार ने इस अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कई बड़े और कड़े कानून बनाए हैं। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 विदेशियों का पंजीकरण अनिवार्य करता है। ये नया कानून भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों पर 5 इयर्स की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाता है। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में भी कुछ खास प्रावधान किए गए थे। ये कानून देश के सभी वैध नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का निर्देश देता है। यह कानून भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का प्रावधान भी करता है। असम पब्लिक वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2019 मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में एनआरसी लागू किया गया था। सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है। ये प्रणाली पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर आधुनिक तकनीक की मदद से पल पल की निगरानी रखती है। बांग्लादेश सीमा पर बोर्ड क्यूआईटी जैसी तकनीक का इस्तेमाल सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए किया जा रहा है। देश में संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करने के लिए विशेष विदेशी न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। ये न्यायाधिकरण कानूनी सुनवाई करके ये तय करता है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या कोई विदेशी। अवैध प्रवासन के मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। मोहम्मद सलामुल्लाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 मामले में कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने की अनुमति दी थी। अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी व्यक्ति को वापस भेजने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाम अरुणाचल प्रदेश 1996 का मामला भी अत्यंत प्रसिद्ध है। चकमा शरणार्थियों से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का आर्टिकल 21 विदेशियों को भी जीवन का अधिकार देता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को जबरन बाहर निकालने से पूरी तरह रोक दिया था। भविष्य में इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने चाहिए। इन समझौतों से प्रवासियों की नागरिकता की जांच और उन्हें वापस भेजने की एक निश्चित समय सीमा तय हो सकेगी। गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए जो सभी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बना सके। सीमाओं पर स्मार्ट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करना बहुत जरूरी है। सीमा पर ड्रोन मोशन सेंसर, सैटेलाइट ट्रैकिंग और एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरों और थर्मल इमेजिंग से सीमा पार होने वाली घुसपैठ को पूरी तरह रोका जा सकता है। हमें फर्जी दस्तावेजों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण जैसी उन्नत तकनीक का सहारा लेना होगा। देश के वैध नागरिकों के लिए डिजिटल रूप से सुरक्षित स्मार्ट नागरिकता पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए। भारत को एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाना चाहिए जो शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच स्पष्ट अंतर बता सके। निष्कर्ष के तौर पर अवैध प्रवासन से निपटने के लिए एक संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें मजबूत सीमा प्रबंधन और प्रभावी संस्थागत समन्वय के जरिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी को सुरक्षित रखना होगा। इसके साथ ही हमें शरणार्थियों और प्रवासियों के मामले में अपने संवैधानिक मूल्यों और मानवीय सिद्धांतों का भी हमेशा सम्मान करना होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयरबुक 2026। अब हम एक वैश्विक संस्था की बहुत ही खास रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट का नाम सिप्री ईयरबुक 2026 है। सिप्री का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये संस्था दुनिया भर में हथियारों और सेना पर होने वाले खर्च का आकलन करती है। जनवरी 2026 तक पूरी दुनिया में लगभग 12,187 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर अनुमानित 190 हो गई है। इसी अवधि में चीन के पास 620 परमाणु हथियार दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की कुल संख्या 170 अनुमानित की गई है। भारत ने अपने 190 परमाणु हथियारों में से 12 हथियार मिसाइलों पर तैनात किए हैं। वर्ष 2025 में दुनिया का कुल सैन्य खर्च बढ़कर 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार 11वें वर्ष की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में भारत 92.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करके दुनिया का 5th सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका 954 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खर्च के साथ दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है। हथियारों के आयात के मामले में भारत यूक्रेन के बाद दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा आयातक देश रहा है। वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8% दर्ज की गई है। दुनिया भर में हथियारों के निर्यात की बात करें तो केवल 5 देश मिलकर 70% बाजार पर कब्जा रखते हैं। इन मुख्य निर्यातक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका 42% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। इनके अलावा फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन मिलकर बाकी का बड़ा हिस्सा निर्यात करते हैं। दुनिया में 2 देशों के बीच सीधे सशस्त्र संघर्षों की संख्या 2024 में 3 थी। वर्ष 2025 में ये अंतर्राज्यीय संघर्षों की संख्या बढ़कर दोगुनी यानी 6 हो गई है। यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती भू राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है। आजकल के आधुनिक युद्धों में तकनीक रणनीतिक युद्ध शैली का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन झुंड का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। सेनाएं अब स्वचालित हथियारों और साइबर हथियारों का अधिक प्रयोग कर रही हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला को अब हथियार बनाया जा रहा है। ये नई तकनीकी होड़ आधुनिक युद्ध प्रणाली और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के पूरे तरीके को पूरी तरह बदल रही है। शांग्री-ला डायलॉग। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित शांग्री-ला संवाद के दौरान भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक बड़ा समझौता किया है। ब्रह्मोस एक बहुत ही शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का सरल अर्थ ये होता है कि ये मिसाइल ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज उड़ सकती है। ये मिसाइल दागो और भूल जाओ की अत्याधुनिक तकनीक पर काम करती है। दागो और भूल जाओ का अर्थ है कि इसे एक बार लॉन्च करने के बाद रास्ते में किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। ये मिसाइल मैक 2.8 की अत्यधिक तेज गति से अपने लक्ष्य पर हमला करती है। मैक 2.8 गति का मतलब है कि ये हवा में ध्वनि की चाल से लगभग 2.8 गुना अधिक रफ्तार से चलती है। इस मिसाइल में स्टेल्थ क्षमता मौजूद है, जिससे ये दुश्मन के रडार की नजरों से आसानी से बची रहती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर की दूरी तक बिल्कुल सटीक निशाना लगाने की है। अब आइए समझते हैं कि शांग्री-ला संवाद आखिर क्या होता है। शांग्री-ला संवाद को पूरे एशिया का सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित रक्षा सम्मेलन माना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हर साल सिंगापुर शहर में ही आयोजित किया जाता है। इस बड़े सम्मेलन का आयोजन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज नाम की संस्था करती है। इसे संक्षेप में IISS भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के देशों के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख एक साथ एक मंच पर एकत्र होते हैं। वे सभी वैश्विक नेता मिलकर दुनिया की बड़ी सुरक्षा चुनौतियों और खतरों पर गंभीरता से चर्चा करते हैं। यह सम्मेलन रणनीतिक बहस और आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करता है। इसके साथ ही यह सम्मेलन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय बैठकों के आयोजन के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नेत्र सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हासिल कर ली है। ये फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस इस बात का प्रमाण है कि ये सिस्टम अब पूरी तरह से तैयार होकर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने योग्य बन चुका है। इस स्वदेशी प्रणाली का पूरा नाम नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसे संक्षेप में AEWNC सिस्टम भी कहा जाता है। सरल शब्दों में समझें तो AEWNC सिस्टम एक ऐसा उड़ता हुआ रडार होता है जो विमान के ऊपर लगा होता है। ये विशेष विमान आसमान में उड़ते हुए दूर दूर तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है। ये सिस्टम हवा में उड़ते हुए जहाजों और समुद्र की सतह पर तैरते जहाजों की लोकेशन तुरंत बता देता है। ये प्रणाली दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे की पूर्व चेतावनी बहुत समय रहते दे देती है। ये सिस्टम दुश्मन के रडार और उनके संचार के संकेतों यानी हॉस्टाइल एमिशन को भी आसानी से पकड़ लेता है। इस नेत्र सिस्टम को सबसे पहले 2015 में इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली थी। इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस का मतलब होता है कि कोई हथियार शुरुआती परीक्षणों में सफल रहा है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। इसके बाद वर्ष 2017 में इस शक्तिशाली सिस्टम को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया था। अब आइए समझते हैं कि इस नेत्र AEWNC सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ है। इस नेत्र सिस्टम को DRDO की सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स प्रयोगशाला ने तैयार किया है। इस प्रयोगशाला ने भारतीय वायुसेना और देश के निजी उद्योगों के साथ मिलकर इसे पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इस पूरे रडार सिस्टम को एक विशेष हवाई जहाज के ऊपर फिट किया गया है। इस कार्य के लिए ब्राजील देश के एम्ब्रायर EMB 145I नामक विमान का उपयोग एक मुख्य प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया है। इस सिस्टम में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा हुआ है। इसे संक्षेप में ऐसा रडार भी कहा जाता है। ये ऐसा रडार एक ही समय में चारों दिशाओं में कई निशानों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो नाम का एक विशेष फीचर भी मौजूद है।
ये फीचर आसमान में उड़ रहे किसी भी जहाज को देखकर तुरंत बता देता है कि वो अपना दोस्त है या दुश्मन। इस प्रणाली में बहुत ही सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक और संचार सहायता प्रणाली मौजूद है। ये सिस्टम जमीन या समुद्र के बहुत करीब नीचे उड़ने वाले दुश्मन के विमानों की पहचान करने में भी बेहद सक्षम है। इस सिस्टम को अक्सर भारत की आसमान में आंख कहा जाता है, क्योंकि ये आसमान से पूरे इलाके पर बाज जैसी नजर रखता है। इस स्वदेशी तकनीक को बनाने के बाद भारत दुनिया का ऐसा 5th देश बन गया है जिसके पास अपनी खुद की AEWNC क्षमता है। इस नेत्र प्रणाली का वास्तविक युद्ध में प्रदर्शन हमेशा बहुत ही शानदार और असरदार रहा है। वर्ष 2019 में हुई प्रसिद्ध बालाकोट स्ट्राइक के दौरान इस सिस्टम ने भारतीय लड़ाकू विमानों का मार्गदर्शन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वर्ष 2025 में आयोजित ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस सिस्टम ने अपनी बेहतरीन परिचालन क्षमता को पूरी दुनिया के सामने साबित किया है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन न्यूज। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम द्वितीय मिसाइल का सफलता के साथ उड़ान परीक्षण किया है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली एक पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल है जिसे उड़ते हुए लड़ाकू विमान से दागा जाता है। इस मिसाइल का मुख्य विकास अनुसंधान केंद्र इमारात हैदराबाद ने किया है। अनुसंधान केंद्र इमारात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रमुख नोडल प्रयोगशाला है। इस परियोजना में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अन्य सहयोगी संस्थाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम रूस के 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 लड़ाकू विमान के बारे में बात करते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने भारत को 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान सुखोई 57 की पेशकश की है। उन्होंने भारत में इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव भी रखा है। ये विमान हवा में उड़ते हुए एक कमांड सेंटर की तरह काम करने में पूरी तरह सक्षम है। ये लड़ाकू विमान हवा में उड़ते हुए मानव रहित हवाई वाहनों या ड्रोन का संचालन भी कर सकता है। इस विमान में बेहतरीन स्टील्थ क्षमता मौजूद है। यह स्टील्थ क्षमता रडार और इंफ्रारेड संकेतों को बहुत कम कर देती है। ये विमान दृश्य संकेतों को भी घटाकर दुश्मन की पकड़ से आसानी से बच निकलता है। इसमें सुपर क्रूज की विशेष तकनीक भी मौजूद है। सुपर क्रूज तकनीक बिना आफ्टरबर्नर के भी ध्वनि की गति से तेज सुपरसोनिक गति को बनाए रखती है। ये तकनीक विमान की उड़ान सीमा को बढ़ाती है और ईंधन की दक्षता में सुधार लाती है। इस विमान में एकीकृत एवियोनिक्स प्रणाली लगी हुई है। ये प्रणाली कई सेंसरों से मिलने वाले डेटा को आपस में जोड़कर स्थिति की बेहतर जानकारी प्रदान करती है। इसमें उन्नत नेटवर्किंग की सुविधा दी गई है। ये नेटवर्किंग अपने सहयोगी प्लेटफॉर्मों के साथ सुरक्षित और वास्तविक समय में संचार स्थापित करती है। दुनिया में 5वीं पीढ़ी के कुछ अन्य प्रमुख लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग द्वितीय विमान है। चीन के पास चिंगडू J-20 और शेनयांग J-35 विमान है। भारत का अपना उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी AMC-A भी अभी विकास के चरण में है। अब हम लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल के बारे में बात करेंगे। इसे संक्षेप में LRLS बड़ी EM कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने LRLS बड़ी EM का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये मिसाइल भारत के निर्भय कार्यक्रम के अगले संस्करण के रूप में पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। ये मिसाइल जमीन के बहुत करीब उड़ने यानी टेरेन हगिंग क्षमता से लैस है। ये पहाड़ियों और घाटियों के बीच से बहुत नीचे उड़कर रडार की पकड़ से आसानी से बच जाती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर बताई गई है। इस मिसाइल को विकसित करने वाली प्रमुख नोडल प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु है। एक्सरसाइजेज इन न्यूज। सबसे पहले हम अभ्यास प्रगति 2026 की बात करते हैं। भारत ने हाल ही में अपने पहले बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 का सफलतापूर्वक समापन किया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के साझेदार देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रगति का पूरा नाम पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन है। हाल ही में इस अभ्यास का भव्य आयोजन मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में किया गया था। इस सैन्य अभ्यास में भारत के साथ कुल 12 मित्र क्षेत्रीय देशों ने भाग लिया। अब हम खान क्वेस्ट अभ्यास के बारे में बात करते हैं। भारत खान क्वेस्ट 2026 अभ्यास के 23rd संस्करण में भाग लेगा। हाल ही में मंगोलिया के उलानबटार में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ये अभ्यास वर्ष 2003 में शुरू हुआ था। शुरुआत में यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलियाई रक्षा बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम था। द्विपक्षीय का सरल अर्थ दो देशों के बीच होने वाली गतिविधियों से होता है। वर्ष 2006 से इस अभ्यास का स्वरूप बदल दिया गया। वर्ष 2006 के बाद से ये एक बहुपक्षीय शांति रक्षा अभ्यास बन गया। बहुपक्षीय का अर्थ 2 से अधिक देशों के एक साथ मिलकर काम करने से होता है। 5 एनवायरमेंट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क। यह विषय हमारी प्रकृति, हमारी पुरानी परंपराओं और हमारे स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इस पूरे तंत्र को हम एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी ABS ढांचा कहते हैं। ये खबर अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि भारत ने इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत के एबीएस ढांचे ने 266 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है। इस जुटाई गई राशि में से लगभग 145 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा दिए गए हैं। अगर हम इस कमाई के स्रोतों को देखें तो लाल चंदन का इसमें सबसे बड़ा 45% हिस्सा रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर बीज क्षेत्र आता है, जिसने 32.3% का योगदान दिया है। तीसरे स्थान पर दवा और आयुष क्षेत्र आता है, जिसका हिस्सा 13.8% रहा है। भारत का ये ढांचा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। ये मॉडल दिखाता है कि कैसे जैव विविधता के संरक्षण का लाभ सीधे आम लोगों और प्रकृति को दिया जा सकता है। अब आइए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग आखिर होता क्या है। जब भी कोई कंपनी या वैज्ञानिक हमारे पेड़ पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों या हमारे पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुनाफा कमाते हैं। इस नियम के तहत उस मुनाफे का एक उचित हिस्सा उन स्थानीय और आदिवासी समुदायों के साथ बांटना अनिवार्य होता है। ये वही समुदाय हैं जिन्होंने सदियों से इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की है और इन्हें बचाकर रखा है। इस व्यवस्था की शुरुआत नगोया प्रोटोकॉल के तहत हुई थी, जो 2014 में लागू हुआ था। ये प्रोटोकॉल जैव विविधता पर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह व्यवस्था कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को मजबूत करने में मदद करती है। इसी तरह का एक और अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी दुनिया में मौजूद है। इसे खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि कहा जाता है। ये समझौता साल 2001 में तैयार हुआ था और साल 2004 में पूरी तरह लागू हुआ था। ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसे सभी मानने वाले देशों को पूरा करना पड़ता है। इस संधि का संचालन खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत 64 प्रमुख फसलों के आनुवंशिक पदार्थों का उपयोग अनुसंधान, ब्रीडिंग और प्रशिक्षण के लिए आसानी से किया जा सकता है। इस संधि की एक खास शर्त यह है कि इन संसाधनों का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति इन पर अपना पेटेंट या बौद्धिक संपदा अधिकार नहीं मांग सकता। जो भी संस्था इन संसाधनों का उपयोग करती है उसे उनसे होने वाले लाभ को आपस में साझा करना पड़ता है। इसके लिए साल 2009 में एक बेनिफिट शेयरिंग फंड बनाया गया था। ये फंड बहुपक्षीय प्रणाली से मिलने वाले पैसों को जुटाने और बांटने का काम करता है। इस फंड की मदद से छोटे किसानों, वैज्ञानिकों और फसल सुधारने वाले विशेषज्ञों को दुनिया भर के जीन पूल तक पहुंच मिलती है। इसके साथ ही ये व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद करती है। इस पूरे एबीएस तंत्र के 3 मुख्य सिद्धांत हैं, जिन्हें समझना बहुत आसान है। पहला सिद्धांत है राज्य की संप्रभुता। इसका मतलब है कि किसी भी देश के अपने प्राकृतिक संसाधनों पर उसी देश का पूरा अधिकार होता है। दूसरा सिद्धांत है पूर्व सूचित सहमति। इसके तहत किसी भी जैविक संसाधन का उपयोग करने से पहले उस देश की राष्ट्रीय प्राधिकरण संस्था से लिखित अनुमति लेना जरूरी होता है। तीसरा सिद्धांत है पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें। इसमें संसाधन देने वाले और उपयोग करने वाले के बीच एक समझौता होता है, जिसमें लाभ बांटने की शर्तें तय की जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एबीएस क्लियरिंग हाउस नाम का एक ऑनलाइन मंच भी बनाया गया है। ये मंच नगोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 14 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए काम करता है। अभी हाल ही में COP 16 के दौरान कैली फंड नाम की एक नई वैश्विक पहल शुरू की गई है। इस फंड का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों की डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग से मिलने वाले लाभों को निष्पक्ष रूप से बांटना है। अब हम भारत में जैविक विविधता और हमारे स्थानीय समुदायों के अधिकारों से जुड़ी एक बेहद अहम व्यवस्था को गहराई से समझेंगे। भारत में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक मजबूत कानून बनाया गया है, जिसे जैविक विविधता अधिनियम 2002 कहते हैं। इस कानून के तहत भारत में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी एबीएस को लागू करने के लिए एक 3 स्तरीय ढांचा बनाया गया है। इस ढांचे में सबसे शीर्ष स्तर पर केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण काम करता है। इसके बाद राज्य के स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वहीं जमीनी स्तर पर यानी स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां काम करती हैं। ये तीनों संस्थाएं वैधानिक निकाय हैं, जो जैविक संसाधनों तक पहुंच, उनके उपयोग और उससे मिलने वाले लाभों के उचित बंटवारे का प्रबंधन करती हैं। ये पूरा एबीएस तंत्र हमारे राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2024 से 2030 को भी मजबूती से सहारा देता है। भारत सरकार ने इस व्यवस्था को और आधुनिक बनाने के लिए जैविक विविधता पहुंच और लाभ साझाकरण नियम 2025 पेश किया है। इस नए नियम ने साल 2014 के पुराने नियमों की जगह ली है। इस नए नियम के आने से अब डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन यानी आनुवंशिक संसाधनों के डिजिटल डेटा को भी लाभ साझा करने के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही कंपनियों के वार्षिक टर्नओवर यानी उनकी सालाना कमाई के आधार पर लाभ बांटने की राशि तय करने के नए नियम बनाए गए हैं। अब शोधकर्ताओं के लिए अपने शोध के नतीजों को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को सौंपना अनिवार्य कर दिया गया है।
भारत में एबीएस व्यवस्था को कानूनी रूप से मजबूत करने में दिव्या फार्मेसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का फैसला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ था। इस फैसले में अदालत ने साफ कर दिया कि भारतीय घरेलू कंपनियों को भी निष्पक्ष और न्याय संगत लाभ साझाकरण के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस फैसले ने राज्य जैव विविधता बोर्डों की नियामक शक्तियों और अधिकारों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। अदालत का ये फैसला व्यापारिक लाभ और हमारी प्रकृति के संरक्षण के बीच एक बेहतरीन संतुलन कायम करता है। अब आइए समझते हैं कि इस एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था का हमारे देश और समाज के लिए क्या महत्व है। इसका सबसे बड़ा महत्व नैतिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। इसका एक शानदार उदाहरण ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मामला है। इस संस्थान ने आरोग्यप्चा नाम के पौधे से थकान दूर करने वाली जीवनी नाम की दवा विकसित की थी। इस संस्थान ने दवा के लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी का 50% हिस्सा कनी जनजाति के लोगों के साथ साझा किया, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं का था। एबीएस व्यवस्था का दूसरा बड़ा फायदा बायोपायरेसी यानी जैव चोरी की रोकथाम करना है। बायोपायरेसी का मतलब होता है जब कोई विदेशी संस्था या कंपनी किसी देश के पारंपरिक ज्ञान को बिना अनुमति के अपने नाम पर पेटेंट करवा लेती है। भारत ने अपने प्राचीन दस्तावेजों और लिखित साक्ष्यों का इस्तेमाल करके हल्दी के घाव भरने वाले गुण और नीम के फंगस रोधी गुणों पर विदेशी कंपनियों द्वारा लिए गए पेटेंट को सफलतापूर्वक रद्द करवाया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी विकासशील देश ने अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर दिए गए विदेशी पेटेंट को अदालत में चुनौती देकर जीती थी। एबीएस का तीसरा महत्व संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसका उदाहरण आंध्र प्रदेश का लाल चंदन मॉडल है। वहां जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की कानूनी नीलामी और निर्यात से जो राजस्व मिलता है उसका एक हिस्सा स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों को दिया जाता है ताकि वे जंगलों की रक्षा कर सकें। एबीएस का चौथा बड़ा महत्व पारंपरिक ज्ञान की पहचान है। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति के पास जड़ी बूटियों का अद्भुत पारंपरिक ज्ञान है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत अगर कोई कंपनी बैगा जनजाति की जड़ी बूटियों पर व्यावसायिक शोध करना चाहती है तो उसे स्थानीय बीएमसी से अनुमति लेना अनिवार्य है। एबीएस का पांचवा महत्व नियामक पारदर्शिता और कानूनी निश्चितता लाना है। जैसे पेप्सिको कंपनी ने तमिलनाडु में समुद्री शैवाल से कृषि उर्वरक बनाने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के साथ मिलकर कानूनी तरीके से काम किया। छठा महत्व यह है कि भारत का यह कानून वैश्विक समझौतों के साथ तालमेल बिठाता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता पर कन्वेंशन और नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को पूरी तरह लागू करता है। इस व्यवस्था को भविष्य में और बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें आदिवासी और स्थानीय समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं और कानूनों को कानूनी मान्यता देकर उन्हें एबीएस ढांचे से जोड़ना होगा। दूसरा कदम ये होना चाहिए कि हमें तकनीक का इस्तेमाल करके पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का तेजी से डिजिटलीकरण करना होगा। ये रजिस्टर एक ऐसा सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें किसी क्षेत्र के सभी जैविक संसाधनों और वहां के लोगों के पारंपरिक ज्ञान की पूरी जानकारी दर्ज होती है। तीसरा कदम यह है कि हमें केवल पढ़ाई लिखाई के लिए किए जाने वाले शैक्षणिक अनुसंधान और व्यापार के लिए किए जाने वाले शोध के बीच एक स्पष्ट अंतर बनाना होगा ताकि नियमों का गलत इस्तेमाल न हो। चौथा कदम यह है कि निगरानी व्यवस्था को सुधारने के लिए एनबीए, एसबीबीएस और बीएमसीएस को एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना होगा ताकि सब पर वास्तविक समय में नजर रखी जा सके। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर हम स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मजबूत करेंगे और नियमों में पारदर्शिता लाएंगे तो भारत का एबीएस ढांचा हमारी जैव विविधता को शोषण से बचाकर देश के विकास का एक मजबूत जरिया बना देगा। ग्लोबल केमिकल्स मॉनिटरिंग प्रोग्राम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वैश्विक पर्यावरण सुविधा ने मिलकर एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का नाम वैश्विक रसायन निगरानी कार्यक्रम है। इस पहल को मुख्य रूप से दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से पहली संधि स्थायी जैविक प्रदूषकों पर बनी स्टॉकहोम संधि है। दूसरी संधि पारे से सुरक्षा के लिए बनी मिनामाटा संधि है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में फैल रहे हानिकारक रसायनों के प्रदूषण को कम करना है। ये विकासशील देशों की खतरनाक रसायनों की निगरानी करने की क्षमता को काफी मजबूत करेगा। इसके साथ ही ये साक्ष्यों पर आधारित नीतियां बनाने में सरकारों की मदद करेगा। वित्त पोषण की बात करें तो ये 23.5 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स की एक बड़ी पहल है जिसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए 50 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स की सह वित्त पोषण राशि का समर्थन भी प्राप्त है। अब आइए सबसे पहले स्टॉकहोम संधि को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। ये मानव स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण को स्थायी जैविक प्रदूषकों से बचाने वाली एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है। स्थायी जैविक प्रदूषक जहरीले और कार्बन पर आधारित सिंथेटिक रसायन होते हैं जो पर्यावरण में आसानी से नष्ट नहीं होते हैं।
ये रसायन लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और जैव संचय के कारण इंसानों और जानवरों के शरीर में जमा होकर गंभीर खतरा पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एल्ड्रिन क्लोडिन और डीडीटी जैसे रसायन इसी श्रेणी में आते हैं। इस संधि को 22 मई 2001 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में अपनाया गया था। इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय संधि 17 मई 2004 को पूरी तरह से लागू हुई थी। भारत ने साल 2006 में इस संधि की पुष्टि की थी। हालांकि भारत ने इस संधि में ऑप्ट आउट क्लॉज का उपयोग किया था। इसका मतलब यह है कि इस संधि में होने वाला कोई भी नया संशोधन या किसी नए रसायन का जुड़ना भारत पर अपने आप लागू नहीं होगा। अब आइए पारे पर आधारित मिनामाटा संधि को विस्तार से समझते हैं। यह भी मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के दुष्प्रभावों से बचाने वाली एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये संधि पारे के खनन से लेकर उसके व्यापार, उपयोग, उत्सर्जन, अपशिष्ट और निपटान तक पूरे जीवन चक्र प्रबंधन को बढ़ावा देती है। इस संधि को 10 अक्टूबर 2013 को जापान के कुमामोटो शहर में आयोजित एक सम्मेलन में अपनाया गया था। ये महत्वपूर्ण संधि 16 अगस्त 2017 को आधिकारिक रूप से लागू हुई थी। भारत भी मिनामाटा संधि का एक प्रमुख पक्षकार देश है। इस संधि के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान तय किए गए हैं। इसके तहत नई पारे की खदानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और पुरानी खदानों को धीरे धीरे बंद करने का लक्ष्य है। इसके अलावा जिन उत्पादों या औद्योगिक प्रक्रियाओं में पारे का इस्तेमाल होता है उन्हें बाजार से बाहर करने का नियम बनाया गया है। ये संधि हवा में होने वाले पारे के उत्सर्जन और जमीन तथा पानी में इसके फैलाव को नियंत्रित करती है। ये कारीगरों द्वारा किए जाने वाले छोटे पैमाने के सोने के खनन का नियमन करती है। इसके साथ ही ये पारे के कचरे का सुरक्षित भंडारण, निपटान और दूषित स्थलों के सुधार को सुनिश्चित करती है। पारे के प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ अन्य वैश्विक पहल भी चलाई जा रही हैं। साल 2005 में शुरू की गई ग्लोबल मर्करी पार्टनरशिप एक स्वैच्छिक वैश्विक पहल है जो जागरूकता और बेहतर तरीकों से पारे का उपयोग घटाती है। इसके बाद ग्लोबल मर्करी असेसमेंट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक प्रमुख वैज्ञानिक रिपोर्ट है जो पारे के वैश्विक असर का मूल्यांकन करती है। प्लैनेट गोल्ड प्रोग्राम वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा समर्थित एक पहल है जो छोटे पैमाने पर सोना निकालने वाले खनिकों को पारे से मुक्त तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब हम दुनिया की पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी दो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहली संस्था का नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इस वैश्विक संस्था की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद की गई थी। इस महत्वपूर्ण संस्था का मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में स्थित है। ये पहला ऐसा संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मुख्यालय किसी विकासशील देश में बनाया गया था। यह संस्था दुनिया में पर्यावरण के मामलों पर काम करने वाली सबसे प्रमुख और सर्वोच्च वैश्विक संस्था है। ये दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने का काम करती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हमारे ग्रह पर मंडरा रहे 3 बड़े संकटों से निपटना है। इन 3 संकटों में जलवायु परिवर्तन पहला बड़ा संकट है। दूसरा संकट प्रकृति, भूमि और जैव विविधता का नुकसान होना है। तीसरा संकट बढ़ता हुआ प्रदूषण और कचरा प्रबंधन है। ये संस्था सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रों और अन्य वैश्विक एजेंसियों को एक मंच पर लाने का निष्पक्ष काम करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों की बातचीत और उन्हें लागू करवाने में मदद करती है। ये संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बैठकों का आयोजन भी करती है। ये पर्यावरण सभा 193 सदस्य देशों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण निर्णय लेने वाली संस्था है। अब आइए अपनी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्था के बारे में बात करते हैं। इस संस्था का नाम वैश्विक पर्यावरण सुविधा है। यह संस्था पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वित्तीय तंत्र है। इस वित्तीय संस्थान की स्थापना 1991 में की गई थी। यह संस्था विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद देती है। विश्व बैंक इस संस्था के मुख्य ट्रस्टी के रूप में काम करता है। यह संस्था 6 बड़े अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों के लिए आधिकारिक वित्तीय तंत्र के रूप में काम करती है। ये जैव विविधता पर कन्वेंशन को वित्तीय सहायता देती है। ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पैसा मुहैया कराती है। ये स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को वित्तीय मदद देती है। ये पारे पर मिनामाटा कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए धन उपलब्ध कराती है। ये मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को वित्तीय सहायता देती है। ये राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों के समुद्री जैव विविधता समझौते के लिए भी धन प्रदान करती है। यह संस्था सबसे कम विकसित देशों के फंड का संचालन भी करती है। ये विशेष जलवायु परिवर्तन फंड की देखरेख और प्रबंधन का काम भी करती है। हाल ही में इस संस्था ने वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड की भी शुरुआत की है। न्यू क्लाइमेट गोल्स अनाउंस्ड। हाल ही में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2026 में नए जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की गई है। इस सम्मेलन को SB 64 या सहायक निकायों का 64वां सत्र भी कहा जाता है।
यह बॉन जलवायु सम्मेलन आगामी COP31 की तैयारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण वार्ता सत्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले COP31 सम्मेलन का आयोजन तुर्की के अंतल्या शहर में 9 से 20 नवंबर 2026 को होना तय हुआ है। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रयासों और वार्ताओं की देखरेख UNFCCC नामक संस्था करती है। UNFCCC का मुख्यालय जर्मनी के बॉन शहर में स्थित है। इस वैश्विक संस्था का जन्म साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन से हुआ था। आगे चलकर साल 1994 में इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था। आज के समय में भारत सहित दुनिया के 198 देश UNFCCC के सदस्य हैं। हाल ही में आयोजित बॉन सम्मेलन में साल 2035 के लिए कई महत्वपूर्ण वैश्विक जलवायु लक्ष्य तय किए गए हैं। इन लक्ष्यों में पहला बड़ा विषय वैश्विक विद्युतीकरण का है। इसका मुख्य लक्ष्य कुल अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 35% तक पहुंचाना है। अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो वैश्विक स्तर पर अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली का हिस्सा 20% से थोड़ा अधिक है। बिजली की हिस्सेदारी को 35% तक पहुंचाने और जहरीली गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही घरों और उद्योगों में इलेक्ट्रिक हीटिंग या कूलिंग का इस्तेमाल बढ़ाना आवश्यक है। एक आधुनिक और मजबूत बिजली ग्रिड का निर्माण करना भी इस लक्ष्य को हासिल करने की मुख्य कुंजी है। इस सम्मेलन का दूसरा प्रमुख विषय वैश्विक कचरा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में साल 2035 तक वैश्विक कचरे में होने वाली वृद्धि को घटाकर आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे भोजन की बर्बादी दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 10% का योगदान देती है। कचरे से मीथेन गैस उत्पन्न होती है जो हमारे पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। मीथेन गैस 20 सालों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। इसीलिए भोजन की बर्बादी को रोकने और मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही 15% सामग्री उपयोग दर वाले चक्रीय निर्माण को गति देना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बताए मार्गों पर चलकर ही साल 2035 तक इस वैश्विक कचरा लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस सम्मेलन का तीसरा और अंतिम प्रमुख विषय जलवायु अनुकूल शहरों का निर्माण करना है। इस क्षेत्र में साल 2035 तक भवन क्षेत्र की ऊर्जा तीव्रता को कम से कम 25% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा तीव्रता का अर्थ किसी इमारत को इस्तेमाल करने में लगने वाली बिजली या ऊर्जा की मात्रा से है। आज भी दुनिया भर में इमारतें सबसे ज्यादा बिजली की खपत करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं। इमारतों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने से पर्यावरण में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफी कम हो जाता है। इसके साथ ही इससे आम परिवारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली का खर्च भी काफी कम हो जाता है। जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की नियमों के तहत एक संयुक्त ऋण तंत्र को अंतिम रूप दे दिया है। ये समझौता भारत का पहला जीवित द्विपक्षीय कार्बन व्यापार ढांचा बन गया है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार स्थापित करने का काम करता है। ये प्रावधान देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए आपसी सहयोग की सुविधा देता है। इसके माध्यम से देश अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। संयुक्त ऋण तंत्र वास्तव में जापान देश की एक विशेष पहल है। ये पहल भागीदार देशों में आधुनिक डीकार्बोनाइजिंग तकनीकों को बढ़ावा देती है। यह व्यवस्था विकासशील देशों में टिकाऊ विकास और उत्सर्जन में कमी लाने वाले कार्यों में मदद करती है। ये तंत्र संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों के तहत वैश्विक उत्सर्जन को कम करने में सहायता करता है। इसके तहत दोनों देश अपने प्रमाणित योगदान का श्रेय अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में जोड़ सकते हैं। भारत और जापान की साझेदारी से बनी दिल्ली मेट्रो इस व्यवस्था का एक बड़ा उदाहरण है। दिल्ली मेट्रो अब इस संयुक्त ऋण तंत्र के तहत कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह से योग्य होगी। ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन हर साल ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट नाम की एक खास रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट पूरी दुनिया के तापमान और मौसम के आने वाले 1 साल से लेकर 10 साल तक के पूर्वानुमानों का एक सार या संश्लेषण प्रदान करती है। इस साल की रिपोर्ट में हमारी पृथ्वी के बढ़ते तापमान को लेकर कई गंभीर और चिंताजनक बातें उजागर की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 से 2028 के बीच कम से कम एक वर्ष में वैश्विक तापमान के औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की 80% संभावना है। औद्योगिक क्रांति से पहले का मतलब उस समय से है जब इंसान ने बड़ी मात्रा में कोयला और तेल जलाकर मशीनें और कारखाने चलाना शुरू नहीं किया था। ये तापमान का बढ़ना अस्थायी होगा, लेकिन यह हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 से 2028 के बीच कम से कम एक वर्ष के 2023 से भी अधिक गर्म होने की 86% संभावना है।
यहाँ ये जानना जरूरी है कि साल 2023 अब तक का रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट में उत्तरी ध्रुव के पास मौजूद समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने का भी अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बैरेंट्स सागर, बेरिंग सागर और ओखोटस्क सागर में समुद्री बर्फ के जमाव में भारी कमी आएगी। इन समुद्री क्षेत्रों में बर्फ कम होने का सीधा असर पूरी दुनिया के मौसम, महासागरीय धाराओं और समुद्री जीवन पर पड़ेगा। टर्कोइज नेक्सस इनिशिएटिव। इस पहल का नाम टर्क्वाइज नेक्सस इनिशिएटिव है। इस पहल का अनावरण तुर्की की वर्ष 2026 UNFCCCOP 31 की अध्यक्षता और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने मिलकर किया है। हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2026 में इस पहल की घोषणा की गई है। ये पहल मुख्य रूप से विकासशील देशों की मदद करने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को भोजन, पानी और जलवायु से जुड़े दृष्टिकोणों को एक साथ मिलाने में सहयोग देना है। ये व्यवस्था देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDCS में इन तीनों विषयों को शामिल करने में मदद करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान किसी भी देश के वे लक्ष्य होते हैं जो वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए खुद तय करते हैं। इसके साथ ही ये पहल पेरिस समझौते के तहत किए जा रहे कार्यान्वयन के प्रयासों को भी मजबूत करेगी। पेरिस समझौता दुनिया भर के देशों के बीच पर्यावरण को बचाने और बढ़ते तापमान को रोकने के लिए हुआ एक वैश्विक समझौता है। अब बात करते हैं कि इस पहल को लागू कैसे किया जाएगा। ये पहल FAO की सतत परिवर्तन के लिए खाद्य एवं कृषि यानी फास्ट साझेदारी के तहत लागू की जाएगी। ये फास्ट साझेदारी एक बहुहितधारक पहल है। बहुहितधारक पहल का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कई सरकारें, संस्थाएं और संगठन एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस फास्ट साझेदारी को मिस्र में आयोजित हुए COP 27 सम्मेलन में शुरू किया गया था। ये फास्ट साझेदारी जलवायु वित्त के योगदान की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने के लिए एक सामूहिक कार्रवाई के रूप में काम करती है। जलवायु वित्त उस पैसे या वित्तीय मदद को कहते हैं जो पर्यावरण और जलवायु सुधार के कामों के लिए दिया जाता है। इसका अंतिम उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रणालियों में टिकाऊ बदलाव लाना है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 जारी किया है। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य दुनिया के 120 देशों में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हो रही प्रगति का आंकलन करना है। सरल शब्दों में कहें तो ये इंडेक्स दिखाता है कि कौन सा देश कोयले और तेल से सौर और पवन ऊर्जा की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इस साल की रिपोर्ट में एक बहुत ही चिंताजनक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की तैयारी में गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में बढ़ता हुआ भू राजनीतिक जोखिम और युद्ध की स्थितियां हैं। अगर हम शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों की बात करें तो स्वीडन पहले स्थान पर बना हुआ है। फिनलैंड ने इस रिपोर्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। डेनमार्क ने तीसरा स्थान हासिल करके अपना दबदबा बरकरार रखा है। भारत ने इस साल की रैंकिंग में शानदार सुधार करते हुए 2 स्थान की छलांग लगाई है। भारत अब 120 देशों की सूची में 70वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की इस सफलता का मुख्य कारण ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती ऊर्जा में किया गया भारी निवेश है। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता क्या है। ये इंडेक्स सभी देशों को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की गति के आधार पर रैंक करता है। इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से 2 बड़े पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहला पहलू है प्रणाली का प्रदर्शन, जिसके तहत ऊर्जा की सुरक्षा, समानता और पर्यावरण की स्थिरता को मापा जाता है। दूसरा पहलू है परिवर्तन की तैयारी, जिसके तहत किसी देश के नियम, बुनियादी ढांचा और निवेश की स्थिति को देखा जाता है। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए इन दोनों श्रेणियों के तहत कुल 43 संकेतकों का गहराई से उपयोग किया जाता है। इसके बाद सभी आंकड़ों को मिलाकर हर देश को 0 से 100 के पैमाने पर अंक दिए जाते हैं। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी इन इंडिया। हाल ही में हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक खास रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम भारत में फ्लोटिंग सोलर क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट 2026 रखा गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार ने हमारे देश के जलाशयों में पानी पर तैरने वाले सोलर पैनल लगाने की कुल क्षमता का हिसाब लगाया है। अब आइए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर ये फ्लोटिंग सोलर तकनीक क्या होती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले पैनल जमीनों पर या घरों की छतों पर लगाए जाते हैं, लेकिन इस नई तकनीक में सौर पैनलों को जमीन के बजाय पानी की सतह पर तैरने वाले ढांचे पर लगाया जाता है। इन तैरने वाले पैनलों को बड़े तालाबों, झीलों, पानी के बांधों और बड़े जलाशयों के ऊपर स्थापित किया जाता है। इस पूरी प्रणाली को तकनीकी भाषा में फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम कहा जाता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए हमें कीमती जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही पानी की ठंडक के कारण ये सोलर पैनल ज्यादा कुशलता से बिजली बनाते हैं। इस नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पानी पर तैरने वाले सोलर पैनलों से 102.18 गीगावाट पीक बिजली बनाने की क्षमता पाई गई है,
यदि हम जमीन और पानी दोनों की कुल क्षमता को मिला दें तो भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 3,445 गीगावाट पीक हो चुकी है। अगर हम भारत में सौर ऊर्जा के इतिहास और विकास की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। साल 2014 में हमारे देश की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता केवल 2.8 गीगावाट थी। ये क्षमता साल 2026 में बढ़कर 155 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। ये विशाल वृद्धि दिखाती है कि भारत अब दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। पानी की सतह पर सौर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता के मामले में महाराष्ट्र राज्य पूरे देश में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र के पास अकेले 16.28 गीगावाट क्षमता के तैरते हुए सौर पैनल लगाने की जगह उपलब्ध है। इस सूची में 14.89 गीगावाट क्षमता के साथ मध्य प्रदेश राज्य दूसरे स्थान पर आता है। वहीं 13.69 गीगावाट की तैरती सौर क्षमता के साथ कर्नाटक राज्य तीसरे स्थान पर मौजूद है। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने ओडिशा में भारत के पहले व्यावसायिक स्तर के कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाले प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। यह विशाल प्रोजेक्ट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के एक संयुक्त उद्यम भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बी हिल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करेगा। ये संयंत्र हर दिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगा। अब आइए बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर कोयला गैसीकरण क्या होता है। यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जो ठोस कोयले को सिंथेसिस गैस या सिन गैस नामक गैस में बदल देती है। इस बनाई गई गैस का उपयोग मेथनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और प्राकृतिक गैस जैसे कई मूल्यवान रसायन बनाने में किया जाता है। इस तकनीक को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारे देश का विदेशी आयात काफी कम हो जाएगा। वर्तमान में भारत हर साल लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए मूल्य के रासायनिक उत्पादों का विदेशों से आयात करता है। ये तकनीक कोयला क्षेत्रों में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी। इसके साथ ही 25 विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। हमारे देश के पास 400 बिलियन टन से अधिक का विशाल कोयला भंडार मौजूद है, जो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है। ये तकनीक हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करेगी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। जैसे अमेरिका ने शेल गैस क्रांति और चीन ने कोयले से रसायन तकनीक से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है, वैसे ही भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। भारत सरकार ने इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन शुरू किया है। इस मिशन का लक्ष्य साल 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। इसके अलावा सरकार ने सरफेस कोल गैसीकरण परियोजनाओं के प्रचार के लिए एक विशेष योजना बनाई है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए 8,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। साल 2024 में झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। कॉल टू एक्शन ऑन मीथेन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए मीथेन पर कार्रवाई का एक वैश्विक आह्वान शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हमारे पर्यावरण को गर्म होने से बचाना और ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा को मजबूत बनाना है। ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में वर्ष 2021 में शुरू की गई एक प्रमुख वैश्विक पहल है। इस पहल का सामूहिक लक्ष्य वर्ष 2020 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती करना है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत इस वैश्विक प्रतिज्ञा का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। मीथेन एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो दुनिया भर में हो रही ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 1/3 हिस्से के लिए अकेली जिम्मेदार है। अगर हम तापमान बढ़ाने की क्षमता की तुलना करें तो मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 80 टाइम्स अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। लेकिन मीथेन गैस की एक खास बात यह भी है कि ये वायुमंडल में केवल लगभग 1 दशक तक ही टिकी रहती है। इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वातावरण में कई शताब्दियों तक बनी रहती है और लगातार नुकसान पहुंचाती है। अब आइए समझते हैं कि इंसानों द्वारा फैलाए जाने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाने का आह्वान किया गया है। हमारी दुनिया में मानव गतिविधियों से होने वाले कुल मीथेन उत्सर्जन का 38% हिस्सा जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस क्षेत्र से आता है। इसे रोकने के लिए पहला कदम यह है कि गैस के रिसाव को तुरंत ठीक किया जाए और नियमित रूप से गैस को हवा में जलाने या छोड़ने पर रोक लगाई जाए। इसके लिए गैस रिसाव का पता लगाने वाले तंत्र को सख्ती से लागू करना होगा और उपग्रह निगरानी से बड़े उत्सर्जकों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। दूसरा कदम यह है कि मीथेन उत्सर्जन को मापने योग्य, रिपोर्ट करने योग्य और सत्यापित करने योग्य बनाया जाए। सरल शब्दों में कहें तो हर संयंत्र से निकलने वाली गैस का प्रत्यक्ष माप लिया जाना चाहिए और उस डेटा को सार्वजनिक तथा सत्यापित किया जाना चाहिए।
तीसरा कदम यह है कि विज्ञान पर आधारित एक वैश्विक मीथेन मानक अपनाया जाए। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीथेन की एक मानक सीमा तय होगी और लगभग शून्य मीथेन वाले जीवाश्म ईंधनों का एक नया बाजार तैयार हो सकेगा। मानव गतिविधियों से होने वाले कुल मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा 42% हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। कृषि क्षेत्र में मीथेन कम करने के लिए चौथा कदम यह है कि कम मीथेन पैदा करने वाले तरीकों से भोजन का उत्पादन अधिक कुशलता से किया जाए। इसके लिए पशुपालन और धान की खेती में मीथेन कम करने वाली तकनीकों को बढ़ावा देना होगा और छोटे किसानों की पूरी मदद करनी होगी। पांचवा कदम यह है कि प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी को आधा किया जाए और फसल काटने के बाद होने वाले नुकसान को रोका जाए। उपभोक्ता स्तर पर खाने की बर्बादी को आधा करना होगा और आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले नुकसान को कम करना होगा। छठा कदम यह है कि सरकारी प्रोत्साहनों में सुधार किया जाए और कृषि सब्सिडी तथा वित्त पोषण की दिशा बदली जाए। नुकसान पहुंचाने वाली कृषि सब्सिडी को हटाकर उस पैसे को मीथेन कम करने वाली और जलवायु अनुकूल खेती पर लगाना होगा। मानव गतिविधियों से होने वाले कुल मीथेन उत्सर्जन का 20% हिस्सा कचरा प्रबंधन क्षेत्र से आता है। कचरा क्षेत्र में सुधार के लिए सातवां कदम यह है कि खुले में कचरा फेंकने और अनियंत्रित लैंडफिल को धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त किया जाए। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में खुले कचरे के ढेरों को बंद करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करनी होगी। आठवां कदम यह है कि कचरे और गंदे पानी से निकलने वाली मीथेन गैस को पकड़कर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए ऐसी तकनीकें लगानी होंगी जो जैविक कचरे की मीथेन को बिजली, गर्मी या ईंधन में बदल सकें। नौवां और अंतिम कदम यह है कि शहरों में चक्रीय और कम मीथेन वाले कचरा तंत्र का निर्माण किया जाए। इसके लिए घरों से निकलने वाले गीले और जैविक कचरे को शुरुआत में ही अलग करना अनिवार्य बनाना होगा और पुनर्चक्रण तथा खाद बनाने में बड़ा निवेश करना होगा। इंडियाज 100th रामसर साइट। हाल ही में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत के 100th रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन भूमियों को कहते हैं जहां पूरे साल या कुछ समय के लिए पानी जमा रहता है। ये नया घोषित स्थल पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आइए इस जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के बारे में विस्तार से समझते हैं, जिसे सुरहा ताल भी कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक और बारहमासी गोखुर झील है। बारहमासी का मतलब होता है एक ऐसी झील जिसमें साल के पूरे 12 महीने पानी भरा रहता है। गोखुर झील तब बनती है जब बहती हुई नदी का एक घुमावदार मोड़ मुख्य नदी से कटकर अलग हो जाता है और गाय के खुर के आकार की झील बना लेता है। यह खूबसूरत पक्षी अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित है। साल 1991 में लगभग 45 गांवों की जमीन को मिलाकर पहली बार इसे सुरहा ताल के रूप में एकीकृत किया गया था। बाद में साल 2002 में महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया। अगर हम इसके आकार की बात करें तो सामान्य दिनों में इसका क्षेत्रफल लगभग 3432 हेक्टेयर रहता है। मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण इसका फैलाव बढ़कर लगभग 25,000 हेक्टेयर तक हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि पर्यावरण और हमारे जीवन के लिए इस सुरहा ताल का क्या महत्व है। पहला महत्व यह है कि ये स्थान पक्षियों की विविधता और प्रजातियों से बहुत समृद्ध है। ये जगह मध्य एशियाई उड़ानों के रास्ते से यात्रा करने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों का एक मुख्य ठिकाना है। प्रवासी पक्षी वे पक्षी होते हैं जो ठंड के दिनों में भोजन और अनुकूल मौसम की तलाश में दूसरे देशों से उड़कर भारत आते हैं। इस झील के पानी में कई प्रकार की खास मछलियां पाई जाती हैं, जिनमें वल्लागो अट्टू और बगेरियस मुख्य है। झील में मछलियों की भारी संख्या के कारण यहां संवेदनशील श्रेणी की फिशिंग कैट भी आकर्षित होती है। फिशिंग कैट एक विशेष प्रकार की जंगली बिल्ली होती है जो पानी में तैरकर मछलियों का शिकार करने में माहिर होती है। इसके अलावा ये झील आसपास के खेतों की सिंचाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये विशाल जल निकाय क्षेत्र के भूजल को दोबारा भरने में भी बेहद मदद करता है। स्पीशीज इन न्यूज। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक बहुत ही दुर्लभ अल्बिनो हॉग हिरण देखा गया है। अल्बिनिज्म एक बहुत ही दुर्लभ और वंशानुगत आनुवंशिक स्थिति होती है। इस आनुवंशिक स्थिति में शरीर में मेलानिन नाम का वर्णक या तो बनता ही नहीं है या फिर बहुत कम बनता है। मेलानिन ही वो मुख्य तत्व होता है जो त्वचा बालों और आंखों को उनका प्राकृतिक रंग देता है। हॉग हिरण को उसका ये खास नाम उसके सुअर की तरह दौड़ने के अनोखे अंदाज के कारण मिला है। ये हिरण भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्सों में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में इसे संकटापन्न माना गया है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 की सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। अब हम बात करते हैं भारत की सबसे दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल के बारे में, जो कई दशकों बाद मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। ये बिल्ली मुख्य रूप से अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया और भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है।
ये खूबसूरत जीव जंगलों, सवाना के मैदानों, झाड़ियों, घास के मैदानों और रेगिस्तानी इलाकों में रहता है। कैरकल स्वभाव से बहुत शर्मीला और छुपकर रहने वाला जीव है, जो कठिन इलाकों में आसानी से नजर नहीं आता है। वयस्क कैरकल अपना ज्यादातर समय अकेले बिताते हैं और पक्षियों, कुतरने वाले जीवों, खरगोशों तथा गजेल हिरणों का शिकार करते हैं। मादा कैरकल एक बार में औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों को बहुत प्यार से दुलारती है। इसे उड़ने वाली बिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि ये हवा में उड़ते पक्षियों को पकड़ने के लिए 3 मीटर्स तक ऊंची छलांग लगा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सूची में इसे कम से कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। भारत में इसे भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 की सुरक्षा मिली हुई है। अब हम बात करते हैं टापानुली ओरंगुटान की, जो दुनिया का सबसे दुर्लभ महान कपी माना जाता है। वर्ष 2025 में आए एक भीषण चक्रवात के कारण महज 4 दिनों के भीतर इनकी कुल वैश्विक आबादी का लगभग 7% हिस्सा खत्म हो गया था। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार जंगलों में इनकी कुल आबादी 800 से भी कम बची हुई है। ये बोर्नियन और सुमात्रन ओरंगुटान के साथ साथ ओरंगुटान की 3 मुख्य प्रजातियों में से एक है। ये प्रजाति केवल इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में स्थित बातांग तोरू पारिस्थितिकी तंत्र में ही पाई जाती है। गंभीर खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। कोरल ट्रांसलोकेशन इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI ने ग्रेट निकोबार द्वीप में कोरल विस्थापन के लिए 4 नए स्थानों की पहचान की है। कोरल विस्थापन का आसान शब्दों में मतलब होता है मूंगे की बस्तियों को उनके मूल स्थान से सुरक्षित उठाकर किसी दूसरे अनुकूल पानी वाले स्थान पर स्थापित करना। इन 4 नए स्थानों पर मूंगे की बस्तियों और विशाल घोंघों को लाकर बसाया जाएगा। इन समुद्री जीवों पर ग्रेट निकोबार द्वीप मेगा प्रोजेक्ट के तहत गलाथिया में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण से बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला था। इसी खतरे को देखते हुए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन विस्थापित की गई मूंगे की बस्तियों पर GPS टैग लगाकर उनका एक व्यवस्थित डेटा बनाए रखेगा। GPS तकनीक की मदद से वैज्ञानिक बाद में भी ये लगातार देख सकेंगे कि नए स्थान पर जाने के बाद ये मूंगे जीवित रह पा रहे हैं या नहीं। इस काम को शुरू करने से पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त की जाएंगी। यह अनुमति इसलिए कानूनी रूप से जरूरी है क्योंकि कोरल बस्तियां और विशाल घोंगे भारत के कानून में अनुसूची 1 की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त होती है। इससे पहले भी भारत ने गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित मरीन नेशनल पार्क में ऐसा एक सफल प्रयोग किया था। कच्छ की खाड़ी का ये प्रोजेक्ट मटमैले और धुंधले पानी वाले वातावरण में मूंगे को विस्थापित करके उन्हें फिर से जीवित करने का भारत का पहला प्रयास था। अब आइए बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर ये कोरल या मूंगे होते क्या है। कोरल वास्तव में रीढ़ की हड्डी के बिना वाले जीव होते हैं, जो निडेरिया नामक जानवरों के एक बड़े समूह से आते हैं। हर एक कोरल का शरीर एक छोटे से जीव से बना होता है, जिसे पोलिप कहते हैं। इन पारदर्शी पोलिप जीवों को उनका सुंदर रंग ज़ूक्सेंथली नाम के बहुत ही छोटे सूक्ष्म शैवाल से मिलता है। ये दोनों जीव एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, जिसमें वे एक दूसरे की मदद करते हैं। अब आइए समझते हैं कि हमारे पर्यावरण और इंसानों के लिए इन कोरल का क्या महत्व है। ये मूंगे समुद्र के भीतर लाखों जीवों को रहने का घर और एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ये मूंगे समुद्र की उठती हुई तेज लहरों और तूफानों से हमारे तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं। इनके अलावा ये मूंगे पर्यटन और मछली पालन के माध्यम से स्थानीय लोगों की कमाई का एक बड़ा स्रोत भी बनते हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच का सही गुनगुना पानी का तापमान चाहिए होता है। इसके साथ ही समुद्र का पानी इतना साफ होना चाहिए कि सूर्य की रोशनी पानी के नीचे तक आसानी से पहुंच सके। सूरज की ये रोशनी उन छोटे शैवाल के लिए बहुत जरूरी होती है, जो मूंगे के शरीर में रहकर भोजन बनाते हैं। ये मूंगे आमतौर पर 50 मीटर से कम गहराई वाले साफ और उथले पानी में ही अच्छी तरह पनपते हैं। लेकिन आज के समय में इन खूबसूरत मूंगों पर कई बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। समुद्र के लगातार बढ़ते तापमान और पानी के अम्लीय होने से ये मूंगे तेजी से मर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बढ़ता हुआ प्रदूषण, बहुत ज्यादा मछली पकड़ना और पानी की घटती गुणवत्ता भी इन मूंगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। पोटैटो पैच। हाल ही में लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मूंगे की एक विशाल संरचना मिली है। इस विशाल संरचना को पोटैटो पैच नाम दिया गया है। ये वास्तव में पावोन क्लेविस प्रजाति के मूंगों का एक बहुत बड़ा समूह है। इस मूंगे की कॉलोनी का आकार लगभग 250 वर्ग मीटर या 1.05 एकड़ में फैला हुआ है। ये संभावित रूप से दुनिया में पावोन क्लेविस प्रजाति का सबसे बड़ा जीवित मूंगा समूह माना जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये विशाल मूंगा समुद्र के भीतर एक प्राकृतिक टाइम कैप्सूल की तरह काम करता है। ये वैज्ञानिकों को मूंगों की लंबी उम्र का अध्ययन करने में मदद करता है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक ये समझ सकते हैं कि मूंगे जलवायु परिवर्तन के हिसाब से खुद को कैसे ढालते हैं।
ये हमें प्राचीन काल में समुद्र की कैसी स्थितियां थीं इसकी सटीक जानकारी भी देता है। 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ्स। हाल ही में तमिलनाडु सरकार हमारे देश में पहली बार 3D प्रिंटेड कृत्रिम चट्टानों को समुद्र में लगाने जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लागू किया जा रहा है। अब आइए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि ये 3D प्रिंटेड कृत्रिम चट्टानें आखिर क्या होती हैं। ये समुद्र के भीतर पानी के जीवों के रहने की जगह को सुधारने और फिर से बसाने की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र के भीतर जैव विविधता को बढ़ाना और मछलियों के प्राकृतिक आवास को मजबूत बनाना है। इस नई और खास तकनीक को त्वास्ता नाम के एक स्टार्टअप ने विकसित किया है, जो IIT मद्रास से जुड़ा हुआ है। त्वास्ता ने इस बेहतरीन तकनीक को ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया है। अगर हम इन 3D प्रिंटेड चट्टानों की बनावट और विशेषताओं की बात करें तो इन्हें बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। इन कृत्रिम संरचनाओं में कई तरह की छोटी बड़ी दरारें और मोड़ बनाए गए हैं ताकि छोटे जीव आसानी से छुप सकें। इन चट्टानों में बहुत सारे छोटे छोटे छेद रखे गए हैं जिससे पानी और सूक्ष्म पोषक तत्व आर पार जा सकें। इन्हें अलग अलग समुद्री जीवों की खास जरूरतों को ध्यान में रखकर अलग अलग आकारों में ढाला गया है। इन कृत्रिम ढांचों को बनाने में लोहे के सरियों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है ताकि समुद्र के खारे पानी में जंग न लगे। अब आइए समझते हैं कि हमारे पर्यावरण और मछुआरों के जीवन के लिए इस तकनीक का क्या महत्व है। ये तकनीक समुद्र में तेजी से नष्ट हो रहे मूंगों और अन्य समुद्री प्रजातियों को दोबारा पनपने में मदद करती है। ये हमारे समुद्री तटों की प्राकृतिक सुरक्षा और मजबूती को कई गुना बढ़ा देती है। इसके अलावा इससे समुद्र में मछलियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा फायदा हमारे पारंपरिक मछुआरा समुदायों को मिलेगा। साइस्मिक डबलेट। हाल ही में वेनेजुएला के युमारे इलाके में 2 बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आए हैं जिन्हें सिस्मिक डबलेट कहा गया है। ये दोनों भूकंप कराकस क्षेत्र से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में आए थे, जिनकी तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। अगर हम एक सामान्य भूकंप को देखें तो उसमें बड़े झटके के बाद छोटे छोटे झटके आते हैं जिन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं, लेकिन सिस्मिक डबलेट में एक जैसे आकार और ताकत के 2 बड़े भूकंप एक के बाद एक आते हैं। ये दोनों बड़े भूकंप अलग अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई जमीन की दरारों से पैदा होते हैं, जो बहुत कम समय के अंतराल में आते हैं। इस घटना में पहली जमीन की दरार अपनी ऊर्जा और दबाव को पास की दूसरी दरार पर ट्रांसफर कर देती है। इसी दबाव के ट्रांसफर होने के कारण तुरंत ही दूसरा बड़ा भूकंप आ जाता है। वेनेजुएला में भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर बसा हुआ है। ये स्थान कैरिबियन और दक्षिण अमेरिकी प्लेटों की सीमा है, जहां कई सक्रिय दरारें मौजूद हैं। इन सक्रिय दरारों में बोकोनो और सैन सेबेस्टियन जैसी बड़ी फॉल्ट प्रणालियां शामिल हैं। अब आइए समझते हैं कि पूरी दुनिया में भूकंप के सबसे बड़े और खतरनाक क्षेत्र कौन कौन से हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जिसमें जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, अलास्का, चिली और पेरू जैसे देश आते हैं। दूसरा प्रमुख क्षेत्र अल्पाइड बेल्ट है, जो तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिमालय और म्यांमार तक फैला हुआ है। तीसरा बड़ा क्षेत्र कैरिबियन प्लेट सीमा है, जिसके अंतर्गत वेनेजुएला, हैती और डोमिनिकन गणराज्य जैसे देश आते हैं। चौथा प्रमुख भूकंप क्षेत्र पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली है, जो इथियोपिया, केन्या और युगांडा में स्थित है। पांचवा प्रसिद्ध और खतरनाक भूकंप क्षेत्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सैन एंड्रियास फॉल्ट है। डैम प्रोजेक्ट्स इन न्यूज। पहली महत्वपूर्ण परियोजना का नाम किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। इस विशाल परियोजना को पूरा करने के लिए भारत के 6 राज्यों ने आपस में सहमति जताई है। इन 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सभी राज्य इस परियोजना को लागू करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टोन्स नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। टोन्स नदी हमारी पवित्र यमुना नदी की एक बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है। अगर हम इस बांध की बनावट की बात करें तो ये 236 मीटर ऊंचा एक विशाल बांध होगा। ये बांध रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक से बना एक ग्रेविटी बांध होगा। इस परियोजना के बजट और वित्त पोषण की बात करें तो केंद्र सरकार इसमें 90% की बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये 90% सहायता राशि केवल पानी से जुड़े हिस्से के लिए दी जाएगी। बाकी बची 10% राशि का खर्च सभी 6 राज्य मिलकर आपस में उठाएंगे। अब आइए हमारी दूसरी सबसे प्रमुख परियोजना के बारे में बात करते हैं। इस दूसरी परियोजना का नाम किरथाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद चिनाब नदी पर मंजूरी पाने वाली तीसरी जल विद्युत परियोजना है। इससे पहले चिनाब नदी पर सवलकोट और दुलहस्ती द्वितीय परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। यह किरथाई द्वितीय परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है।
रन ऑफ द रिवर परियोजना का मतलब होता है ऐसी परियोजना जहां नदी के स्वाभाविक बहाव का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है और इसके लिए बहुत बड़ा जलाशय बनाकर पानी रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार पेश की है। ये कार गाड़ी चालकों को पेट्रोल और एथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर गाड़ी चलाने की सुविधा देती है। इस कार में E20 से लेकर E100 तक का कोई भी मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आइए समझते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आखिर क्या होते हैं। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल उन्नत इंटरनल कंबस्टन इंजन वाली गाड़ियां होती हैं। ये गाड़ियां पेट्रोल और शुद्ध एथेनॉल दोनों पर आसानी से चल सकती हैं। ये गाड़ियां इन दोनों ईंधनों के किसी भी मिश्रण जैसे E20, E85 या E100 पर भी काम कर सकती हैं। भारत सरकार ने हाल ही में 100% एथेनॉल मिश्रण यानी E100 को पूर्ण कानूनी मान्यता प्रदान की है। इस कानूनी मंजूरी से देश में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है। अब हम इन गाड़ियों के मुख्य पुर्जों को समझते हैं। पहला मुख्य पुर्जा फ्यूल या एथेनॉल सेंसर है। ये सेंसर फ्यूल टैंक में मौजूद एथेनॉल और पेट्रोल के सटीक अनुपात को तुरंत भांप लेता है। दूसरा महत्वपूर्ण पुर्जा इंजन कंट्रोल यूनिट यानी ECU है। ECU सेंसर से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करता है। ECU इंजन के फ्यूल इंजेक्शन को स्वतः समायोजित करता है। ECU इग्निशन टाइमिंग को भी अपने आप व्यवस्थित करता है। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा अनुकूलित फ्यूल सिस्टम है। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में अपग्रेड की गई फ्यूल लाइन और इंजेक्टर लगे होते हैं। इन गाड़ियों में विशेष प्रकार के पंप और फ्यूल टैंक भी लगाए जाते हैं। इन सभी हिस्सों को जंगरोधी सामग्री से बनाया जाता है। ये खास सामग्री एथेनॉल के अनूठे रासायनिक गुणों को आसानी से झेल सकती है। अब आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रणाली किस तरह काम करती है। गाड़ी में मिश्रित ईंधन डालते ही फ्यूल सेंसर उस मिश्रण की जांच करता है। सेंसर तुरंत इसकी सूचना इंजन कंट्रोल यूनिट को भेज देता है। एथेनॉल का ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से ज्यादा होता है। एथेनॉल की ऊर्जा घनत्व पेट्रोल की तुलना में कम होती है। ECU इंजन के मापदंडों को तुरंत नए सिरे से व्यवस्थित करता है। ये बदलाव इंजन में ईंधन के सही दहन को सुनिश्चित करता है। ये प्रक्रिया इंजन को किसी भी तरह के नुकसान या नॉकिंग से बचाती है। अब हम भारत के लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के महत्व के बारे में विस्तार से समझेंगे। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स ऐसे वाहन होते हैं जो एक से अधिक प्रकार के ईंधन पर चल सकते हैं। ये गाड़ियां पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल के मिश्रण से भी बहुत आसानी से चलाई जा सकती हैं। सबसे पहला फायदा आयात निर्भरता में कमी का है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। कच्चा तेल वह कुदरती तेल है जिसे जमीन से निकालकर पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। दूसरे देशों पर इतनी भारी निर्भरता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम बनी रहती है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले झटकों से भारत प्रभावित होता है। इसके अलावा वैश्विक भू राजनीतिक व्यवधानों का असर भी भारत के तेल आयात पर पड़ता है। भू राजनीतिक व्यवधान का मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले युद्ध या तनाव से है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का उपयोग बढ़ने से भारत की ये विदेशी निर्भरता काफी कम हो जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा विदेशी मुद्रा की बचत से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम ने लगभग 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का विकल्प तैयार किया है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम का मतलब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेचने की सरकारी योजना है। 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल करने से भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इस बदलाव से भारत ने कुल मिलाकर लगभग 1.97 लाख रुपीस योर विदेशी मुद्रा की भारी बचत की है। विदेशी मुद्रा का मतलब वो विदेशी पैसा है जो हमें दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए देना पड़ता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स E85 और E100 जैसे अधिक एथेनॉल वाले ईंधनों के साथ मिलकर इस बचत को और बढ़ाएंगे। E85 का मतलब ऐसा ईंधन है जिसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। E100 का मतलब पूरी तरह से 100% शुद्ध एथेनॉल ईंधन होता है। तीसरा बड़ा फायदा किसानों की उच्च आय के रूप में सामने आया है। सरकार द्वारा किसानों को कुल मिलाकर 1.66 लाख रुपीस करोड़ से भी अधिक की राशि स्थानांतरित की गई है। इथेनॉल बनाने के लिए शीरा और खराब अनाज जैसे फीड स्टॉक का उपयोग किया जाता है। शीरा गन्ना से चीनी बनाते समय बचने वाला एक गाढ़ा उप उत्पाद होता है। फीड स्टॉक वो कच्चा माल होता है जिससे कोई नई ऊर्जा या उत्पाद तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसानों के अधिशेष या बचे हुए अनाज को सीधे ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इस पूरी व्यवस्था से भारत के किसानों के पास 1.66 लाख रुपीस करोड़ से अधिक का सीधा आर्थिक लाभ पहुंचा है। चौथा महत्वपूर्ण फायदा उत्सर्जन में कमी का है। इस व्यवस्था से वातावरण में लगभग 952 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है। ब्लेंडेड फ्यूल्स यानी मिश्रित ईंधन गाड़ियों में अधिक स्वच्छ दहन प्रदान करते हैं। स्वच्छ दहन का मतलब ईंधन का बहुत अच्छी तरह से जलना है जिससे धुआं कम पैदा होता है।
इसके उपयोग से वातावरण में नगण्य पार्टिकुलेट मैटर या हानिकारक बारीक कण निकलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर हवा में तैरने वाले बहुत सूक्ष्म और जहरीले कण होते हैं जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस स्वच्छ ईंधन के कारण CO2 उत्सर्जन में शुद्ध रूप से लगभग 952 लाख मीट्रिक टन की भारी गिरावट दर्ज की गई है। पांचवा फायदा बुनियादी ढांचे का तालमेल और वितरण है। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स भारत के विशाल मौजूदा ईंधन वितरण नेटवर्क का पूरा लाभ उठाते हैं। वितरण नेटवर्क का मतलब पहले से मौजूद पेट्रोल पंपों और तेल के टैंकरों की व्यवस्था से है। इसके लिए किसी भी तरह के नए और अलग बुनियादी ढांचे की लागत बहुत कम हो जाती है। इस पुरानी व्यवस्था का इस्तेमाल करने से इस नए ईंधन को तुरंत बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। ये तरीका नई प्रणालियों के लिए किए जाने वाले भारी पूंजीगत व्यय से बचा लेता है। कैपेक्स का मतलब किसी नई इमारत या बड़ी मशीनरी को खड़ा करने में लगने वाला भारी शुरुआती खर्च होता है। अब हम फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों और हमारी पुरानी साधारण गाड़ियों के बीच का मुख्य अंतर बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ईंधन क्षमता की बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां शुद्ध पेट्रोल, शुद्ध एथेनॉल या E20 से लेकर E100 तक के किसी भी मिश्रण पर आसानी से चल सकती हैं। इसके विपरीत हमारी पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियां केवल शुद्ध पेट्रोल या बहुत कम मिश्रण जैसे कि सिर्फ E10 तक के ईंधन पर ही चलने के लिए बनाई जाती हैं। इंजन की अनुकूलता के मामले में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में खास डायनेमिक सेंसर और ECU सिस्टम लगे होते हैं जो ईंधन के मिश्रण के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरानी गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल के दहन के हिसाब से ही बनाई जाती हैं और उनमें ज्यादा एथेनॉल मिलाने पर इंजन पूरी तरह खराब हो सकता है। उत्सर्जन के स्तर पर देखें तो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां बहुत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों और हानिकारक कणों का उत्सर्जन करती हैं। इसके मुकाबले पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियां बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं और उनका कार्बन पदचिह्न भी काफी बड़ा होता है। लागत दक्षता के लिहाज से एथेनॉल ईंधन जैसे कि E85 काफी सस्ता होने के कारण थोड़ा कम माइलेज मिलने के बावजूद आपकी कुल यात्रा लागत को कम कर सकता है। लेकिन पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियां पूरी तरह से महंगे और उतार चढ़ाव वाले आयातित जीवाश्म ईंधन की कीमतों पर निर्भर रहती हैं। अब आइए फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों से जुड़ी कुछ मुख्य चिंताओं और चुनौतियों पर नजर डालते हैं। पहली चिंता ईंधन दक्षता में कमी की है, क्योंकि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा घनत्व होता है। इस कारण से ज्यादा एथेनॉल मिश्रण पर चलने वाली गाड़ियां वही दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन की खपत करती हैं और माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बड़ी चिंता भोजन बनाम ईंधन का विवाद है। अगर हम एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने, मक्के और अनाज जैसी खाद्य फसलों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाएंगे तो इससे कृषि संसाधनों के लिए होड़ मच सकती है। ये होड़ आगे चलकर हमारे देश में खाने पीने की चीजों की उपलब्धता और उनके दामों पर भारी दबाव डाल सकती है। तीसरी गंभीर समस्या जल संकट से जुड़ी है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। भारत के पहले से ही पानी की कमी झेल रहे इलाकों में एथेनॉल के लिए गन्ने की खेती बढ़ाना पर्यावरण और जल संरक्षण के नजरिए से बहुत खतरनाक हो सकता है। चौथी चुनौती बढ़ी हुई लागत की है। गाड़ी में खास तरह के जंग-रोधी पुर्जे लगाने के कारण फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों को बनाना थोड़ा महंगा हो जाता है और इंजन को घिसने से बचाने के लिए समय समय पर देखभाल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम इस दिशा में आगे का रास्ता और इसके समाधान समझते हैं। हमें ब्राजील के मॉडल से सीखने की जरूरत है, जहां की 80% गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल पर सफलता से चलती हैं। ब्राजील की सफलता हमें सिखाती है कि हमें ये बदलाव धीरे धीरे करना चाहिए, जनता को इसके फायदे समझाने चाहिए और पेट्रोल पंपों पर लोगों को E27 या शुद्ध E100 चुनने की आजादी देनी चाहिए। हमारी दूसरी प्राथमिकता दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल को बढ़ावा देना होनी चाहिए। भारत को खाद्य फसलों के बजाय खेती के बचे हुए कचरे, बांस और सड़ चुके खराब अनाज से एथेनॉल बनाने की दिशा में तुरंत तेजी से काम करना होगा। तीसरा कदम टिकाऊ फसल क्षेत्रीकरण का है। हमें हर इलाके में पानी की उपलब्धता के हिसाब से ही फसल उगाने के नियम बनाने होंगे, ताकि सूखाग्रस्त इलाकों में गन्ने जैसी पानी सोखने वाली फसलों की अंधाधुंध खेती रोकी जा सके। चौथा सबसे जरूरी कदम एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। भारत के भविष्य का यातायात नेटवर्क इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जैव ईंधन और हाइड्रोजन ईंधन का एक मिला-जुला और मजबूत रूप होना चाहिए। जब तक देश में पूरी तरह से रिन्यूएबल बिजली का ढांचा तैयार नहीं हो जाता, तब तक फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां एक सस्ते और बेहतर विकल्प के रूप में काम करेंगी। निष्कर्ष के रूप में कहें तो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता को कम करने और देश की एथेनॉल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता है। लेकिन इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम पर्यावरण, पानी और भोजन की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए बिना एथेनॉल का उत्पादन कितनी समझदारी से करते हैं। इसी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई खबर सामने आई है। भारत सरकार अब डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिलाने पर विचार कर रही है। आइसोब्यूटेनॉल के बारे में जाने तो ये 4 कार्बन वाला एक खास अल्कोहल होता है, जबकि साधारण एथेनॉल में सिर्फ 2 कार्बन परमाणु होते हैं। इस ईंधन को जैव कचरे, खेती के अवशेषों या गन्ने के प्रसंस्करण के दौरान आसानी से बनाया जा सकता है।
इसका मुख्य उपयोग पेंट और कोटिंग्स जैसे औद्योगिक विलायकों में होता है और अब इसे गाड़ियों के ईंधन के रूप में भी देखा जा रहा है। डीजल के साथ मिश्रण के लिए ये इसलिए सबसे बेहतरीन है क्योंकि ये बिना किसी अतिरिक्त केमिकल के डीजल में आसानी से घुल जाता है। इसकी ऊर्जा क्षमता ज्यादा होती है, ये कम वाष्पशील और कम संक्षारक होता है, जिससे ये पुरानी गाड़ियों के इंजन और पेट्रोल पंपों के ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना शुरू की है। यह 3.37 गीगावाट घंटा की विशाल परियोजना लिथियम आयन बैटरी तकनीक को उन्नत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के साथ जोड़ती है। अब आइए समझते हैं कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आखिर क्या होता है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरण होता है। चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। डिस्चार्जिंग के समय ये रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये उपकरण एक व्यापक ऊर्जा भंडारण प्रणाली का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार ने वर्ष 2032 तक 47 गीगावाट क्षमता के बेस स्थापित करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। अब हम बेस में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग बैटरी तकनीकों के बारे में जानते हैं। पहली तकनीक लिथियम आयन बैटरी है। ये बैटरी वजन में बहुत हल्की होती है। इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व पाया जाता है। इसकी काम करने की जीवन अवधि बहुत लंबी होती है। इस बैटरी का डिस्चार्ज प्रतिरोध भी काफी बेहतर होता है। दूसरी तकनीक सोडियम आधारित बैटरी है। ये बैटरी आमतौर पर 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक के उच्च तापमान पर काम करती है। इसे बनाने में सस्ती और गैर विषैली सामग्री का उपयोग किया जाता है। तीसरी तकनीक फ्लो बैटरी है। पारंपरिक ठोस बैटरियों के विपरीत इसमें ऊर्जा को तरल इलेक्ट्रोलाइट में जमा किया जाता है। ये तरल इलेक्ट्रोलाइट अलग से बाहरी टैंकों में रखा जाता है। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी और जिंक ब्रोमाइन फ्लो बैटरी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इनके अलावा जिंक आधारित बैटरी का भी उपयोग किया जाता है। साथ ही लेड एसिड और उन्नत लेड एसिड बैटरियों का भी इस्तेमाल होता है। अब आइए समझते हैं कि हमें बेस को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण परिवर्तनशील अक्षय ऊर्जा को मुख्य ग्रिड से जोड़ना है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता हासिल करने का संकल्प लिया है। भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मौसम पर निर्भर करते हैं, इसलिए अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा को जमा करने के लिए बेस बहुत जरूरी है। ये तकनीक दिन रात लगातार 24 घंटे बिजली की आपूर्ति को संभव बनाती है। दूसरा कारण पीक शेविंग और टैरिफ में कमी है। बेस बिजली की कीमत कम होने वाले समय में ऊर्जा को जमा करता है। ये जमा की गई ऊर्जा को बिजली की सबसे ज्यादा मांग वाले समय में जारी करता है। इससे बिजली की चरम मांग को आसानी से संभाला जा सकता है। ये प्रक्रिया बिजली की कमी को दूर करती है। ये बिजली वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों को कम करती है। तीसरा कारण प्रदूषण फैलाने वाले डीजल जनरेटर को हटाना है। सरकारी नियम अब वाणिज्यिक और आवासीय उपभोक्ताओं को डीजल जनरेटर से स्वच्छ बैटरी स्टोरेज पर शिफ्ट होने का निर्देश देते हैं। चौथा कारण इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना है। बेस की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों की तेज चार्जिंग आसान हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से पावर ग्रिड पर पड़ने वाले तनाव को कम करता है। पांचवा कारण ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। ये तकनीक आयातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को घटाती है। यह हमारे अपने देश में पैदा होने वाली अक्षय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है। अब हम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। इस तकनीक को आगे बढ़ाने में सबसे पहली बड़ी रुकावट उच्च शुरुआती कैपेक्स की समस्या है। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी शुरुआती पूंजीगत खर्च होता है। बैटरी प्रणालियों को खरीदने में बहुत भारी शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उपकरणों पर भी बहुत बड़ा खर्च आता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा इन प्रणालियों की स्थापना में लगने वाली भारी लागत बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल को सीमित कर देती है। दूसरी बड़ी चुनौती निवेश और बैंक योग्यता जोखिम से जुड़ी हुई है। बैंक योग्यता का अर्थ किसी प्रोजेक्ट का इतना सुरक्षित होना होता है कि बैंक उसे आसानी से कर्ज दे सके। चूंकि अभी विकास के चरण में कई अलग अलग तकनीकें मौजूद हैं, इसलिए व्यावसायिक स्तर पर बीईएस तकनीक की विस्तार क्षमता को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। व्यावसायिक स्तर का मतलब किसी तकनीक का बाजार में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना होता है। विस्तार क्षमता का अर्थ किसी तकनीक को छोटे स्तर से बढ़ाकर बड़े स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करना होता है। ये अनिश्चितता प्रोजेक्ट विकसित करने वाले डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा करती है। तीसरी गंभीर चुनौती सप्लाई चेन भू राजनीतिक और सामग्री जोखिम से संबंधित है। सप्लाई चेन का मतलब कच्चे माल से लेकर अंतिम सामान तक पहुंचाने वाली पूरी व्यवस्था होता है। भारत के पास आवश्यक बैटरी कच्चे माल के बहुत ही सीमित घरेलू भंडार मौजूद हैं।
इन जरूरी कच्चे माल में लिथियम शामिल है। इसके साथ ही कोबाल्ट भी इसमें शामिल है। निकल भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा ग्रेफाइट भी बैटरी बनाने के लिए एक बेहद आवश्यक सामग्री है। घरेलू भंडार सीमित होने के कारण भारत को इन महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथी चुनौती ग्रिड एकीकरण चुनौतियां के रूप में सामने आती है। ग्रिड पूरे देश में फैली बिजली के तारों और सबस्टेशनों की उस प्रणाली को कहते हैं जो घरों तक बिजली पहुंचाती है। बैटरी स्टोरेज को इस बिजली ढांचे से जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिजली को दूर दराज के इलाकों तक ले जाने वाले तारों और खंभों का ढांचा होता है। इसके लिए ग्रिड प्रबंधन की व्यवस्था को भी बहुत अधिक मजबूत बनाना पड़ता है। इसके अलावा भविष्य में बिजली की मांग और आपूर्ति का सटीक अनुमान लगाने के लिए पूर्वानुमान क्षमताओं को भी बेहतर करना आवश्यक होता है। पांचवी और आखिरी चुनौती सेकेंड लाइफ मानकों की कमी है। सेकेंड लाइफ का मतलब किसी पुरानी हो चुकी चीज का किसी दूसरे काम में दोबारा इस्तेमाल करना होता है। भारत में वर्तमान में खराब हो चुकी ईवी बैटरियों के परीक्षण के लिए व्यापक नियामक मानकों की कमी है। ईवी बैटरियों का मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां होता है। नियामक मानक वे कानूनी नियम और मानक होते हैं जो सरकार सुरक्षा के लिए तय करती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पुरानी बैटरियों को वर्गीकृत करने के स्पष्ट नियमों का अभी अभाव है। इन पुरानी बैटरियों को प्रमाणित करने की कोई निश्चित सरकारी व्यवस्था भी मौजूद नहीं है। अगर ये मानक मौजूद हों तो इन बैटरियों को स्थिर घरेलू बैकअप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें ग्रिड बैकअप के रूप में भी दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। भारत में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। पहला महत्वपूर्ण कदम वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस दिशा में सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना वर्ष 2030-31 तक 4000 मेगावाट घंटा क्षमता की भंडारण परियोजनाओं को वित्तीय मदद देगी। दूसरा बड़ा कदम विनिर्माण योजनाएं शुरू करना है। भारी उद्योग मंत्रालय एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी भंडारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना चला रहा है। अब हम नीतिगत और नियामक ढांचे के बारे में समझते हैं। वर्ष 2023 में लागू ऊर्जा भंडारण प्रणाली प्रोत्साहन का राष्ट्रीय ढांचा देश में इसके विकास का पूरा खाका तैयार करता है। वर्ष 2022 में वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बुनियादी ढांचे की सूची में शामिल किया था। बुनियादी ढांचे का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र के डेवलपर्स को कम ब्याज दर पर लंबे समय के लिए कर्ज मिलना बहुत आसान हो गया है। बिजली प्रणाली एकीकरण के तहत वर्ष 2022 में बिजली नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव के तहत ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण का एक अभिन्न अंग स्वीकार किया गया। अब हम मांग पक्ष और ग्रिड एकीकरण के नियमों को समझते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा भंडारण बाध्यता के तहत बिजली कंपनियों के लिए भंडारण प्रणालियों से तय मात्रा में बिजली खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे का रास्ता देखते हुए हमें घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल और अनुसंधान के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं का विस्तार करना जरूरी है। हमें क्लोज्ड लूप रिसाइकलिंग को भी तेजी से बढ़ावा देना होगा। क्लोज्ड लूप रिसाइकलिंग का मतलब पुरानी बैटरियों को दोबारा रिसाइकल करके उनसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसे मूल्यवान कच्चे माल को वापस निकालना है। ये प्रक्रिया प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करेगी और दूसरे देशों से महंगे कच्चे माल के आयात पर हमारी निर्भरता को खत्म करेगी। हमें अनुसंधान और विकास को भी बहुत बढ़ावा देना होगा। ऊर्जा भंडारण की नई तकनीकों पर शोध के लिए सरकारी बजट और धन की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए। OECD देश और बहुपक्षीय विकास बैंक अनुदान देकर वैश्विक स्तर पर शोध क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहें तो भारत में बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा को अपनाने और पावर ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए बेस बहुत जरूरी है। घरेलू विनिर्माण, मजबूत नीतियों और नए अनुसंधानों की मदद से भारत अपने ऊर्जा सुरक्षा के सपनों को पूरा कर सकता है। ये पूरी व्यवस्था भारत को नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य तक आसानी से पहुंचाने में मदद करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रीय मंत्री ने भारत के लिए एक खास पोर्टल शुरू किया है। इस नए ऑनलाइन मंच का नाम भारत का ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस पोर्टल को पूरी तरह तैयार किया है। ये पोर्टल ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के नियमों का पालन कराएगा। ये पोर्टल साइट कार्यक्रम के काम में भी पूरी पारदर्शिता लाएगा। ये पूरी व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत काम करेगी। अब आइए समझते हैं कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत वर्ष 2023 में की थी। इस बड़े मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय बजट रखा गया है। ये पूरी योजना वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार चलाई जाएगी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा केंद्र बनाना है। सरकार भारत को इसके उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात में अग्रणी बनाना चाहती है। अब हम इस राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख हिस्सों को एक एक करके समझते हैं।
पहला हिस्सा भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना है। ये योजना ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की जांच, रिपोर्टिंग और प्रमाण पत्र देने का एक औपचारिक ढांचा बनाती है। इस योजना के तहत ग्रीन हाइड्रोजन की एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा तय की गई है। अगर पूरे उत्पादन चक्र में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। उत्सर्जन की इस सीमा का हिसाब पूरे 12 महीनों के औसत के आधार पर निकाला जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा साइट वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम इलेक्ट्रोलाइजर बनाने और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों को सीधी आर्थिक मदद देता है। इसका मकसद देश के भीतर सप्लाई चेन बनाना और शुरुआती निवेशकों के जोखिम को कम करना है। तीसरा हिस्सा भौगोलिक रूप से केंद्रित हाइड्रोजन हब बनाना है। ये एक ही जगह पर उत्पादन केंद्र और उद्योग बनाकर परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स के खर्च को कम करता है। चौथा हिस्सा अलग अलग क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट चलाना है। ये फंड स्टील और भारी वाहनों जैसे उन उद्योगों में तकनीक और सुरक्षा का परीक्षण करता है जहां प्रदूषण घटाना कठिन है। पांचवा हिस्सा अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए तैयार किया गया शिप कार्यक्रम है। ये 400 करोड़ रुपए की एक सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना है जो नए अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन गैस है जिसे बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन के बजाय अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। इसे बनाने में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी पूरी तरह स्वच्छ बिजली का उपयोग किया जाता है। इसे मुख्य रूप से इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में बिजली के जरिए पानी के अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। चूंकि इस प्रक्रिया में केवल स्वच्छ बिजली का उपयोग होता है, इसलिए वातावरण में जरा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छूटता। ग्रीन हाइड्रोजन को कृषि कचरे जैसे बायोमास से भी थर्मोकेमिकल या बायोकेमिकल तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस प्रक्रिया में भी कार्बन का उत्सर्जन लगभग शून्य होना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि इस स्वच्छ ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग कहां-कहां किया जा सकता है। पहला उपयोग औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम रिफाइनरी में सल्फर हटाने और हाइड्रोक्रैकिंग की प्रक्रिया में होता है। इसका उपयोग ग्रीन अमोनिया बनाकर खाद या उर्वरक बनाने में किया जाता है। स्टील बनाने के कारखानों में लोहे को सीधे शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। दूसरा बड़ा उपयोग भारी परिवहन के क्षेत्र में है। ये लंबे रास्ते तय करने वाले ट्रकों, समुद्री जहाजों और रेलगाड़ियों के फ्यूल सेल को चलाने में मदद करता है। तीसरा उपयोग अंतरिक्ष मिशनों में किया जाता है। रॉकेट या अंतरिक्ष यान के अंदर फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया कराकर बिजली बनाई जाती है। इस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद के रूप में शुद्ध पीने का पानी बनता है जो अंतरिक्ष यात्रियों के काम आता है। चौथा उपयोग ऊर्जा भंडारण और पावर ग्रिड को सहयोग देने में होता है। ये सौर और पवन ऊर्जा से मिलने वाली अस्थिर बिजली को लंबे समय तक सुरक्षित जमा करने के माध्यम के रूप में काम करता है। भविष्य में इस ग्रीन हाइड्रोजन को सीधे प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों में मिलाकर व्यावसायिक उपयोग के लिए भी भेजा जा सकता है। अब हम भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के महत्व को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। पहला बड़ा फायदा कठिन क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करना है। ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनिंग और खाद निर्माण में इस्तेमाल होने वाली प्रदूषणकारी ग्रे हाइड्रोजन की जगह लेता है। ये स्टील, जहाजरानी और विमानन जैसे उन क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा देता है जहां सीधा बिजलीकरण व्यावहारिक नहीं है। दूसरा बड़ा फायदा देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। खाद रिफाइनिंग, स्टील और जहाजरानी जैसे क्षेत्रों में आयातित जीवाश्म ईंधन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से वर्ष 2030 तक 1 लाख रुपए करोड़ से अधिक के जीवाश्म ईंधन आयात में कमी आने की उम्मीद है। तीसरा फायदा क्षेत्रीय असमानता को कम करना है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे खनिज समृद्ध पूर्वी राज्यों में पवन और सौर ऊर्जा की संभावना कम है। ये राज्य अपने औद्योगिक क्लस्टरों के पास स्वच्छ हाइड्रोजन ढांचा बनाकर ऊर्जा परिवर्तन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। चौथा फायदा ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना है। ग्रीन हाइड्रोजन एक मजबूत, दीर्घकालिक और मौसमी ऊर्जा भंडारण माध्यम प्रदान करता है। ये भंडारण माध्यम पवन और सौर ऊर्जा की प्राकृतिक अनिश्चितता से पावर ग्रिड की रक्षा करता है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी मुख्य चुनौतियों और समस्याओं को समझते हैं। पहली चुनौती उच्च शुरुआती लागत की है। इलेक्ट्रोलाइजर, विशेष पाइपलाइनों और भंडारण संयंत्रों की भारी लागत निवेश के फैसलों को धीमा कर देती है। दूसरी चुनौती भंडारण की है। कम आयतन ऊर्जा घनत्व के कारण हाइड्रोजन को बहुत अधिक दबाव देने या अत्यधिक ठंड में रखने की आवश्यकता होती है। तीसरी चुनौती सुरक्षा से जुड़ी है। ये गैस अत्यधिक ज्वलनशील, रंगहीन और गंधहीन होती है। इन गुणों के कारण इसके रिसाव का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है। चौथी चुनौती आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी है। भारत में इलेक्ट्रोलाइजर का घरेलू निर्माण अभी शुरुआती चरण में है। विभिन्न इलेक्ट्रोलाइजर तकनीकें निकेल, इरिडियम, प्लैटिनम और टाइटेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भर करती हैं।
ये निर्भरता भारतीय क्षेत्र को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों के सामने लाती है। साइट कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भीतर ही विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना है। इसी विषय से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हरियाणा के जींद से हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से चलने वाली रेल तकनीक अपनाने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। इन चुनिंदा देशों में जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। जर्मनी की कोराडिया आइलैंड वर्ष 2018 में दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन बनी थी। अब आइए समझते हैं कि ये हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है। ये ट्रेन डीजल या ऊपर से जाने वाली बिजली की तारों के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर चलती है। ट्रेन में जमा हाइड्रोजन फ्यूल सेल के भीतर हवा की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करती है। इस रासायनिक क्रिया से बिजली बनती है जो ट्रेन को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में केवल जल वाष्प बाहर निकलता है। ये फ्यूल सेल ट्रेन को लगातार बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। बिजली की मांग कम होने पर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी बची हुई अतिरिक्त बिजली को जमा कर लेती है। ट्रेन की रफ्तार बढ़ाते समय यह बैटरी फ्यूल सेल को अतिरिक्त बिजली देती है। ट्रेन की गति धीमी होने पर फ्यूल सेल की अतिरिक्त बिजली से बैटरी वापस चार्ज हो जाती है। निष्कर्ष के रूप में कहें तो ग्रीन हाइड्रोजन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के प्रोत्साहनों के माध्यम से भारत एक आत्मनिर्भर वैल्यू चेन बना सकता है। ये मिशन ईंधन आयात को घटाकर भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाएगा। ये पूरी व्यवस्था देश को एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन की ओर ले जाएगी। इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। हाल ही में नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने भारत का पहला विस्तृत 10 साल का रोड मैप जारी किया है। इस विशेष रिपोर्ट का शीर्षक भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य रखा गया है। अब आइए समझते हैं कि इस 10 साल के रोड मैप का मुख्य विजन या लक्ष्य क्या है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2035 तक देश में 120 से 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मजबूत घरेलू सेमीकंडक्टर बाजार बनाना है। यह योजना भारत को एडवांस्ड पैकेजिंग और ओएसएटी के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल करना चाहती है। ओएसएटी का सरल शब्दों में मतलब तैयार चिप्स की असेंबलिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग करने वाली प्रणाली से होता है। अब हम इस रोड मैप के 5 मुख्य स्तंभों को एक एक करके बहुत आसान भाषा में समझते हैं। पहला मुख्य स्तंभ पायनियरिंग यानी नई खोज और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसका मकसद देश के भीतर चिप डिजाइन और अनुसंधान की संप्रभु क्षमताओं को बहुत मजबूत बनाना है। ये स्तंभ सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग के काम में आधुनिक एजेंटिक एआई का उपयोग करने पर जोर देता है। इसके तहत राष्ट्रीय सीमावर्ती सेमीकंडक्टर अनुसंधान कार्यक्रम की स्थापना की जाएगी। साथ ही रणनीतिक सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा और पेटेंट कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। दूसरा मुख्य स्तंभ नीति और निवेश से जुड़ा हुआ है। अगले 1 दशक में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 135 से 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेश चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन, एडवांस्ड पैकेजिंग सामग्री और बुनियादी ढांचे के विकास में लगाया जाएगा। इस काम को आसान बनाने के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर नोडल एजेंसी बनाई जाएगी। सभी तरह की सरकारी मंजूरियों को तेजी से देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था लागू की जाएगी। कंपनियों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन को उनके उत्पादन, गुणवत्ता, स्थानीयकरण और निर्यात के परिणामों से सीधे जोड़ा जाएगा। सरकार रक्षा, टेलीकॉम, रेलवे, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में घरेलू चिप्स के चरणबद्ध उपयोग को अनिवार्य बनाया जाएगा। तीसरा मुख्य स्तंभ उत्पादन पर केंद्रित है। इसके तहत वेफर फैब्रिकेशन यानी सिलिकॉन वेफर पर चिप्स बनाने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एडवांस्ड पैकेजिंग और ओएसएटी के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा चिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण सामग्रियों और सबस्ट्रेट्स के निर्माण पर जोर रहेगा। देश की सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील और मिशन क्रिटिकल चिप्स का निर्माण भारत के भीतर ही सुनिश्चित किया जाएगा। चौथा मुख्य स्तंभ मानव संसाधन यानी पीपल से संबंधित है। इसका उद्देश्य तकनीशियनों से लेकर डिजाइन इंजीनियरों और सामग्री वैज्ञानिकों तक का एक मजबूत राष्ट्रीय टैलेंट पिरामिड तैयार करना है। पांचवा मुख्य स्तंभ साझेदारी का है। साझेदारी के जरिए भारत अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ा सकता है और निवेश के जोखिमों को कम कर सकता है। इससे भारत को दुनिया की नवीनतम तकनीकों तक पहुंच मिलेगी और हमारी कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ सकेंगी। इसके लिए अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख देशों के साथ रणनीतिक भू राजनीतिक साझेदारियां स्थापित की जाएंगी। अब हम भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के महत्व और उसके भविष्य के बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर वास्तव में एक छोटी सी सिलिकॉन चिप होती है जो हमारे मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों के दिमाग की तरह काम करती है। भारत के लिए इस उद्योग का पहला बड़ा महत्व अपनी सामरिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाना है। आज के दौर में दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं और आपूर्ति श्रृंखला में कई तरह की रुकावटें आ रही है।
इन सभी चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए देश के भीतर ही अपनी चिप बनाने का ढांचा तैयार करना बहुत जरूरी हो गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारी सेना के हथियारों, वायु जहाजों और रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सेमीकंडक्टर बाहर के देशों में बनते हैं। विदेशी चिप्स पर हमारी ये निर्भरता देश की सुरक्षा और रक्षा तैयारियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। तीसरा बड़ा कारण देश के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत करना है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2017 से 2025 के बीच केवल चिप्स का आयात करने में लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विशाल रकम खर्च की है। चौथा फायदा हमारे समाज के उत्थान और विकास से जुड़ा है। आधुनिक टेलीकॉम और डिजिटल तकनीकों की मदद से हम अमीर और गरीब के बीच की डिजिटल दूरी को आसानी से खत्म कर सकते हैं। इससे देश के हर नागरिक को जरूरी डिजिटल सुविधाएं बहुत आसानी से मिल सकेंगी। अब हम भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग और इसको आगे बढ़ाने वाले मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। हमारे देश का विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बढ़ रहा है और इस समय 13 स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर काम चल रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने देश के भीतर ही ध्रुव 64, शक्ति, अजीत, विक्रम और तेजस जैसे स्वदेशी प्रोसेसर तैयार कर लिए हैं। वर्ष 2023 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। ये बाजार वर्ष 2030 तक बढ़कर 100 से 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। सरकार के सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम ने देश में लगभग 1.6 ट्रिलियन रुपए यानी 17.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के वादों को आकर्षित किया है। इस विकास को गति देने वाला पहला मुख्य कारण हमारी डिजाइन प्रतिभा है। दुनिया भर के सेमीकंडक्टर डिजाइन वर्कफोर्स में लगभग 20% योगदान अकेले भारत के इंजीनियरों का है। विश्व के लगभग 7% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में मौजूद हैं। दूसरा मुख्य कारण देश के भीतर चिप्स की तेजी से बढ़ती मांग है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, 5G और 6G नेटवर्क, AI और डेटा सेंटरों के कारण भारत में चिप्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। तीसरा कारण हमारा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आधार है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। चौथा बड़ा कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण है। दुनिया भर की कंपनियां अब केवल एक देश पर निर्भर रहने के बजाय चीन +1 की नीति अपना रही हैं। विदेशी कंपनियां अब भारत जैसे सुरक्षित और भरोसेमंद देश में अपनी निर्माण इकाइयां स्थापित कर रही हैं। इस अपार संभावना के बावजूद भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। पहली चुनौती तकनीक की जटिलता से जुड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के आने से चिप बनाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन हो गई है। भारतीय चिप्स को वैश्विक बाजारों में टिकने के लिए कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना होगा। दूसरी चुनौती कड़े निर्यात नियंत्रण और तकनीकी गुटबाजी की है। दुनिया के बड़े देश अपनी चिप तकनीकों को दूसरे देशों के साथ साझा करने पर सख्त पाबंदियां लगा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी रुकावट कच्चे माल की निर्भरता है। चिप बनाने में इस्तेमाल होने वाले 4 मुख्य खनिजों में से सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम पर अकेले चीन का वर्चस्व है। चौथी चुनौती अत्यधिक लागत की है। एक आधुनिक सेमीकंडक्टर कारखाना या फैब लगाने में कम से कम 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी भरकम खर्च आता है। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के महंगे लाइसेंस के कारण छोटी भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में नया प्रयोग करने से कतराती हैं। पांचवी समस्या कुशल विशेषज्ञों की कमी है। चिप निर्माण में बहुत बारीक और विशेष कौशल की जरूरत होती है, जिसकी भारत में फिलहाल कमी है। छठी चुनौती संसाधनों की भारी आवश्यकता से जुड़ी है। एक सेमीकंडक्टर फैब को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली और हजारों गैलन अत्यधिक शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। सातवीं समस्या लंबा समय लगना है। एक नए सेमीकंडक्टर कारखाने को पूरी तरह तैयार होकर उत्पादन शुरू करने में लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाता है। आठवीं चुनौती अनुसंधान एवं विकास के कमजोर ढांचे की है। हमारा देश सेमीकंडक्टर से जुड़े शोध और अनुसंधान के बुनियादी ढांचे में दुनिया के अन्य देशों से काफी पीछे है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का उद्देश्य पूरे देश में चिप निर्माण का एक संपूर्ण माहौल तैयार करना है। स्पेक्स योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को उनकी पूंजीगत लागत पर 25% की वित्तीय छूट दी जा रही है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम कार्यक्रम के जरिए युवाओं को नई डिजिटल तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत भारत और अमेरिका ने ICET समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और गुजरात सरकार की 30% सब्सिडी देने वाली सेमीकंडक्टर नीति भी लागू की गई है। निष्कर्ष के रूप में कहें तो भारत पुरानी तकनीक की दौड़ में शामिल होकर ये रेस आसानी से नहीं जीत सकता।
भारत को दुनिया के लिए एक ऐसा अनिवार्य खिलाड़ी बनना होगा जिसके बिना वैश्विक चिप उद्योग का काम ही न चल सके। हमें केवल सिलिकॉन वेफर बनाने की होड़ से बाहर निकलकर मोर देन मोर युग पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत को एडवांस्ड पैकेजिंग सिस्टम इंटीग्रेशन और बड़े पैमाने पर निर्माण करने की क्षमता विकसित करने पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा। इमर्जिंग पावर ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। जीन्स और कोशिकाओं की हमारी समझ और एआई की प्रगति ने इस क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। वैज्ञानिक अब पूरे जीनोम स्तर पर कोशिकाओं और जीवों को अपनी इच्छा के अनुसार नया रूप दे रहे हैं। अब आइए बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि सिंथेटिक बायोलॉजी का असली मतलब क्या होता है। इस तकनीक में जीवों को नई क्षमताएं देने के लिए उन्हें उपयोगी उद्देश्यों के लिए फिर से डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रदूषण को साफ करने वाली बायोरेमिडिएशन प्रक्रिया में करते हैं। इसी तरह चावल को मॉडिफाई करके उसमें बीटा कैरोटीन बनाया जाता है ताकि विटामिन ए की कमी दूर हो सके। कई लोग सिंथेटिक बायोलॉजी और जीनोम एडिटिंग को एक ही समझ लेते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी में वैज्ञानिक डीएनए के लंबे टुकड़ों को जोड़कर जीव के शरीर में डालते हैं। इसके विपरीत जीनोम एडिटिंग में वैज्ञानिक जीव के अपने ही डीएनए में छोटे बदलाव या कट छांट करते हैं। अब हम मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिंथेटिक बायोलॉजी के बड़े उपयोगों को समझते हैं। इसकी मदद से व्यक्तिगत कोशिका और जीन थेरेपी से बीमारियों का इलाज संभव है। ये तकनीक बीमारी के मूल कारण को ही शरीर के भीतर पूरी तरह से ठीक कर देती है। वैज्ञानिक बैक्टीरिया को इस तरह डिजाइन कर रहे हैं कि वे सीधे ट्यूमर कोशिकाओं तक दवा पहुंचा सकें। ये प्रक्रिया इलाज को बहुत सटीक बनाती है और शरीर के बाकी हिस्सों को नुकसान से बचाती है। रीजेनरेटिव मेडिसिन में 3D ऑर्गन बायोप्रिंटिंग से नए अंग बनाए जा रहे हैं। दूसरे जीवों के अंगों को इंसानों में लगाने के लिए जेनोट्रांसप्लांटेशन का उपयोग भी हो रहा है। खाद्य सुरक्षा और मिट्टी के सुधार में भी सिंथेटिक बायोलॉजी बहुत मददगार साबित हो रही है। वैज्ञानिक रूप से तैयार सूक्ष्म जीव मिट्टी के लिए प्राकृतिक उर्वरक और जैविक कीटनाशक का काम करते हैं। बायोसेंसर्स की मदद से हम मिट्टी में मौजूद प्रदूषकों की पहचान तुरंत कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी ये तकनीक बहुत काम आ रही है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए वैज्ञानिक प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण की जगह नए रास्ते बना रहे हैं। एंजाइम की मदद से प्लास्टिक को सड़ने योग्य बनाकर प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म किया जा रहा है। बायो प्रोसेस के जरिए अब स्थानीय स्तर पर कच्चा माल उपलब्ध कराकर उत्पादन संभव बनाया जा रहा है। इस नई तकनीक के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां और चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। व्यक्तिगत थेरेपी बहुत महंगी होती है, जिसे हर इंसान आसानी से नहीं खरीद सकता। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों को पर्यावरण में छोड़ने से बायोसेफ्टी से जुड़े अनजाने खतरे पैदा हो सकते हैं। गलत इरादे वाले लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करके जानलेवा जैविक हथियार बना सकते हैं। बायोलॉजी और ऑटोमेशन के बढ़ते जुड़ाव के कारण साइबर बायोसेफ्टी का नया खतरा भी पैदा हो गया है। जीवों के जीवन के साथ इस तरह छेड़छाड़ करने पर कई नैतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। IMI रेजिस्टेंट मस्टर्ड हाइब्रिड्स। भारत अब बड़े पैमाने पर इमिडाजोलिनोन प्रतिरोधी यानी IMI प्रतिरोधी सरसों की हाइब्रिड किस्मों की खेती शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरसों हमारे देश की एक बहुत ही मुख्य तिलहन फसल है, जिससे हमें खाने का तेल मिलता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत ने वर्ष 2024-25 में लगभग 16 मिलियन टन खाने का तेल बाहर के देशों से मंगवाया था। इस विशाल मात्रा में खाने के तेल का आयात करने के लिए हमारे देश को लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए की भारी रकम खर्च करनी पड़ी थी। अब आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि ये IMI प्रतिरोधी सरसों की हाइब्रिड किस्म आखिर क्या होती है। इसे एक खास वैज्ञानिक तकनीक के जरिए बनाया गया है, जिसे म्यूटेशन ब्रीडिंग यानी उत्परिवर्तन प्रजनन कहा जाता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक पौधों के भीतर प्राकृतिक रूप से होने वाले अच्छे बदलावों को सुरक्षित रखकर नई फसलें तैयार करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया पौधों के शरीर में पाए जाने वाले एक बेहद जरूरी एंजाइम पर आधारित होती है, जिसे एसिटोलैक्टेट सिंथेज कहते हैं। एंजाइम एक प्रकार का जैविक प्रोटीन होता है जो पौधों के विकास और उनकी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। सामान्य सरसों के पौधों में जब खरपतवार नाशक दवा यानी IMI हर्बिसाइड का छिड़काव किया जाता है, तो वो इस ALS एंजाइम के काम को पूरी तरह रोक देती है। एंजाइम के रुकते ही पौधे का विकास बाधित हो जाता है और आखिरकार सामान्य सरसों का पौधा मर जाता है। लेकिन IMI प्रतिरोधी हाइब्रिड किस्मों में म्यूटेशन के कारण ALS एंजाइम की बनावट में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। बनावट बदलने की वजह से खरपतवार नाशक दवा इस खास एंजाइम से जुड़ नहीं पाती है और सरसों की फसल बिल्कुल सुरक्षित रहती है। अब हम IMI प्रतिरोधी सरसों की इस नए किस्म के मुख्य फायदों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा खरपतवार नियंत्रण के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये नई किस्म ओरोबैंकी नाम के बेहद खतरनाक खरपतवार को आसानी से नियंत्रित करने में मदद करती है। ओरोबैंकी एक परजीवी खरपतवार है जो सरसों के पौधे की जड़ों से चिपक जाता है। ये परजीवी खरपतवार सरसों के पौधे से उसका सारा पानी और जरूरी पोषक तत्व खुद खींच लेता है, जिससे सरसों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है।
दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इस नई तकनीक से खेतों में काम करने वाले मजदूरों पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है। किसानों को अब अपने हाथों से बार बार खरपतवार उखाड़ने की कठिन और खर्चीली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये नई किस्म फसलों की उत्पादकता को बहुत बढ़ाती है, जिससे किसानों की पैदावार और कमाई दोनों में बढ़ोतरी होगी। स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तिलहन अनुसंधान संस्थान ने एक कमाल की तकनीक बनाई है। इस नई तकनीक का नाम स्मार्ट सील कोटिंग टेक्नोलॉजी यानी बीजों पर खास परत चढ़ाने वाली तकनीक है। अब आइए बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि ये स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी आखिर क्या होती है। इस तकनीक में बीजों के चारों ओर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे बायोपॉलिमर की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। ये सुरक्षात्मक परत बीजों के लिए एक छोटे से खाद और दवा के थैले की तरह काम करती है। ये परत उपयोगी सूक्ष्म जीवों और मुख्य पोषक तत्वों को सीधे बीज के पास पहुंचाती है। ये परत सूक्ष्म पोषक तत्वों और फसल सुरक्षा दवाओं को सीधे बीज के पास पहुंचाती है। ये परत पौधों की वृद्धि बढ़ाने वाले जरूरी रसायनों को भी सीधे मिट्टी और बीज के मिलन स्थल पर पहुंचा देती है। ये तकनीक बीज को बहुत तेजी से अंकुरित होने में मदद करती है। ये तकनीक पौधे की जड़ों का बहुत तेजी से और मजबूत विकास करती है। ये तकनीक फसल को कीड़ों और बीमारियों जैसे जैविक तनावों से लड़ने की ताकत देती है। ये तकनीक फसल को सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसे अजैविक तनावों को सहने में भी बहुत मदद करती है। स्काईकास्ट सिस्टम। हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम स्थापित किया गया है। इस आधुनिक प्रणाली को भारत सरकार की हाल ही में मंजूर की गई मिशन मौसम पहल के तहत लगाया गया है। स्काईकास्ट सिस्टम को अपने हवाई अड्डे पर स्थापित करने वाला भारत दुनिया का 19वां देश बन गया है। अब आइए बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि ये स्काईकास्ट सिस्टम आखिर क्या होता है। स्काईकास्ट वायुमंडल की निगरानी करने और मौसम का सटीक अनुमान लगाने वाली एक बहुत ही उन्नत तकनीक है। इस प्रणाली को रियल टाइम मौसम की जानकारी देकर उड़ानों और हवाई जहाजों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये प्रणाली कई तरह की आधुनिक और बड़ी तकनीकों को एक साथ जोड़कर काम करती है। इसमें रडार विंड प्रोफाइलर नाम का एक खास उपकरण शामिल किया गया है। इसमें सोडार और माइक्रोवेव रेडियोमीटर जैसी तकनीकें भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही ग्राउंड बेस्ड फॉग एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर को भी जोड़ा गया है। इसमें CL61 लिडार बेस्ड सीलोमीटर नाम का उपकरण भी शामिल है। अब हम इन सभी उपकरणों के अलग अलग कामों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। रडार विंड प्रोफाइलर जमीन से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा की गति और दिशा को मापता है। ये उपकरण हवा में होने वाली उथल पुथल और हवा के ऊपर नीचे बहने की गति को भी सटीकता से मापता है। ये तकनीक वायुमंडल की निचली परत यानी बाउंड्री लेयर की गतिविधियों पर भी पूरी नजर रखती है। दूसरा उपकरण ग्राउंड बेस्ड फॉग एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर कोहरे की बूंदों और हवा के सूक्ष्म कणों का गहराई से विश्लेषण करता है। यह उपकरण हवा के सूक्ष्म कणों और कोहरे के आपस में मिलने की प्रक्रिया को भी बहुत बारीकी से समझता है। तीसरा उपकरण CL61 सीलोमीटर कोहरे की ऊपरी और निचली परत की पूरी संरचना का पता लगाता है। यह स्काईकास्ट सिस्टम वर्ष 2015 में शुरू किए गए विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट के अनुभवों और आंकड़ों पर आधारित है। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत IITM और IMD द्वारा दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अंतरिक्ष की दुनिया से हाल ही में एक बहुत ही अद्भुत खबर आई है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक बहुत बड़ी खोज की है। इस टेलीस्कोप ने 3I एटलस नामक एक इंटरस्टेलर धूमकेतु पर मीथेन गैस का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी बाहरी सौर मंडल से आए धूमकेतु पर मीथेन गैस खोजी है। इंटरस्टेलर धूमकेतु का मतलब ऐसा धूमकेतु होता है जो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी दूसरे तारे के परिवार से घूमता हुआ यहाँ आया है। अब आइए इस महान टेलीस्कोप यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आसान भाषा में समझते हैं। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है पुरानी तकनीक की जगह लेने वाला नया और अधिक आधुनिक उपकरण। इसको ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके रहस्यों को समझने के लिए बनाया गया है। ये अंतरिक्ष में सबसे पहले बने तारों और ग्रहों के निर्माण का बारीकी से अध्ययन करता है। ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सी की खोज और समझ में मदद करता है। ये विशाल टेलीस्कोप किसी एक देश की देन नहीं है। ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा कैनेडियन स्पेस एजेंसी की एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का अर्थ होता है जब कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती हैं। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड को देखने के लिए एक विशेष प्रकाश तरंग का उपयोग करता है। यह ब्रह्मांड को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्रकाश का वह रूप है जिसे हमारी इंसानी आंखें सीधे नहीं देख सकती हैं। इस तकनीक की मदद से ये घने धूल के बादलों के पार भी आसानी से देख पाता है। इस ऐतिहासिक टेलीस्कोप को वर्ष 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसे फ्रेंच गुयाना में स्थित यूरोप के स्पेसपोर्ट से एरियन रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद इसे पृथ्वी से बहुत दूर एक खास जगह पर स्थापित किया गया।
ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट 2 में चक्कर लगा रहा है। लैग्रेंज पॉइंट 2 अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान होता है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित रहता है। इस सुरक्षित दूरी पर रहकर ये टेलीस्कोप बिना किसी रुकावट के लगातार गहरे अंतरिक्ष की तस्वीरें और डेटा भेजता रहता है। एंकर Atlas of Neurochemical Characterization of the Human Brainstem with 3D Reconstruction। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर शोध करते हुए एंकर नाम का एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया है। एंकर का पूरा नाम एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेनस्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन है। आसान शब्दों में कहें तो एटलस का मतलब नक्शा होता है। यह प्रोजेक्ट मानव मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से ब्रेनस्टेम का एक त्रिआयामी नक्शा है। यह दुनिया का सबसे विस्तृत और सटीक 3D एटलस माना जा रहा है। इस नक्शे को कई अलग अलग तरीकों के अध्ययन यानी मल्टी मॉडल तकनीक से बनाया गया है। इस एटलस में जन्म से पहले के भ्रूण काल से लेकर बचपन और वयस्क दिमाग के नक्शे शामिल हैं। इसमें ब्रेनस्टेम के 200 से भी अधिक न्यूक्लियाई और फाइबर ट्रैक्ट्स को दिखाया गया है। न्यूक्लियाई तंत्रिका कोशिकाओं के समूह होते हैं। फाइबर ट्रैक्ट्स मस्तिष्क में संदेश पहुंचाने वाले तंत्रिका धागे होते हैं। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के सैकड़ों पतले टुकड़ों का अध्ययन करके इसे पुनः निर्मित किया है। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये ब्रेनस्टेम क्या होता है। ब्रेनस्टेम हमारे दिमाग का वो निचला हिस्सा है जो सेरेब्रम को स्पाइनल कॉर्ड और सेरेबैलम से जोड़ता है। सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और मुख्य भाग होता है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर जाने वाली मुख्य नसों का ढांचा है। सेरेबैलम हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ब्रेनस्टेम मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर से नीचे के क्रम में इसका पहला भाग मिड ब्रेन कहलाता है। इसका दूसरा यानी बीच का भाग पोन्स कहलाता है। इसका सबसे निचला भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। ये ब्रेनस्टेम हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण कार्य संभालता है। ये हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये हमारी चेतना और होश में रहने की स्थिति को बनाए रखता है। ये शरीर के रक्तचाप को सही स्तर पर रखता है। ये हमारे दिल की धड़कन को लगातार संचालित करता है। ये हमारी नींद के चक्र को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा ब्रेनस्टेम में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के कई महत्वपूर्ण संग्रह मौजूद होते हैं। ग्रे मैटर जानकारी को प्रोसेस करने का काम करता है। व्हाइट मैटर मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों तक संकेत भेजने में मदद करता है। IIT मद्रास की ये खोज भविष्य में मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के इलाज में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। हाल ही में चल रहे कई बड़े सैन्य संघर्षों में फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इन आधुनिक ड्रोन्स को अदृश्य ड्रोन भी कहा जाता है। ये ऐसे खास ड्रोन हैं जिन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या दुश्मन के जैमिंग हथियारों का कोई असर नहीं होता है। आमतौर पर सामान्य ड्रोन को हवा में उड़ाने के लिए रेडियो सिग्नल्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये नया फाइबर ऑप्टिक ड्रोन रेडियो तरंगों की जगह एक भौतिक फाइबर लिंक का उपयोग करता है। रेडियो सिग्नल न होने के कारण दुश्मन के लिए इसे पहचानना और इसके रास्ते में रुकावट पैदा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये एक प्रकार का FPV ड्रोन होता है। FPV का मतलब है कि ड्रोन चला रहे व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है जैसे वो खुद ड्रोन के अंदर बैठकर उसे देख रहा हो। ये ड्रोन एक पतले फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए सीधे इसे चलाने वाले ऑपरेटर से जुड़ा रहता है। ये पतली केबल प्रकाश की छोटी छोटी तरंगों के रूप में कमांड और लाइव वीडियो को तुरंत भेजती है। फाइबर ऑप्टिक्स बहुत पतले कांच या प्लास्टिक के धागे होते हैं। इन बहुत बारीक धागों के अंदर से प्रकाश की किरणें सफर करती हैं और जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ये पूरी तकनीक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरण कांच के धागे के अंदर ही बार बार टकराकर आगे बढ़ती है और बाहर नहीं निकलती। अगर हम इस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन की खूबियों की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। दुश्मन की जैमिंग मशीनें इसके सिग्नल को रोक नहीं सकती हैं। इसके अलावा इसे हवा में पहचानना बेहद कठिन होता है क्योंकि ये कोई रेडियो तरंगे नहीं छोड़ता। ये मुश्किल से मुश्किल इलाकों में भी बहुत सटीकता से रास्ता खोजकर उड़ान भर सकता है। हालांकि इस उन्नत तकनीक के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी मौजूद हैं। केबल की सीमित लंबाई के कारण इस ड्रोन का दायरा सीमित हो जाता है। इसके साथ ही केबल के उलझने या टूटने का खतरा रहता है, जिससे पायलट को तुरंत निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय मिलता है। BGP हाईजैकिंग। हाल ही में टेलीग्राम के संस्थापक ने एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम ऐप के उपयोग को BGP हाईजैकिंग के जरिए प्रभावित किया जा रहा था। इस घटना के बाद से इंटरनेट की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को संक्षेप में BGP कहा जाता है। BGP इंटरनेट का मुख्य रूटिंग सिस्टम होता है। रूटिंग सिस्टम का मतलब इंटरनेट पर सही रास्ता दिखाने वाली प्रणाली होता है। ये प्रणाली दुनिया भर के तमाम नेटवर्क को आपस में सही दिशा बताती है। ये अलग अलग नेटवर्क को सिखाती है कि किसी खास IP एड्रेस तक कैसे पहुंचना है। IP एड्रेस इंटरनेट पर हर वेबसाइट या कंप्यूटर का एक खास पहचान नंबर होता है।
जैसे कोरियर वाला हमारे घर के पते पर सामान पहुंचाता है, वैसे ही बीजीपी डेटा को सही आईपी एड्रेस तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि बीजीपी हाईजैकिंग क्या होती है। बीजीपी हाईजैकिंग को प्रीफिक्स हाईजैकिंग भी कहा जाता है। इसे कई वैज्ञानिक रूट हाईजैकिंग भी कहते हैं। इसका एक और नाम आईपी हाईजैकिंग भी है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंटरनेट के ट्रैफिक को गलत रास्ते पर मोड़ दिया जाता है। इसमें कोई गलत नेटवर्क या हैकर किसी वेबसाइट का फर्जी रास्ता इंटरनेट पर प्रसारित कर देता है। वो इंटरनेट की व्यवस्था को ये झूठा संदेश भेजता है कि असली सेवा उसी के पास उपलब्ध है। इससे जब आप कोई ऐप या वेबसाइट खोलते हैं तो आपका डेटा असली सर्वर की जगह हैकर के पास चला जाता है। इस तरह साइबर अपराधी यूजर के डेटा और जानकारियों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। यूएनजी पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन एचआईवी एड्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में एचआईवी और एड्स पर एक नया राजनीतिक घोषणा पत्र अपनाया है। इस वैश्विक घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक इस महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में पूरी तरह समाप्त करना है। एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये खतरनाक वायरस इंसानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपना निशाना बनाता है। जब शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है तो ये स्थिति एड्स का रूप ले लेती है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। अब हम इस नए ऐतिहासिक घोषणा पत्र की मुख्य बातों को विस्तार से समझते हैं। इस घोषणा पत्र में वर्ष 2030 तक के लिए खास 959595 लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला लक्ष्य ये है कि बीमारी से पीड़ित 95% लोगों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति की सही जानकारी हो। दूसरा लक्ष्य ये है कि संक्रमित पाए गए 95% लोगों की जीवन रक्षक इलाज तक आसान पहुंच हो। तीसरा लक्ष्य ये है कि इलाज करा रहे 95% लोगों के शरीर में वायरस का स्तर बेहद कम हो जाए। इसके अलावा इस घोषणा पत्र में स्वास्थ्य प्रणालियों के एकीकरण पर बहुत जोर दिया गया है। इसके तहत एचआईवी की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इन सेवाओं को दुनिया भर की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा बनाया जाएगा। इस घोषणा पत्र का एक और बड़ा लक्ष्य बीमारी का लक्षित उन्मूलन करना है। इसमें मां से बच्चे में फैलने वाले वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकना सबसे पहली प्राथमिकता है। ये घोषणा पत्र बच्चों में होने वाले पीडियाट्रिक एड्स को पूरी तरह समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताता है। इसके साथ ही समाज में फैले सामाजिक कलंक और भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लिया गया है। ये पहल समाज की गहरी असमानताओं को दूर करके हर मरीज को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 8 कल्चर हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स। एनसीईआरटी ने अपनी क्लास 9वीं की आर्ट्स एजुकेशन की किताब में हड़प्पा की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल यानी नाचती हुई लड़की की मूल तस्वीर को पहले बदल दिया था। इसके बाद एनसीईआरटी ने उस मूल तस्वीर को फिर से अपनी जगह पर बहाल कर दिया है। आइए अब हड़प्पा की डांसिंग गर्ल के बारे में विस्तार से समझते हैं। ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई तांबे या कांस्य यानी ब्रॉन्ज की एक मूर्ति है। ये मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की है, जिसे हम सिंधु सरस्वती या सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस सभ्यता का समय लगभग 2600 से 1900 BCE माना जाता है। इस मूर्ति की खोज साल 1926 में हुई थी। इसकी खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई खुदाई के दौरान की गई थी। ये मूर्ति वर्तमान समय में नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। ये मूर्ति लगभग 10.8 सेंटीमीटर लंबी है। ये मूर्ति प्राचीन शिल्प कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मूर्ति को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। ये धातु ढालने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें मोम से बने सांचे में पिघली हुई धातु डाली जाती है। इस मूर्ति का धड़ बिल्कुल नग्न है। इसने गले में एक नेकलेस पहना हुआ है। इसके हाथों में ढेर सारी चूड़ियां हैं। इसका बायां हाथ कंधे से लेकर कलाई तक चूड़ियों से भरा हुआ है। बाएं हाथ में कुल 24-25 चूड़ियां हैं। इसके दाहिने हाथ में कोहनी के ऊपर 2 चूड़ियां हैं। दाहिने हाथ की कलाई पर एक चूड़ी है। इस मूर्ति की मुद्रा बहुत अनोखी है। इसका बायां पैर आगे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। इसका दाहिना हाथ इसकी दाहिने कमर पर रखा हुआ है। इसके बाल दाहिने कंधे के ऊपर एक भारी कुंडल के रूप में बंधे हुए हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की कुछ अन्य महत्वपूर्ण कलाकृतियों और वस्तुओं के बारे में जानते हैं। ये सभी वस्तुएं हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सी खास बातें बताती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीस्ट किंग स्कल्पचर यानी पुरोहित राजा की मूर्ति के बारे में। ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ये मूर्ति स्टीटाइट यानी सेलखड़ी नाम के पत्थर से बनाई गई है। इस मूर्ति से हमें पता चलता है कि उस समाज में एक विशिष्ट वर्ग यानी एलीट क्लास का अस्तित्व था। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय मूर्तिकला की तकनीक बहुत विकसित और उन्नत थी। इस मूर्ति के कपड़े और बनावट से उस समय के लोगों की सामाजिक पदानुक्रम का पता चलता है। अब हम बात करते हैं पशुपति सील के बारे में। ये मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस मुहर पर एक ऐसे देवता का चित्र बना है जिनके 3 चेहरे हैं। ये देवता एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। इन देवता के चारों तरफ कई तरह के जानवर मौजूद हैं।
इस मुहर से हमें उस समय के धार्मिक विश्वासों और एनिमल सिंबोलिज्म यानी पशुओं के प्रतीकवाद के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासकारों का मानना है कि ये रूप आगे चलकर भगवान शिव का शुरुआती रूप हो सकता है। अब हम बात करते हैं टेराकोटा मदर गॉडेस फिगरेंस यानी पकी हुई मिट्टी से बनी मातृ देवी की मूर्तियों के बारे में। ये मूर्तियां हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थानों से मिली हैं। इन मूर्तियों से हमें उस समय के लोगों के फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता से जुड़े विश्वासों का पता चलता है। इन मूर्तियों का उपयोग लोग घरों के अंदर पूजा करने के लिए करते थे। इसके अलावा हमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी मिली हैं। कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टर्स यानी यज्ञ कुंड मिले हैं। ये यज्ञ कुंड इस बात का सबूत है कि उस समय समाज में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। हमें मिट्टी की एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जो बहुत सुंदर तरीके से नमस्कार की मुद्रा में बैठी हुई है। अब हम बात करते हैं मोहरों के बारे में। ये मोहरें हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों से मिली हैं। इन मोहरों का इस्तेमाल व्यापार करने के लिए किया जाता था। इनका उपयोग प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी होता था। इन मोहरों पर एक खास तरह की लेखन प्रणाली दिखाई देती है। ये लिपि पिक्टोग्राफिक है। इसे लिखने का तरीका बूस्ट्राफिडन था। इस शैली में पहली लाइन को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। इसके बाद अगली लाइन को बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ मोहरों पर एक सींग वाला जानवर का चित्र बना हुआ है। कुछ मोहरों पर सांड का चित्र बना हुआ है। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक का निशान भी दिखाई देता है। कुछ मोहरों पर सींग वाला बाघ का चित्र भी मिलता है। अब हम बात करते हैं पत्थर के बाट के बारे में। ये बाट हमें धौलावीरा जैसी जगहों से मिले हैं। इनका इस्तेमाल आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए होता था। एक जैसे वजन और माप होने से व्यापार बहुत आसान हो गया था। अब हम बात करते हैं खेती के औजार के बारे में। ये औजार हमें हरियाणा के बनावली और धौलावीरा से मिले हैं। इनमें हल और कांसे की छेनी शामिल है। इन औजारों से कृषि के विकास का पता चलता है। इससे लोगों के खान पान की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल अंगार भी मिले हैं। अब हम बात करते हैं आभूषण और मनके के बारे में। इनके कारखाने चन्हूद्रो और लोथल में हुआ करते थे। ये मनके कार्नेलियन नाम के लाल रंग के पत्थर से बनते थे। ये पत्थर ज्यादातर गुजरात में पाया जाता था। शंख से बनी चूड़ियां भी उस समय बहुत लोकप्रिय थीं। ये चीजें उस समय के औद्योगिक विशेषीकरण को दिखाती हैं। इससे कुशल कारीगरी का भी पता चलता है। इससे लोगों की जीवन शैली और तकनीक की जानकारी मिलती है। बट्टे का इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए किया जाता था। अब हम अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं। इनमें खेल और खिलौने भी शामिल हैं। धौलावीरा में पत्थर पर खुदा हुआ एक खेल का बोर्ड मिला है। चोलिस्तान और बनावली में मिट्टी से बने हल के नमूने मिले हैं। अब हम मिट्टी के बर्तन के बारे में बात करते हैं। धौलावीरा में पकी हुई मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोथल के एक बर्तन पर एक बहुत ही सुंदर कहानी का चित्र बना हुआ है। ये चित्र प्यासे कौवे की कहानी जैसा लगता है जो पानी पीने का क्लेवर तरीका ढूंढता है। अब हम धातु कला के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा के लोगों ने तांबे का काम करना सीख लिया था। जब तांबे में टिन मिलाया जाता था तब कांस्य बनता था। ये कांस्य तांबे से ज्यादा मजबूत होता था। इसका उपयोग औजार, बर्तन और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण कांसे से बना सांड है। इससे जानवरों के महत्व का पता चलता है। इसके अलावा तांबे का दर्पण भी मिला है। ज्ञान भारतम मिशन हाल ही में बहुत चर्चा में आई है क्योंकि इससे जुड़ा एक बड़ा सर्वे पूरा हुआ है। इस सर्वे का नाम ज्ञान भारतम नेशनल सर्वे ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स है। इस सर्वे ने हमारे पूरे देश से 1 करोड़ से ज्यादा पुरानी पांडुलिपियों की पहचान कर ली है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये ज्ञान भारतम मिशन क्या है। इसकी शुरुआत हमारे देश के केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। सरकार ने इस योजना के लिए 491.66 करोड़ रुपए का वित्तीय बजट यानी फाइनेंशियल आउटले तय किया है। यह बजट वर्ष 2025 से 2031 तक के लिए है। इस पूरी योजना को संभालने वाली मुख्य सरकारी एजेंसी संस्कृति मंत्रालय है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की पुरानी धरोहर को सुरक्षित रखना है। ये उद्देश्य हमारी प्राचीन पांडुलिपियों का व्यवस्थित रूप से सर्वे करना है। ये उद्देश्य इन पुरानी किताबों का दस्तावेज तैयार करना है। ये उद्देश्य इन पुरानी चीजों का संरक्षण करना यानी कंजर्वेशन करना है। इस मिशन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला हिस्सा देश भर में मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर्स यानी MRC का एक जाल बनाना है। ये केंद्र पुरानी पांडुलिपियों की पहचान करने और उनके दस्तावेज बनाने का काम करते हैं। दूसरा हिस्सा मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर्स यानी MCC को और मजबूत करना है। ये केंद्र इन पुरानी किताबों की देखभाल करने और उन्हें फिर से ठीक करने का काम करते हैं। तीसरा हिस्सा एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाना है। ये डिजिटल रिपोजिटरी इन सभी पुरानी पांडुलिपियों को कंप्यूटर पर डिजिटल रूप में सुरक्षित रखती है। पहले से चल रहे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स को अब नया रूप दे दिया गया है। इसे बदलकर अब ज्ञान भारतम मिशन नाम दिया गया है। ये सरकार की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में चलाई जा रही है।
पुराना वाला मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स साल 2003 में एक भंडार के रूप में बनाया गया था। इसी पुराने मिशन के तहत ही MRC और MCC बनाए गए थे। इस मिशन की अब तक की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इसके डिजिटल भंडार यानी कृति संपदा के जरिए 44,07,000 से ज्यादा पांडुलिपियों के दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने एक खास सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम मानस ग्रंथवली है। ये सॉफ्टवेयर सभी पुरानी पांडुलिपियों की सही और एक जैसी जानकारी दर्ज करने में मदद करता है। अब हम ज्ञान भारतम मिशन के 5 मुख्य स्तंभों के बारे में बात करेंगे। ये मिशन 5 प्रमुख आधारों पर काम करता है। पहला स्तंभ सर्वे और सूचीकरण है। इसमें पूरे भारत में पांडुलिपियों यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की मैपिंग की जाती है। इसमें पूरे देश में पांडुलिपियों यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें मानकीकृत राष्ट्रीय सर्वेक्षणों यानी स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल सर्वेज को लागू किया जाता है। दूसरा स्तंभ संरक्षण और क्षमता निर्माण है। इसमें वैज्ञानिक तरीकों से पांडुलिपियों यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स का संरक्षण किया जाता है। इसमें पांडुलिपियों की देखभाल और संरक्षण के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जाता है। तीसरा स्तंभ प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण है। इसमें पांडुलिपियों यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज और सुरक्षित किया जाता है। इसमें भविष्य के लिए स्मार्ट और टिकाऊ तकनीक का उपयोग किया जाता है। चौथा स्तंभ भाषा विज्ञान और अनुवाद है। इसमें प्राचीन पांडुलिपियों यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिकोड किया जाता है। इसमें विद्वानों के साथ मिलकर अनुवाद और लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिटरेशन किया जाता है। पांचवां स्तंभ अनुसंधान प्रकाशन और पहुंच है। इसमें ज्ञान का अध्ययन किया जाता है और उसे आपस में साझा किया जाता है। इसमें समालोचनात्मक रूप से संपादित पांडुलिपियों यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स का प्रकाशन किया जाता है। अब जानते हैं कि पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि एक हाथ से लिखी गई रचना होती है। ये ताड़ के पत्ते, भोजपत्रक, पड़ा कागज या धातु पर लिखी जाती है। ये कम से कम 75 साल पुरानी होनी चाहिए। इसका बहुत अधिक ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या कलात्मक महत्व होता है। भारत की पांडुलिपि संपदा 5 मिलियन से अधिक कार्यों की अनुमानित है। अब हम पांडुलिपि के महत्व को समझते हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा के भंडार हैं। यह दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, साहित्य और कलाओं का ज्ञान समेटे हुए हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद दर्शन का प्रतीक है। अर्थशास्त्र शासन व्यवस्था सिखाता है। चरक संहिता चिकित्सा का ग्रंथ है। तोल्काप्यम भाषा विज्ञान से जुड़ा है। ये सैकड़ों भाषाओं में पाई जाती हैं। इन भाषाओं में संस्कृत, प्राकृत, मिल, फारसी और अरबी शामिल है। ये कई लिपियों में भी लिखी गई हैं। इन लिपियों में देवनागरी ग्रंथ, ब्राह्मी, खरोष्ठी, शारदान, स्तलीक और मोड़ी शामिल हैं। ये शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक गौरव के लिए जीवित संसाधन का काम करती हैं। ये भारत की सभ्यतागत सोच की निरंतरता को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रमुख शिक्षण केंद्रों में हजारों पांडुलिपियां थीं। इनमें बौद्ध दर्शन और उन्नत गणितीय तथा खगोल भौतिकी के सिद्धांत रखे गए थे। ये अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारतीय मंदिरों ने वैष्णव, शैव और जैन ग्रंथों को सुरक्षित रखा। ये अक्सर तांबे की प्लेटों और ताड़ के पत्तों पर उकेरे गए थे। पांडुलिपियां अंतर क्षेत्रीय और वैश्विक आदान प्रदान का साधन रही हैं। इनका संचरण सिल्क रोड और समुद्री व्यापार मार्गों के जरिए हुआ। चीनी यात्री हुएनसांग 7वीं शताब्दी में भारत से पांडुलिपियां अपने साथ ले गए थे। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के जरिए आयुर्वेद का ज्ञान फैला। बौद्ध और अन्य भारतीय दार्शनिक पांडुलिपियां विद्वान और मठ नेटवर्क के माध्यम से पूरे एशिया में फैलीं। इन्होंने अनुवाद और बौद्धिक आदान प्रदान की प्रमुख परंपराओं में योगदान दिया। ये सॉफ्ट पावर के रूप में काम करती हैं। ये सांस्कृतिक, कूटनीति और शैक्षणिक साझेदारियों को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए नीदरलैंड्स ने 11वीं शताब्दी के चोला कॉपर प्लेट्स भारत को वापस लौटाए हैं। अब हम पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए किए जा रहे अन्य प्रयासों को देखते हैं। पुरातत्व और कला खजाना अधिनियम 1972 बनाया गया है। ये केंद्र सरकार के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा 75 वर्ष से अधिक पुरानी पांडुलिपियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अभिलेख पटल पोर्टल शुरू किया गया है। ये ऑनलाइन पोर्टल 38 लाख से अधिक डिजिटल अभिलेखीय फाइलों और पांडुलिपियों तक पहुंच प्रदान करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र डिजिटल पांडुलिपि अभिलेखागार होस्ट करता है। ये संरक्षण, सूचीकरण और अनुसंधान का काम भी करता है। ज्ञान भारतम सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने पर चर्चा करने का पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जा रहा है। हैंडराइटिंग, टेक्स्ट रिकॉग्निशन और लिपि डिसिफरमेंट जैसी AI आधारित नवाचार लाए जा रहे हैं। ज्ञान सेतु राष्ट्रीय AI नवाचार चुनौती भी शुरू की गई है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। ये अपने अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर पर उत्कृष्ट महत्व की दस्तावेजी विरासत को मान्यता देता है। भारत से कुछ उल्लेखनीय प्रविष्टियां इसमें दर्ज हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपियां वर्ष 2007 में अंकित की गईं। तारीख-ए-खानदान-ए-तिमूरिया वर्ष 2011 में अंकित की गई।
ये सम्राट अकबर द्वारा कमीशन की गई 16वीं शताब्दी की एक चित्रित पांडुलिपि है। ये तैमूर और उसके मुगल वंशजों के इतिहास का दस्तावेजीकरण करती है। गिलगित पांडुलिपियां वर्ष 2017 में अंकित की गईं। ये भारत की सबसे पुरानी जीवित पांडुलिपियां हैं। ये भोजपत्र पर लिखी गई हैं और 5वीं से 6ठी शताब्दी की बौद्ध पांडुलिपियां हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और भगवत गीता की पांडुलिपि वर्ष 2025 में अंकित की गईं। अब हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं। ज्ञान भारतम मिशन विरासत और विकास के राष्ट्रीय संकल्प को बनाए रखता है। इसका मतलब है कि प्रगति ऐसी हो जो हमारी विरासत में मजबूती से निहित हो। यह एआई आधारित सूचीकरण, डिजिटल रिपोजिटरी और लिपि डिसिफरमेंट का उपयोग कर रहा है। ये बहुभाषी प्लेटफॉर्मों के जरिए हमारी बौद्धिक संपदा को विदेशों में अनधिकृत पेटेंटिंग से बचा रहा है। जीआई टैग्स। हाल ही में कई उत्पादों को जीआई टैग मिला है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। पहला उत्पाद है भगैया सिल्क। ये झारखंड के गोड्डा जिले और उसके आसपास के इलाकों की एक पारंपरिक हथकरघा परंपरा से जुड़ा है। ये सिल्क, कॉटन घीचा, यार्न, मलबरी, कतंजरी और पारंपरिक बुनाई कला को मिलाकर साड़ियां और अन्य चीजें बनाता है। दूसरा उत्पाद है कुचई सिल्क, जिसे टसर सिल्क भी कहते हैं। ये टसर रेशम के कीड़ों से पैदा किया जाता है, जिन्हें आसन और अर्जुन के पेड़ों पर पाला जाता है। ये झारखंड की एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा है जो ग्रामीण इलाकों में लोगों को आजीविका देता है। तीसरा उत्पाद है मुंडा ज्वेलरी। यह मुंडा आदिवासी समुदाय की कलात्मक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाती है और आजीविका के अवसर पैदा करती है। चौथा उत्पाद है बांस शिल्प। यह ग्रामीण कारीगरों को बांस से उपयोगी और सजावटी सामान बनाने में मदद करता है। अब हम मध्य प्रदेश की एक खास चीज के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू की खुरासानी इमली को भी जीआई टैग मिला है। ये खुरासानी इमली असल में बाओबाब पेड़ का फल होती है। ये फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। पेट से जुड़ी बीमारियों के पारंपरिक इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे लोग प्यार से उल्टा पेड़ भी कहते हैं। ये मूल रूप से अफ्रीका का पौधा है। इसकी मुख्य विशेषता इसका बहुत बड़ा तना है जिसमें पानी जमा रहता है। इसकी पत्ती विहीन शाखाएं ऐसी दिखती हैं जैसे पेड़ की जड़ें हवा में हों। ये सूखा सहन करने में बहुत मजबूत होता है। बाओबाब एक कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति वो जीव होता है जिसका अपनी आबादी या बायोमास के मुकाबले अपने पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। शुआनजांग और ह्यूएनचांग। हाल ही में भारत और चीन इस बात पर बातचीत कर रहे हैं। वे ह्यूएनसांग के यात्रा वृत्तांत के लिए संयुक्त रूप से यूनेस्को नामांकन करना चाहते हैं। इस यात्रा वृत्तांत का नाम द ग्रेट टांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ह्यूएनसांग कौन थे। वो टांग यानी तांग काल की एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु यानी बुद्धिस्ट मंक थे। इसके साथ ही वो एक महान विद्वान, यात्री और अनुवादक भी थे। वो मुख्य रूप से भारत की अपनी 16 साल की लंबी तीर्थ यात्रा के लिए जाने जाते हैं। जब वो भारत आए तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने कन्नौज यानी कन्नौज में होने वाली धार्मिक बहसों में हिस्सा लिया। उन्होंने नालंदा महाविहारा यानी नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। ये शिक्षा उन्होंने एक आदरणीय भिक्षु शिलाभद्र यानी शीलभद्र के मार्गदर्शन में प्राप्त की। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारत के बारे में बहुत सी बहुमूल्य जानकारियां दुनिया को दी। उन्होंने हर्षा यानी हर्ष के साम्राज्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उस समय अपराधियों को बहुत कठोर सजा दी जाती थी। उन्होंने राजमार्गों यानी हाईवे पर होने वाली लूटपाट की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने उस दौर के व्यापार मार्गों और सीमाओं पर लगने वाले शुल्कों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने समाज और धर्म की प्रणालियों का भी बहुत बारीकी से वर्णन किया। इसके अलावा उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत ही विस्तृत विवरण दिया है। उदंत मार्तंड। हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये दिन उदंड मार्तंड नाम के अखबार के पहले प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। ये दुनिया का पहला हिंदी समाचार पत्र था। उदंड मार्तंड का शाब्दिक अर्थ उगता हुआ सूरज होता है। इस अखबार का प्रकाशन 1826 में कलकत्ता से हुआ था। इस अखबार के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। पंडित जुगल किशोर शुक्ल कानपुर के रहने वाले एक वकील थे। 16 फरवरी 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने सरकार से अनुमति मांगी थी। उन्होंने कलकत्ता की बांसटोला गली के मन्नू ठाकुर के साथ मिलकर ये अनुमति प्राप्त की थी। उन्होंने ये अनुमति एक हिंदी समाचार पत्र शुरू करने के लिए ली थी। अब हम इस अखबार के महत्व को समझते हैं। इस अखबार के आने से भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। इसने हिंदी भाषा को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। इसने हिंदी को जनसंचार की भाषा के रूप में बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान यह अखबार सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया था। इसने देश के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। संगीत नाटक अकेडमी
हाल ही में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप यानी अकादमी रत्न संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यानी अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार वर्षों 2024 और 2025 के लिए घोषित किए गए हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी क्या है। इसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। ये भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। यह संस्था संगीत, नृत्य और नाटक के संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनॉमस बॉडी है। इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए की जाती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को बचाना, उसका प्रचार करना और उसे आगे बढ़ाना है। गैलेंट्री अवार्ड्स। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार क्या होते हैं। इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य युद्ध और शांति दोनों समय में दिखाए गए अक्लमंद बहादुरी, वीरता और आत्म बलिदान के कार्यों को सम्मानित करना है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति जी हमारे सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं। इन पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा साल में 2 बार की जाती है। इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर होती है। इन पुरस्कारों के लिए रक्षा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में काम करता है। रक्षा मंत्रालय साल में 2 बार सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय से सिफारिशें आमंत्रित करता है। अब हम युद्ध के समय दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। युद्ध के समय दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा महावीर चक्र और वीर चक्र भी युद्ध के समय दिए जाते हैं। इन युद्धकालीन पुरस्कारों की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। अब हम शांति के समय दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। शांति के समय दिए जाने वाले पुरस्कारों में अशोक चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भी शांति के समय दिए जाते हैं। शुरुआत में इन पुरस्कारों के नाम अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1967 में इनके नाम बदल दिए गए थे। इन शांतिकालीन पुरस्कारों की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। इन्हें भी 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था।